चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मजे में ना? पढ़ रहे हो ना बेटा? यस, पढ़ना ही चाहिए। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे जेई, ये जेई किसने लिखा है? अरे जेई लिख दिया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जेई का मेगा मैराथन नहीं है। ये जेई का मेगा मैराथन नहीं है, वो गलती से आ गया उधर। ठीक है ना? जेई एग्जाम हो चुका है, अब जेई अप्रैल में होगा। तब तुम चाहते हो मेगा मैराथन तो होगा। ये बोर्ड्स के लिए है, ये बोर्ड्स के लिए है। सभी को पता है कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, राइट? केमिस्ट्री का पेपर 29 फेब को होने वाला है, तो ये उसके लिए मेगा मैराथन चल रहा है। तो यहां पे हम लोग जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो तुम्हारे एचएससी, यस, एचएससी बोर्ड्स के काम में आएंगे। ठीक है? अब और एक चीज, कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी में लो सर, कुछ लोग बोल रहे हैं मराठी में लो सर। निहाल प्रसाद, डू नॉट स्पैम, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ चुका हूं। ये सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड का हिंदी चैनल पे आप देख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर है वो तुम लोग लिखने वाले हो किसमें? इंग्लिश में लिखने वाले हो, राइट? महाराष्ट्र में मराठी हिंदी ये सब नहीं होता, इंग्लिश में लिखने वाले हो। तो अगर पेपर इंग्लिश में लिखने वाले हो, धन्यवाद बाला ऋषिकेश, धन्यवाद। तो अगर पेपर तुम इंग्लिश में लिखने वाले हो तो मैं सिखाऊंगा भी इंग्लिश में ही। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाद में ये बार बार मराठी मराठी हिंदी हिंदी, ये जो वॉर चल रहा है ये इसको बंद कर दो। ठीक है? हिंदी में मैंने अब इसलिए वार्तालाप किया ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है? अब इसके बाद आई एम गोना ट्यून इनटू इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में ट्यून होने वाला हूं। ठीक है बेटा? ड्यूरेशन चिराग गोडवानी, मुझे भी पता नहीं ड्यूरेशन कितना होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, देखते हैं जब खत्म होगा तब खत्म होगा। मेरी कैपेसिटी अगर पहले खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको पहले करवाए। नूब एडवांटो, सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये किया तो होगा क्या? बेटा ऐसा नहीं है, ये रिवीजन चलने वाला है। ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? पूरा 365 दिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5-6 घंटे का लेक्चर करके पूरा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंजलि गुप्ता, यस, पूरा केमिस्ट्री लेने वाला हूं मैं। उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेने वाला हूं। बाकी चीजें मैं तुमको कुछ ओरली बता दूंगा। सर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर नहीं आता है। बेटा ये सीबीएसई का नहीं चल रहा है, पहली बात तो ये महाराष्ट्र बोर्ड्स का चल रहा है। तो ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो। कार्तिक टोमरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दे दूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही मैं जाऊंगा, उतना ही करूंगा। ये सब मत करो, ये सब मत करो। ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑब्वियसली भाई रिवीजन टाइप ही होगा। हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई तुम? 8 घंटे में पूरा सिलेबस थोड़ी ना, पूरा सिलेबस का हर कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कवर होगा भाई। इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर होंगी, बात को समझो, नहीं तो ये पूरा साल बैच चलता रहेगा। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्यूशन चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने, लिसन टू मी केयरफुली, मैंने कुछ चैप्टर्स सॉर्ट आउट किए हैं। जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो है सॉल्यूशंस, आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये फिजिकल के 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के टी ब्लॉक, ए ब्लॉक आणि त्याच्यानंतर आहे कोऑर्डिनेशन, हे मग ऑर्गेनिकचे 4 चॅप्टर, हे 10 चॅप्टर सगळ्यात जास्त इंपॉर्टंट आहे. दिस 10 चॅप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टंट. आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो सी द क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चन देखोगे, पॉलीमर्स के देखोगे, लाइक दैट. तो ये ऐसा मैंने ऑर्डर यहाँ पे रखा हुआ है. तो सीबीएसई वाले भी जर सकते हैं क्या? बेटा प्रियांशु, सीबीएसई वाले कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है? लेकिन मैंने बोल दिया ये महाराष्ट्र बोर्ड का है. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन
is independent of temperature. मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट क्यों होता है? अब मुझे बताओ मोलालिटी और मोलारिटी. मोलर, सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट आई कैन अंडरस्टैंड मराठी. प्लीज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रखिए. अब बेटा तुम खुद मुझे बताओ, कुछ बच्चे मराठी बोल रहे हैं, कुछ हिंदी हिंदी चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में सिखा. तुम मुझे बताओ एज अ पर्सन तुम कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? यू बाय योरसेल्फ वुड आल्सो गेट कंफ्यूज. अब ये अथर्व चौहान आके बोल रहा है मराठी बोला की. देखो ये जो होता है ना, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा, मैं क्या हर कोई कंफ्यूज हो जाता हूँ. इसलिए आई एम गोइंग टू कीप इट इन इंग्लिश. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश. बीच बीच में हुआ तो मराठी मध्ये बोलेल किंवा कभी कभी हिंदी में भी बोलूंगा. ठीक है, चलो इंग्लिश. तो पेपर तुमको इंग्लिश में लिखना है, ये बात याद रखना. यू हैव टू राइट द पेपर इन इंग्लिश, नॉट मराठी, नो हिंदी. ठीक है. सो मोलालिटी, why is the molality of a solution is independent of a temperature? Now first of all, to write the answer for this question, you need to write the definition of molality. How would you write? Molality is defined as the number of moles. अब लिखते समय कुछ चीजें मैं शॉर्टकट में लिखूंगा. While writing some of the things I'll write in shortcut, but in exam you have to write this in completely longer format. You don't have to write this in a shortcut. Okay, I hope you got it. Okay, so right, molality is defined as the number of moles of solute, present in mass of a solvent in kg. Right, that is the definition of molality. So basically if you write the definition, the formula of molality, you will write the small m, molality. Molality is equal to what? Number of moles of solute, divided by mass of a solvent in kg. Okay, now number of moles. अब जहां तक number of moles का सवाल है, तो this is also number of moles. क्या है? Number of moles is nothing but the kind of a mass only, because what's the formula for number of moles? Number of moles is equal to mass of a solute divided by molecular mass of a solute. So in that angle, if you see number of moles of solute is independent of temperature, and as far as mass of solvent is concerned, mass is also independent of temperature. So basically if you look at this number of moles, अच्छा बेटा मैं GDA. So if you look at this, number of moles of solute is independent of temperature. Temperature increases, decreases, it doesn't affect the number of moles of solute at all. Secondly, mass of solvent in kg. Mass of solvent, yeah, mass of anything is also independent of temperature. That means even if temperature increases, it is not going to affect anything on the mass. Even if the mass decreases, it is also not going to affect anything. So since both the terms, numerator as well as denominator, are independent of temperature, molality is also independent of temperature. So we can write here, and hence molality is also independent of temperature. Now this question or this concept can be asked in CBSE as well. This question
This question can also be asked in CBSE as well. Okay, so say hence molarity is also independent of temperature. And that's it. That's it. That's the reason they have asked. Sir, आप no teacher field में हो सर, मेरे ऐसे मोलर डिपेंडिंग ऑन बिकॉज वॉल्यूम कम आएगा तो टेम्परेचर डिपेंड. अरे हाँ भाई सही बात है, तो वो मोलैरिटी में होता ना बेटा. अगर उन्होंने मोलैरिटी बोला होता तो मैं वॉल्यूम की बात करता. मोलैरिटी दोनों का कंपैरिजन अगर पूछते तो मैं बोलता कि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसलिए मोलैरिटी डिपेंड कर रहा है. उन्होंने सिर्फ मोलैरिटी बोला है, मोलैरिटी बोला ही नहीं है. इफ दे हैवंट मीन्स द सिंगल वर्ड अबाउट मोलैरिटी, व्हाई शुड आई कॉल इट? नो नीड टू कॉल इट. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिख दो, दैट्स इट. नो नीड टू गो अहेड. मोलैरिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so that's it for this question and I hope this must be pretty much clear with you. ठीक है, चलो then. धन्यवाद बेटा निहाल. चलो moving ahead. Next, define osmosis. Now you have to define the osmosis. What is osmosis? How would you define the osmosis? Now osmosis is the movement. Osmosis is the movement of a solvent molecules. Osmosis is the movement of a solvent molecules from dilute solutions to the concentrated solution, or from a solvent side to the solution side through a semi-permeable membrane. That is what is called as osmosis. तो osmosis का definition अगर देना है तो it is defined as the movement of a solvent molecules from a dilute solutions, or you can write this as a, it's defined as the movement of a solvent molecules from lower concentration side to a higher concentration side, through a semi-permeable membrane. ठीक है, इतना लिखा तो भी इनफ है. जितना डेफिनेशन लिखा है, हाँ बेटा स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो लिखा तो भी चलेगा. और इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ठीक है, सेकंड तुम्हारा है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या आएगा? तुम खुद भी याद कर रहे हो, वेरी गुड, फैंटास्टिक. नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट? द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड एंड द liquid becomes equal. It is the temperature at which the vapor pressure of a liquid and vapor pressure of a solid becomes exactly same. Or you can also call it, this is the temperature at which your liquid is converted into solid. Okay, so both this definition you can use. It is the temperature at which the vapor pressure of a liquid, it is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes exactly equal. It is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes exactly equal to the solid
to the solid's vapor pressure, and liquid gets converted into solid. That is what is called as freezing point. So at the freezing point, the vapor pressure of a liquid and vapor pressure of a solid is exactly same. Both of them are in equilibrium with each other, and that is the temperature is called as freezing point. ठीक है? No beta, Anjali Gupta, the one you are talking about is a boiling point. तुम boiling point की बात कर रहे हो. It is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes exactly equal to the applied pressure. That's the boiling point. Okay, this is the freezing point. Okay, the temperature at which liquid and solid are in equilibrium and two phases have the same vapor pressure. Yes, GDA, you are absolutely right. So that is what the definition of both these terms is all about. ठीक है, चलो देन अब आगे निकलते हैं. अगला कॉन्सेप्ट. अब अगला कॉन्सेप्ट जो है ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल, एंड इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. क्या न्यूमेरिकल है बेटा? 3.795 grams of a sulfur is dissolved in 100 grams of carbon disulfide. So carbon disulfide is your solvent here. वो solvent है. 100 सर आई आएगा क्या? सिर्फ प्लीज बताना सब. बेटा राहुल ठोसरे, ये मैं नहीं, दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता कि यही एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा. कैसे यार, तुम कैसे क्वेश्चन पूछते हो? ये रिवीजन चल रहा है बेटा, दिस इज रिवीजन. कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा कि नहीं आएगा. हाउ कैन आई टेल? सो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है? W1 हो गया. ये ग्राम्स ऑफ सल्फर, ये क्या हो गया? सॉरी, तो हमेशा W1 कौन सा रहेगा? W2 कौन सा रहेगा? जो सॉल्वेंट रहता है ना बेटा, उसका मास हमेशा W1 होता है. जो सोल्यूट रहता है उसका मास हमेशा W2 रहता है. ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन. तो ये सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है. अब सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस मस्ट बी योर TB. TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ अ सल्फर इन सॉल्यूशन? तो हमको बेसिकली उन्होंने पूछा है M2. मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्यूट पूछा है. द the boiling point of carbon disulfide is 319.45 Kelvin. CS2 का boiling point है 319.45 Kelvin. सर आप मुझे याद करो, मैं आपके जेई में रिवीजन लेक्चर को यूट्यूब पे ज्वाइन किया था. माय नेम इज नहुष आचार्य. आई वाज फर्स्ट ऑन लीडर बोर्ड. ओके, यस बेटा, GDA आई रिमेम्बर. इसके लिए तुमको केबी दिया हुआ है. केबी का वैल्यू ये है, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32. अच्छा, उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. दिस इज योर फॉर्मूला, राइट? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है M2. तो M2 निकालने के लिए KB 10⁻³ W2 डेल्टा TB एंड W1. अब डेल्टा TB क्या होगा? तुमको पता है यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, राइट? ज्यादा होता है, तो TB माइनस TB0 इज इक्वल टू योर डेल्टा TB. बराबर. अब यहां पे तुम्हारा TB कितना है? 319.81 केल्विन
TB0 कितना है 319.45, दैट इज इक्वल टू योर डेल्टा TB। तो कितना बन रहा है ये 319.81 माइनस 319.45, तो 45 यानी ये बन गया 0.31, यस 0.36 केल्विन। तो तुम्हारा डेल्टा टीबी है 0.36 केल्विन। अब ये सारी वैल्यू हम लोग डालेंगे इसमें, तो M2 इज इक्वल टू केबी, केबी कितना है 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो है ही, दैट मल्टीप्लाई बाय W2 तुम्हारे सामने है 3.795 ग्राम्स, दैट डिवाइड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी ये तुम्हारे सामने 0.36 केल्विन बराबर। एंड W1 कितना है, W1 है तुम्हारा 100 ग्राम्स। अब यहां पे ये ग्राम्स गेट्स कैंसिल, केल्विन गेट्स कैंसिल, तो किलोग्राम पर मोल में तुम्हारा एक्चुअल आंसर आने वाला है। ठीक है, मेमोक्स सर बाय मिस्टेक मैंने सार्थक यूनिवर्सिटी की जगह सार्थक KCET बाय कर लिया है, प्लीज हेल्प मी। बेटा ऐप पे कॉल करो, मेमोक्स ऐप पे कॉल करो और वहां पे उनको बताओ कि ये चीज हुआ है। ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड। सो 10⁻³ 2.42 इसको मैं 3.8 ले लेता हूं। ठीक है, 2.42 3.8, ऊपर 10⁻³ है, नीचे 100 है, तो ये 10 गेट्स कैंसल आउट। ऊपर बचा है 10⁻1 यानी सिर्फ 10 बचा है, डिवाइड बाय 36 इंटू 10⁻⁻² में कर देता हूं। ठीक है, 0.36 38 3.8 इंटू 10 कितना हो गया 38। अब 38 2.42 को मल्टीप्लाई करेगा, 38 2 सा 76, यू गॉट 6 7, 38 4 सा 44 सा होता है 160। 160 से अगर तुम 8 सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा 152, 152 प्लस 7 159, 15, 38 2 सा 76, 76 प्लस 15 कितना हुआ 91, तो 91.96 डिवाइड बाय 36, 10⁻² ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, 10⁻² बन जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी गोना डिवाइड 91.96 बाय 36, 36 2 सा 72, कितने बचा 18 प्लस 1 19, 99, 36 5 सा 180, 19 बचे पुनः 96, 36 5 सा 180, फिर से 16 बचा 0, 36 4 सा 144। ठीक है, 2.554, तो यहां पे ये आ रहा है 2.554 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², 10⁻² आगे जाएगा 255 दैट इज व्हाट इज योर M2। वो आ रहा है तो तुम्हारा M2, मोलेक्युलर मास ऑफ सल्फर इज 255 अब ये पूछ रहे हैं क्या, बस मोलेक्युलर फॉर्मूला। अब मोलेक्युलर फॉर्मूला, अब सल्फर में ये सल्फर का ओवरऑल मोलेक्युलर मास है, एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना है बेटा 32, तो तुमको क्या करना पड़ेगा देखो आगे, मोलेक्युलर फॉर्मूला, मोलेक्युलर मास इज इक्वल टू 255.4 एंड sulfur exists as S8, sulfur exists as S8, सल्फर एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है। अब ये चीज तुमने नहीं बताई यहां पे तो भी चलेगा, हमको क्या चाहिए सिंगल सल्फर इज इक्वल टू 32 एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला
is equal to 255.4 and therefore 255.4 डिवाइड बाय, यहां पे SN लिखता हूं मैं, SN इज इक्वल टू 255.4। तो तुम्हारा N कितना बनेगा बेटा यहाँ पे? योर N वुड बी 255.4 डिवाइड बाय 32। अब तुमको 32 का टेबल आना चाहिए। 255.4 32 का टेबल मुझे भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन 32 7 8 8 करके देखते हैं। 8 2 16 6 7 साला 1 8 3 24 1 25 2 6 56। तो ये N जो आएगा तुम्हारा, N आएगा नियर अबाउट 8, 7.96 कुछ तो भी आएगा, लेकिन 8 इज योर आंसर। बिकॉज हमको पता है कि सल्फर S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। साइली सर यू कैन रिपीट। क्या रिपीट कर सकता हूं बेटा, सारा तो चीज मैंने बता दिया। सल्फर का मोलिकुलर मास आ रहा है तुम्हारा 255.4। कितना आ रहा है? सल्फर का मोलिकुलर मास बन के आ रहा है 255.4 एंड सिंगल सल्फर का एटॉमिक मास है 32। तो SN इज इक्वल टू 255.4। तो N का वैल्यू आ रहा है 8, यानी सल्फर वुड एग्जिस्ट एज S8। Sulfur would exist as S8. That is your correct answer. ठीक है, ये तो तुमको वैसे ऑलरेडी पता है, यू शुड ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ। स्टेट हेनरीज लॉ। यशराज बोल रहा है थ्योरी ले लो प्लीज सर। थ्योरी भी ले रहा हूं बेटा, क्वेश्चन के जरिए मैं थ्योरी भी ले रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन के जरिए थ्योरी भी ले रहा हूं। पूरा का पूरा चैप्टर नहीं होगा, पूरा का पूरा चैप्टर सिखाने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे। 16 चैप्टर को सिखाने के लिए तो पूरे 2 दिन लगेंगे बेटा, ठीक है ना। सर इस लेक्चर का यूज कैसे करें? तुम्हारे पढ़ाई में यूज करो भाई, रिवीजन के लिए करो। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट the solubility of any gas in a liquid is directly proportional. Yes beta Praveen, this is for board only, ठीक है। तुम्हारे लेक्चर के थंबनेल में नीचे वर्ड्स में लिखा हुआ है कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम HSC, ये लिखा हुआ है, राइट। So the solubility of a gas in any liquid, solubility of any gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid. That is what the Henry's law states. जितना पूछा है उतना ही लिखने का, छानपणा करायचा नाही, जेवढं विचारलं तेवढं लिहायचं आणि पुढे निघायचं डायरेक्ट, ठीक है। So the solubility of, एक मिनट ना सिर्फ गद्दा ही लेता हूं। The solubility of any gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, above the liquid, to the pressure of the gas above the liquid. Now what would be its statement? Its statement would be solubility of a gas is directly proportional to the pressure of the gas. यहाँ पे P gas पे लिख सकता हूँ, but I will write just P, कुछ किसी किसी जगह पे pressure of the gas ऐसा भी लिखा रहता है। And therefore S is equal to KHP. Where KH is Henry's constant. ठीक है, and that's it. You should write this much only. इतना ही लिखने का, इसके बाद में छानपणा करायची गरज नाही. Just write this much and move on. ठीक है बेटा,
चलो डन है. नेक्स्ट, अब और एक न्यूमेरिकल. Look, through the numerical, maximum concept actually gets covered. That's why I have put some numerical as well. ठीक है, तो चलो क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. A solution of a substance having mass of 1.8 into 10 raised to minus 3 kg has the osmotic pressure of 0.52 atm at 280 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance used. Volume is given 1 decimeter cube. R is also given. So basically here they are asking you the osmotic pressure wala question. And what have they asked is to find out the molar mass of a substance. Now what is the formula for osmotic pressure? Phi is equal to W2 RT M2, right? That is what is your formula. They have asked us to calculate the M2. So M2 would be equal to W2 RT divided by pi V. W2 is already given in 1.8 into 10 raised to minus 3 kg. So basically you can take that as a gram as well. It's a gram only, right? So 1.8 grams. R is right in front of you. 8.314 joule per mole per Kelvin. That multiplied by temperature 280 Kelvin. Then osmotic pressure, that is 0.52 atm. एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. आर का ये वैल्यू लेके काम अपना नहीं होगा. दिस आर का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा लीटर एटमॉस्फेयर वाला. अब ये चीज तुमको एग्जाम में पहचाननी पड़ेगी. तुमको जो आर का तुम्हारा वैल्यू है वो लेना पड़ेगा 0.0821 लीटर. लीटर की जगह डेसीमीटर किया तो भी चल गया, तो भी चल जाएगा. तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. 0.0821 लीटर की जगह आई एम टेकिंग डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां पे तुम्हारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया है. डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. टेम्परेचर इज गिवन इन 280 Kelvin, and this is multiplied by V, that is volume, 1 decimeter. Okay, now we're gonna cut all of this. Decimeter cube gets cancelled. ATM gets cancelled. Per Kelvin gets cancelled. What is remaining? Gram per mole. And molecular mass is always given in gram per mole. तो ये जो दिया है तुमको ये गलत है. ये तुमको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा. तुम्हारा टाइम, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द appropriate unit of your R. Okay, so M2. Now let's make it. How can we make it? Let's make it 1.8. इसको ऐसे रखेंगे, 18 कर देंगे. 10 raised to minus 1. 0.0821 को will make it 8.21 into 10 raised to minus 2. Let's make this as 28 into 10 raised to plus 1. That divided by 0.52. Let's make it 52 into 10 raised to minus 2. Okay. Now 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2 gets cancelled. 10 raised to minus 1, 10 raised to plus 1 also gets cancelled because it comes out to be 1. So now we have to multiply all of this. Table. Then our 18. Then our 18. 26. त्यानंतर दोनाचा टेबल तुम्हाला अजून येत असेल. 14 दुने 28, 13 दुने 26. So 14 into 9 into 8.21.
8.21 into 9, 9 1 9, 9 2 18 8, 7 साला 1, 9 8 72 1 73, 73.89. 73.89 multiplied by 14. 14 9s are 126. 12. 14 8s are 112. 112 plus 12, 124. 14 3s are 42 plus 12, 54. 4, 5. 14 7s are 98 plus 5, 103. Decimal point 12. So 1034. 1034.46 divided by 13. So I will make it this as M2 is equal to 103.44 multiplied by 10 raised to 1 divided by 13. ठीक है, तो 103.44 multiplied by 13. 13 7s are 94. Sorry, 13 7s are 91. 9 3 12 2 24. 13 9s are 117. 7 4. 13 5s are 65. 7.95. 7.95 multiplied by 10 raised to 1. That is 79.5 grams per mole. That is what is the correct answer. GDA yes log book देतात पण माझ्याकडे log book नाही आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही तसं बघायला गेलं तसं कॅल्क्युलेशन करू शकतात, असं सुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकतात. ठीक आहे. Anyway, so we had done this calculation. This is what your answer. So M2 is 79.5 grams per. ठीक है, 79.56. हाँ ठीक है, उतना वो आया तो भी चलेगा. चलो, very good, fantastic. Next question, and probably this is the last question for this chapter. ठीक है, then we'll move on to the next concept. तो हमने freezing point का देखा, osmotic pressure we had seen. Now we're gonna see boiling point. ठीक है, what is the question? The boiling point of a benzene is 355.23 Kelvin. So again, this is what? This is your TB0, boiling point of a solvent. Here benzene is going to be solvent. Okay? When 1.80 grams of non-volatile solute, 1.80 grams of non-volatile solute. So that means this is going to be your W2. Grams of non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene. Was dissolved in 90 grams of benzene. So 90 grams of benzene, that means this must be your W1. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Boiling point तुम्हारा इतना बढ़ गया. Calculate the molar mass of solute. So again, they have asked for M2. Right? Now, what is the delta TB? Delta TB is the boiling point of your solution minus boiling point of a solvent. Boiling point of a solution is 354.11 minus TB0, 353.23. 77 plus 11. This comes out to be 0.88 Kelvin. That is your delta TB. Now let's put the formula. Delta TB, KB, 1000, W2, M2 and W1. So you're gonna shift M2 to this side. You will get M2 is equal to KB. Now let's put all the values. What's the formula value for KB? 2.53 Kelvin per mole, 10 raised to 3. W2 is 1.80 grams. Delta TB is gonna come here. Delta TB is 0.88 Kelvin, and your W1 is how much? 90 grams.
So gram gets cancel, Kelvin gets cancel. यहाँ पे भी ग्राम है शायद, तो ग्राम पर मोल बचेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. तो 10⁻³ का 10⁻² मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस विल बिकम 253. एक वहां पे डाल दिया, वो बन गया 18 डिवाइडेड बाय 0.88 को मैं कर देता हूँ 88 इंटू 10⁻², एंड यहाँ पे 90 है. 18 का टेबल तो सबको पता होगा ही, 18 1 सा 18, 18 5 सा 90. तो 253 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 88. तो यहाँ पे M2 253 डिवाइड बाय 88 इंटू 5 कितने होगा, 8 5 40, 440. 253 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻+2 बन जाएगा, डिवाइड बाय 440. इसको मैं कर देता 2530 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 डिवाइड बाय 44 इंटू 10⁻1. ठीक है, 10⁻1 गेट्स कैंसल आउट. अब जो भी आएगा 2530 डिवाइड बाय 44, 530 डिवाइड बाय 44, 8 चौक 32, 4 7 साई चौक 24 4 हातचा 2, साई चौक 24 2 26, 264. तो 24 44 5 कितना आएगा 220, कितना बचा 33 0. 44 इंटू 8, 44 इंटू 7 आएगा 7 चौक 28 8 हातचा 2, 7 चौक 28 2 30, 308, 7 308. कितना बचा 22 0. 44 5 yes 57.5. So your M2 comes out to be 57.5 grams per. That is what is your answer. Yes, Yashraj, you are absolutely correct. Okay, so that is what is your correct answer, and that's it for the chapter called solutions. Solution chapter के लिए इतना ही. Raoult's law तुम खुद पढ़ लो बेटा. Raoult's law तुमको पता है. Lowering of a vapor pressure when a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in a solvent. P10 minus P1 divided by P10 is the lowering of vapor pressure, right? P10 minus P1 divided by P10. This is equal to Chi2. This is equal to Chi2. And this is what we called as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, right? Chi2 is what? Mole fraction of your solute. यशराज बेटा यहाँ पे पोल होने का कोई चांस नहीं है बेटा. पोल होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैं थेरोटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ ना. मैंने सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन रखे ही नहीं इसमें. 1 मार्क्स के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें. ठीक है, चलो let's move to the next, that is your ionic equilibrium. Derive the relationship between pH and pOH. So this question, yes beta, it's relative lowering of vapor pressure. So मैंने क्या बोला, मैंने भी वही बोला. So this question has been asked so many times in the exam, so many times. In fact, I remember when I used to be in the 12, that time also I wrote this question's answer many times. I mean, I had not given board exam so many times, लेकिन जब दिया था I remember it. So ionic equilibrium का क्वेश्चन है, pH plus pOH का कोरिलेशन. तुमको 2 मार्क्स के लिए आएगा, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. इसके लिए ये क्वेश्चन जब तुम लिखोगे तो हाउ आर वी सपोज टू राइट, तुमको ये डिराइव करना है रिलेशन. सिर्फ लिखना नहीं है बेटा यशराज, यू डोंट हैव टू राइट इट, यू हैव टू डिराइव इट. तुमको ये डिराइव्ड करना है.
तो कैसे डिराइव करोगे relationship between pH and pOH? So for this you need a ionic product of water. And how should we write this? The first, ionic product of water. Ionic product of water is given as, ionic product of water is given as H3O1 plus multiplied by OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 14. This is the ionic product of water, and this all happens at 298 Kelvin. 298 Kelvin. Okay. Now, this is the equation. Now, what we should write? Taking negative logarithm of both the sides. Taking negative logarithm of both the sides, we get minus log of H3O1 plus. Now these two terms are multiplying to each other. So, धन्यवाद बेटा चिन्मय. So when these two terms are multiplying each other, and when you are bringing the log, it will become the sum of it. यहाँ पे बन जाएगा plus minus log of OH minus, that is equal to minus log of 1 into 10 raised to minus 14. So now minus log of H3O1 plus is what? Minus log of H3O1 plus is equal to pH. Minus log of OH minus is equal to POH. And that is equal to minus log of 10 raised to minus 14. Log loge to it will become minus 14 into bracket. You need to write here. Since board के लिए बता रहा हूं how you should write. Since minus log of H3O1 plus is equal to pH and minus log of OH minus is equal to POH. That's how you should write. And then minus pH तो already आ चुके हैं. pH plus POH minus minus, it will become plus. And hence proved. Hence that's how you should write this derivation in the exam. ठीक है सर, इस लेक्चर को अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा खत्म होने में? क्या नाम है तुम्हारा? एक्सोड. Well, I can't say beta. I can't say. This could be 6 hours. This could be 7 hours. This could be 8 hours. I don't know. I really don't know. Okay. We'll carry on this. Organic chemistry भी cover करने वाले हम लोग. Organic chemistry के भी बहुत खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे. Coordination compounds के करेंगे. ठीक है. जो important चीजें हैं सारे मैं ले रहा हूँ. बुक का लाइन टू लाइन तुमको भी पता है पॉसिबल नहीं है. ठीक है बेटा, चलो, वेरी गुड. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब यू वोंट सी मच क्वेश्चन. संकेत चव्हाण, फक्त पीवायक्यू केले तर किती मार्क्स पडतील? बेटा पीवायक्यू म्हणजे तू जर 8-10 वर्षाचे पीवायक्यू केले ना तर सगळा चॅप्टरच होऊन जाईल, पूर्ण चॅप्टरच होऊन जाईल. फक्त मागच्या वर्षीचे पीवायक्यू जर केले ना तर तुला 100 पैकी 15 ते 20 मार्क्स पडतील फक्त. बघ तुला हवाय की नाही. यस बेटा योगेश, बाद में भी देख सकते हो. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेई. हाउ शुड आई अप्रोच MHCT? द सेम वे यू हैव अप्रोच फॉर जेई, you can approach the MHCT as well. Topic check. Okay, so now they're asking the defined solubility product, derived the relationship between solubility and the solubility product for PbI2.
First of all, you should write the definition of solubility product. अब solubility product का definition क्या है बेटा? It is the AD Marriage Gaming. अच्छा, ठीक है. तो solubility product का definition क्या है? You all know that it is the product of ions. It's the product of ions. It's the product of ions of sparingly soluble salt at equilibrium. ठीक है. So basically we're gonna write it is the product. It is the product of. It is the product of equilibrium concentration. It is the product of equilibrium concentration. It is the product of equilibrium concentration of ions. Ions of the sparingly soluble. It is the product of equilibrium concentration of ions of the sparingly soluble salt. Sparingly soluble. That's it. Itna likha. That is also enough. You can give the simple demonstration as well. AgCl जो है, AgCl that is being dissolved into water like this, which gets you Ag1 plus Aq plus Cl minus Aq, and for that its Ksp. Its Ksp would be Ag1 plus Cl minus. These two are what? Equilibrium concentrations of sparingly soluble salt. Okay. Now we are going to do this for the PbI2. PbI2 के लिए, PbI2 जो है तुम्हारा, PbI2, how do you think would it get dissociated? How do you think would it get dissociated? It will get you Pb2 plus 2I माइनस. ठीक है. तो यहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मोलर सोल्युबिलिटी आएगा 1s, कुछ नहीं ऊपर 1s, इसका क्या आएगा 2s, और ऊपर स्टोशियोमेट्री क्या है 2. तो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसका KSP आएगा 1s raised to 1, because stoichiometric coefficient of Pb2 plus is 1. Now 2s, what is the stoichiometric coefficient of this is 2, so this will become 2s square. अब ये क्या बनेगा 1s, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4s square. So therefore this comes out to be, your KSP comes out to be 4 into 1 4, s square into s. So KSP for PbI2 is 4s cube. That is what the KSP for PbI. So if you write this much, you will get your 3 marks completely. ठीक है. अरे वाह, अब जरा टेम्परेचर कम करता हूं, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे. ठीक है, चलो देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन बेटा? दिस क्वेश्चन इज ऑफ calculate the pH of a buffer. Now one more thing I was telling you was that ionic equilibrium is recently added into your boards. Okay, earlier it wasn't there. Earlier it used to be asked in the 11th. It did not used to ask the question based on ionic equilibrium. So recently it has been added into boards. That's why you don't see or you don't find so many questions based on ionic equilibrium. लेकिन जितना भी था जेवढा पण होता तेवढा सगळं मी टाकलं. ठीक है. So क्या क्वेश्चन है? Calculate the pH of a buffer solution composed of 0.01 molar
weak base BOH and 0.02 molar of its salt BA. Kb for this weak base is already given. Now you know the formula for basic buffer. बेसिक बफर का फॉर्मूला तुम सबको ऑलरेडी पता है. बेसिक बफर क्या होता है बेटा? बेसिक बफर you must already remember, it's a equimolar mixture of a weak base and its salt with a strong acid. Remember, basic buffer is an equimolar mixture of a weak base and its salt with a strong acid. Same goes for the acidic buffer. For acidic buffer, it's an equimolar mixture of a weak acid and its salt with a strong base. As far as basic buffer is concerned, the formula for that is, they have asked us to calculate the pH, but initially we're going to get the pOH only. So pOH is equal to pKb plus log to the base 10 of salt, log to the base 10 of salt divided by base. That is the formula. Now here you need to find out the pKb first. अब pKb क्या होता है बेटा? pKb is a minus log to the base 10 of Kb. Now Kb is given to you. This is Kb. So minus log of 1.8 into 10 raised to minus 5. Now I am going to give you a trick. I am going to give you a trick here. To find out the logarithm of any number. Okay? Now listen to me or look here closely. Log of 1 जो होता है बेटा, वो तो 0 है, तुम सभी को पता है. Log of 1 0 है. Log 2 का वैल्यू होता है 0.3. ठीक है, वैसे 0.3010 होता है, but we don't need to go in that much detail. 0.3 होता है. Third, log 3 होता है 0.47. log 4 वैसे it is 0.59, but you can take it 0.60. उतना चलता है. log 5 जो है वो होता है तुम्हारा 0.69. log 6 होता है तुम्हारा 0.77. log 7 होता है 0.84. log 8 होता है 0.90 and log 9 होता है 0.95 and log 10 जो है वो 1 है. ये तुम सबको ऑलरेडी पता है. ठीक है. Now I am going to get you a trick. To understand this. देखो log 3 तो है. अब log 3 और 0.47 में log 2 और 3 में देखो कितना डिफरेंस है. यहां पे डिफरेंस है 0.17 का. ठीक है, ये आ गया. जब आप यहां से आगे जाओ ना, ये 0.17 से ना 4 हटा दो. When you remove the 4 from here, you will get 0.13. ये देखो 0.47, 0.6. इसके बाद जब अगले इसमें जाओगे, इससे और 4 हटा दो, 0.0. तो 17 माइनस 4 0.13, 0.13 माइनस 4 0.09. अब इसके बाद एक एक नंबर कम करते जाओ. 0.9, इससे एक नंबर कम करोगे 0.08, 0.08 इसमें ऐड करोगे ये मिलेगा. फिर 0.07, 0.06 and 0.05. That's how you can remember the logarithm of all the numbers. ठीक है. अब आते यहां पे माइनस लॉग ऑफ 10 raised to minus 5, मतलब वो बन गया 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8. अब लॉग ऑफ 2 अगर निकालोगे तुम तो 0.3 आएगा. तो लॉग ऑफ 1.8 कुछ 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा. उससे अच्छा लॉग की वैल्यू ही याद रखते हैं सर. हाँ, तो ये ट्रिक है ना बेटा, ये ट्रिक है. पूरा लॉग का वैल्यू याद नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ ट्रिक. सो 1.8 उसका कुछ तो भी वैल्यू है 0.22 या 0.24 ऐसा कुछ तो भी. ठीक है, तो 0.26 के आसपास कुछ तो भी उसका वैल्यू है, या 25 के आसपास है. ठीक है, चलो 0.25 ले लेते हैं. तो ये बन गया 4.75. Your pKb is 4.75. Now we're gonna solve again for the pOH.
तो 4.75 आ गया। 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का वैल्यू कितना है, कहाँ गया सॉल्ट, ये 0.02, 0.02 divided by your base. How much is the base? 0.01. So now you can clearly see here, this is 0.02 divided by 0.01. So this is nothing but the 2 only. This comes out to be log of 2. And log of 2 का वैल्यू कितना था, log of 2 का वैल्यू है 0.30. So this comes out to be 5.05. So your POH comes out to be 5.05. तो अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है pH. pH is equal to 14 minus POH. pH is equal to 14 minus POH. POH कितना है 5.05. तो कितना आएगा pH 8.95. दैट इज द करेक्ट आंसर. तुम्हारा pH आ गया 8.95 यानी लगभग 9. ठीक है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं. ठीक है, चलो डन है. सर बॉलर की बैटर, आई एम बॉलर एज वेल एज बैटर, आई एम ऑलराउंडर. सर मैंने जेई में अच्छे से केमिस्ट्री करी है, क्या मेरा सेशन से बोर्ड कवर हो जाएगा? बेटा अगर तुम्हारा पूरा जेई का हो चुका है तो तुमको बोर्ड्स की करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है, तुमको बस रिवाइज करना है बेटा. ठीक है, चलो देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have entered into thermodynamics. इसमें आए हम लोग. सर मैथ स्टूडेंट का पेपर हार्ड आता है. अरे क्या क्वेश्चन है भाई, मुझे क्या पता, हार्ड आ भी सकता है, डिफिकल्ट, वो डिपेंड करता है ना बेटा. हार्ड है, इजी है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. लेकिन बोर्ड का पेपर जनरली सबका ही अच्छा ही होता है, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं होता और एकदम खतरनाक भी नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन तो आता ही है. ठीक है, हाँ करेंगे बेटा. तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डेल्टा H0. कैलकुलेट डेल्टा H0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. 2H3BO3 gets you B2O3 plus 3H2O given that. अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ Hess law. Hess's law of constant heat summation. This question is belonging to Hess's law of constant heat summation. किसको बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन? Hess's law of constant heat summation. And what does it tells you? It tells you that the heat, or I would rather say enthalpy of a reaction, is always equal to sum of enthalpies of all the steps इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. यानी कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, और वही रिएक्शन अगर 4 स्टेप में हो रही है तो चारों स्टेप की एंथैल्पी की अगर तुम सम लोगे और सिंगल स्टेप वाले से तो वो एग्जैक्ट सेम होगी. बेसिकली एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज अ स्टेट फंक्शन, and Hess law of constant heat summation is the direct implication of that concept, that enthalpy is a state function only. ठीक है, नाउ पीडीएफ लेक्चर झालं की मिळेल अजय खोट. once the lecture gets finished you will get your PDF.
ठीक है, नाउ लेट्स कम ओवर हियर। नाउ डेल्टा जीरो, तुमको देखो, लिसन टू मी केयरफुली, ये ठीक से पढ़ो, ये जो मैं बता रहा हूं ठीक से देखो। तुमको इस क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या निकालना है, एंथैल्पी निकालना है। उसके लिए तुमको कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं जिनका एंथैल्पी ऑलरेडी दिया है, और ये रिएक्शन के साथ यू नीड टू प्ले, इनके साथ खेल के तुमको ये रिएक्शन ऑब्टेन करना है। जब तुम इनके साथ खेलोगे तो उनके एंथैल्पी के साथ भी खेलोगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है मैं ठीक से बताता हूं, ठीक है। अब देखो, या वहां पे लुक देयर, B2O3 इज ऑन द राइट हैंड साइड, हियर B2O3 इज ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। यहां पे भी तुम्हारा B2O3 राइट हैंड साइड पे ही है, तो वो तो सॉर्टेड है। H3BO3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेकिन इफ यू लुक एट हियर, you needed 2 moles of H3BO3 here. You needed 2 moles of H3BO3 here. Here you got only 1 H3BO3. That means you need to multiply this by 2. तुमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा तुमको एग्जाम में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, इक्वेशन 2 by this and then adding them. मैं वो नहीं लिख रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं, ठीक है। So I'm multiplying it by 2. What would I get? I would get 2H3BO3, 2HbO2 plus 2H2O, and you're multiplying this as well. If you're multiplying this as well, so you will get what? Delta H10 multiplying by 2, you will get minus 0.04 किलो जूल। बाकी पर मोल तो वो होता ही होता है, यू नो दैट, वो तो सॉर्टेड है। अब और एक चीज, अब लुक हियर, द B2O3 हियर इज हाउ मेनी B2O3? Only 1 B2O3 is there, and we got how many? We got here single B2O3. We did not get a 2 B2O3. That means we need to multiply, we need to divide this by 2. तुमको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे इस इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन में ये H2B4O7, ये H2B4O7 नहीं है, वो दोनों नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो नहीं है तो तुमको वहां पे उन दोनों को कैंसल आउट करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड में तुमको लेके जाना पड़ेगा। या तो इसको ऑपोजिट साइड में लेके जाओगे या तो उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाओगे। पहली चीज, यहां पे और एक चीज हमको करनी है, HbO2 तो आ गया, हाँ, यहां पे इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस, वी नीड टू, सॉरी, जरा ठीक से देखो हम क्या क्या करने वाले हैं। इन दोनों को कैंसल आउट करना है तो ऑपोजिट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। B2O3 वो तो वैसा का वैसा रहेगा। HbO2, ये HbO2 भी हमको कैंसल आउट करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्योंकि B2O3 सिंगल चाहिए, यहां पे 2 है, आई एम गोना डिवाइड दिस बाय 2। इसको 2 से मैं डिवाइड करने वाला हूं। देखो मुझे क्या मिलेगा अब, तो यहां पे मुझे मिलेगा हाफ H2B4O7, हाफ H2B4। ठीक से देखना, कॉम्प्लिकेटेड है ये, एग्जाम में हेस लॉ पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये आराम से बता रहा हूं, तो तुम आराम से सुनो, देखो। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हाफ से करोगे तो ये बन जाएगा B2O3 जो हमको चाहिए, प्लस हाफ H2O, ठीक है। इसका डेल्टा H20, इसको हाफ से डिवाइड करोगे 17.3 को, तो कितना बन जाएगा वो 17.3, 17 म्हणजे 8.5, पूरा ही करता हूं मैं, 17.3 डिवाइड बाय 2, 2 8 16, 1 बेशक 12, हाँ 8.65, वो बन जाएगा तुम्हारा 8.65 किलो जूल पर मोल, तो वो होता ही है। नाउ लुक हियर, here also you need to divide this by half and you need to reverse this.
इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करके रिवर्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको कैंसल आउट करना है। तो डिवाइड बाय 2 एंड रिवर्सिंग। एक बात याद रखना, जब तुम इसको रिवर्स करोगे, इसका जो साइन है माइनस, वो प्लस बन जाएगा। माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अभी, हाँ, ये HBO2 इधर आएगा तो वो बन जाएगा 2HBO2, क्योंकि तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो। देखो वहां पे, दैट गेट्स यू हाफ H2B4O7 प्लस हाफ H2O। इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा H30, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे और रिवर्स करोगे। पहले डिवाइड कर लेते हैं। 11.58 डिवाइड बाय 2, 2 5 are 10, 1 पे 7 14, पे 9 18, 5.79। लेकिन ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 5.79 किलो। And now we are adding all of this together. Now we're going to add all of this together. Okay? So now when we are adding them or adding all of this together, see what will happen. ये देखो, these two are same. These two will get cancelled out. These two will get cancelled out. 2HBO2 will get cancelled out. What are you left with? You are left with only and only 2H3BO3, which you should be left with. After that, what has remained here? Only B2O3 is remained. B2O3 plus everything has got cancelled out. 2H2O, half H2O, half H2O. Half plus half, 1H2O plus 2H2O. So it will get you 3H2O. And if you look there, this is what our equation is. This is what our equation is. And the delta H for this is addition of all of this. So if you add them together, you will get 8.65 plus 5.79. After that, you will get minus 0.0. So 8.65 plus 5.79. 9 plus 5, 14, 4, 1. 6 plus 1, 7 plus 7, 14, 1. 5 plus 1, 6 plus 8, 14. 14.44 minus 0.04. 0, 0, तो ये बन गया क्या? अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? माइनस नहीं आएगा, प्लस 14.40 किलो जूल. That is what is your answer. Yes, Yashraj, 14.40. 14.40 is nothing but the 14.4 only. Okay? That's what is the ultimate. That's how you can solve this kind of a question. ठीक है, तो आशा करता हूं ये सबको क्लियर ही होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? What are the conditions for spontaneous and non-spontaneous reactions in terms of free energy change and defined entropy? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मुझे जरा पानी पीना है. यस बेटा, ब्रेक मिलेगा. सबको ब्रेक मिलेगा.
तो क्लास 10 में बच्चे फेल होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल फेल होते हैं बेटा। हर स्टैंडर्ड में बच्चे फेल हो सकते हैं। तुमको क्या लगा क्लास 10 में बच्चे फेल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल तो हो गए ही ना। ठीक है, चलो। सो क्या क्वेश्चन है? कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज एंड डिफाइन एंट्रोपी। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो। नाउ योर डेल्टा जी यानी क्या? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए क्या होता है? तो फॉर spontaneous reactions delta G यानी gives free energy change is always negative. So delta G, if it is negative, your reaction is going to be spontaneous. If your reaction is non-spontaneous, for them delta G is positive. And if the reaction is at equilibrium, your delta G would be equal to 0. When the delta G is 0, reaction is at equilibrium. Okay? So that this is what for the spontaneous and non-spontaneous reaction. Now what is entropy? How would you define the entropy? तो एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करोगे? कोई बता सकता है? चलो अभी तुम में से कोई बताओ। यस, एनी वन ऑफ यू? रैंडमनेस, बस इतना सा ही डेफिनेशन है। Yes, GTA. Entropy is a measure of extent of molecular disorder or randomness present in the system. Absolutely right, beta. Anyone? Randomness of energy, irregular energy flow. Nahi. Entropy is defined as it is a measure of disorder. It is a measure of disorder. Present in a system at molecular level. It is a measure of disorder present in a system at molecular level. GTA तुमने जो बोला, मैंने जो बोला, it is one and the same thing. ठीक है? Second thing, it's a state function. We all know that it's a state function. It is a state function, right? And your entropy. So being a state function, how are we supposed to write it? Being a state function, we're going to write it as delta S. Delta S is equal to Q reversible divided by temperature in Kelvin. ब्लर दिख रहा है बेटा, तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा सा वीक होगा।
ठीक है. So Q reversible, it is what? It is heat transferred reversibly. Heat transfer reversibly is your Q reversible. Temperature T is the temperature in Kelvin. T is the temperature in Kelvin. Q reversal is equal to heat transfer reversibly. ठीक है. That's it for this particular question. इतना लिख लोगे, that is enough. फिर से क्या समझाओ भावेश? Entropy, it is the measure of extent of disorder present in a system at molecular level, and it is always equal to the heat transfer to the system reversibly at that particular temperature, and that is why the formula is Q reversible divided by T, that is temperature in Kelvin. ठीक है. And that's it for this particular concept. ठीक है. चलो, let's move ahead. Next, derived the relation delta H minus delta U is equal to delta nRT. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है. मेरे टूथपेस्ट में बस टूथपेस्ट ही है. ठीक है. So derive the relation is equal to delta H is equal to delta U delta nRT. अब ये करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या चाहिए? What do you need for this is that you need a delta H. Now we know that delta H is equal to delta U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus P delta V. ठीक है. Now for the reactions involving solids and liquids, delta V is equal to 0. तो उनके लिए तो डेल्टा V पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है. That means delta H would be equal to delta U for reactions involving solids and liquids. ठीक है. तो उनके लिए तुम्हारा delta H is going to be equal to delta. ठीक है. But for the reactions involving gases, delta V cannot be equal to 0. And therefore for such species delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV. ठीक है. Now next, assuming gases behaving ideally, we have PV is equal to nRT. Therefore PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT. Right? So delta H is equal to delta U plus N2RT minus N1RT. Now you can take the RT as common here. So delta H is equal to delta U plus N2 minus N1 RT. Therefore
डेल्टा H is equal to delta U plus delta NGRT, where your delta Ng is what? Number of moles of, where Ng is equal to NP minus NR. NP minus NR यानी NP मतलब number of moles of product, NR मतलब number of moles of reactant. So now shifting delta U to this side, delta H minus delta U is equal to delta NGRT, and hence proved. Hence इस तरह से तुमको ये लिखना पड़ता है. That's how you should supposed to write this. सर एक विचारो का हा क्वेश्चन केमिकल थर्मोडायनामिक्स मधला आहे. तर आयनिक इक्विलिब्रियमचा क्वेश्चन खूप कमी घेतले तुम्ही आता. हो बाळा, मी तुम्हाला सांगितलं, तुझं लक्ष नसेल. GT, I already told you that ionic equilibrium chapter has been recently added into the board's book. So that's why I don't have that many questions based on ionic equilibrium. Whatever important was there, I took it. मैंने बफर ले लिया, उसके बाद pH POH ले लिया. अब एसिड बेस की कुछ बातें हैं तो वो तुमको ओरली भी बता दूंगा. ठीक है. आयनिक इक्विलिब्रियम में और क्या है? एसिड्स एंड बेसिस, राइट? नाउ देयर आर 3 थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब सुनो, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं ताकि तुम्हारा रिवीजन फटाफट हो जाए. तो सबसे पहली चीज की कौन सी? सबसे बेस्ट थ्योरी है आरएनएस एसिड्स एंड बेसिस. व्हाट डज आरएनएस एसिड्स एंड बेसिस टेल्स यू? आरएनएस एसिड्स एंड बेसिस टेल्स यू that any compound which releases H plus ion, any compound which releases H plus ion in aqueous solution would be termed as an acid. For example, HCl, HBr, HI, HNO3, H3PO4, HClO4, all of this compound releases H plus ion in water, so they are acids. Second, RNase basis. Any compound which releases hydroxyl ion or any compound which releases OH minus ion, any compound which releases OH minus ion in a water or in an aqueous solution is termed as a base. For example, NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2, etc. So RNase theory is done. Second is Lowry-Bronsted theory. ठीक है, मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए आयनिक इक्विलिब्रियम की कुछ कॉन्सेप्ट्स. Second है तुम्हारा Lowry-Bronsted theory of acids and bases. Now, according to this theory, acid, any compound which releases H plus ion, any compound which releases H plus ion, irrespective of the medium and irrespective of the solvent, any compound which releases H plus ion, irrespective of the medium, irrespective of the solvent, is termed as an acid. And any compound which accepts H plus ion irrespective of the medium, or any compound which accepts H plus ion irrespective of the medium or irrespective of the solvent is termed as base. तो Lowry-Bronsted acids कौन से होंगे? जो RNase acids थे, all the RNase acids which are HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4, HClO4, all of these are also Lowry-Bronsted acids, but Lowry-Bronsted bases are different than the RNase bases. सर पेपर मध्ये ऑर्गॅनिक जास्त येतं असं ऐकलं आहे, तर आपण ऑर्गॅनिक वर जास्त भर नाही टाकू शकत का? बाळा, आता दिलेच तास झाला आहे. आपलं पूर्ण लेक्चर 8 ते 10 तासाचं होऊ शकतं कदाचित. तर आता शिकतं फिजिकल चालू आहे. ऑर्गॅनिक तर बरंच मोठं आपण घेणार आहोत. थोडंसं थांबा, त्यासाठी ऑर्गॅनिक पण घेणार आहोत आपण. ठीक आहे. फिजिकलचे 3-4 एक चॅप्टर तर होऊ द्या. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री झाला ना बाळा, याच्यानंतर थर्मोडायनामिक्स झाला का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होईल. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री झाला की तुमचे
काही 5-6 क्वेश्चन आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे त्याचे घेऊ, देन वी आर गोइंग इनटू द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे, मी अगोदरच सांगितलं एकदम कट टू कट फर्स्ट लाईन टू सिंगल लास्ट लाईन असे 16 चॅप्टर अख्खे नाही होऊ शकत. त्यातला जो महत्वाचा पार्ट आहे क्वेश्चनचा तो आपण अख्खा सगळा घेत आहोत. ठीक है, नहीं पढ़ा मेरा कैसे होगा. इमरान शेख बेटा तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम फेल हो जाओगे, इतना सिंपल है. पढ़ के आना चाहिए ना, एग्जाम अभी सर पे है, कुछ नहीं पढ़ा ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे पास नहीं होगे तुम. सर राग कंट्रोल करतायत, नाही मी राग कंट्रोल नहीं करत है. ठीक है, आता सो आरएनएस बेसिस कौन से है, सॉरी लॉरिल ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन से. Lorentz Bronsted bases are ammonia, H2O, all those compounds which can accept H plus ion are also Arrhenius bases. Third theory, Lewis acid base theory. Now what is Lewis acid base theory? It states that any compound which accepts lone pair of electrons is Lewis acid. Any compound which accepts lone pair of electron is Lewis acid. For example, BF3, PCl3, PBr3, BH3, AlCl3, AlBr3, ApCl3, ApBr3, all of these are Lewis acids because they are having an empty orbital, so they can accept the electrons from the other compounds. Lewis bases. How can study in one day for chemistry? बहुत मुश्किल है बेटा, वन डे में केमिस्ट्री मुश्किल करना, बहुत पढ़ाई करना पूरा बहुत मुश्किल है पूरे बोर्ड का. साल भर क्या किया, आप पढ़ाई करने की बात कर रहे हो, साल भर क्या किया तुमने. अब Lewis base, any compound which donates lone pair of electrons, is a Lewis base. For example, ammonia, NH3, RNH2 primary amine, R2NH secondary amine, R3N tertiary amine. Water is also Lewis base, H2O, ROH alcohol, ROR ether, all of these are Lewis. ठीक है बेटा, किसी ने बोला था, मैंने एसिड बेस कवर कर लिया है और कुछ फॉर्मूले में एंड में रिवाइज कर लूंगा. जैसे तुम्हारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी या Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. ठीक है, क्लियर है सबको. बफर सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी मैंने बता दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो तुमको पता ही होगा वो सारी चीजें. ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ऑलमोस्ट डन है. जाए बेटा अब आगे. ठीक है, one day study is impossible, one day obviously Yashraj, one day revision is obviously possible, but one day complete chemistry नहीं भाई. केमिस्ट्री कोई कॉमर्स का बुक तो है नहीं, है ना, कॉमर्स का कोई बुक है नहीं तो पढ़ ले लिया तुम, पढ़ के पास हो गए. इनफैक्ट कॉमर्स का भी कोई बुक तुम पास नहीं कर सकते भाई. इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल होता है, इकोनॉमिक्स है तुम्हारा, अकाउंटेंसी है. तुमको क्या लगता है एक दिन में मजाक चल रहा है ना. हाँ, चलो नेक्स्ट. अरे ये तो हो गया ना, अभी हो गया, ये जस्ट डन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस. अब लिसन टू मी केयरफुली. इसका शायद ये क्वेश्चन है, यार सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग लेने वाले हैं ब्रेक. ठीक है, 17-18 क्वेश्चन ले लेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे हम लोग. ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा, देन विल टेक अ ब्रेक ऑफ सम टाइम. ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगा एंड देन विल अगेन रिज्यूम. ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है बेटा, लुक एट द क्वेश्चन. राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट, सर जो चैप्टर एंट्रेंस सिलेबस में जो चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट क्या है. द फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू, सर विल यू, अरे भाई पढ़ाओ कि तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते रहो भाई.
थोड़ा तो सोचो ना यार. सर, will you give me answer of my one solution? The question is why does CuSO4 solution turn blue litmus red? Yes बेटा, GTA अभी बताता हूं, आ जाओ. CuSO4 solution, CuSO4 solution क्या होता है बेटा? CuSO4 solution turns blue litmus to red. ठीक है, it turns, यानी ये एसिडिक है. ये क्या है? एसिडिक, ब्लू लिटमस. ठीक है बेटा. अब देखो CuSO4 जो है, CuSO4 जो है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा है H2SO4 एंड वीक बेस तुम्हारा कौन सा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्स. ठीक है, तो तुमको अगर पता होगा तो नहीं, तो मैं तुमको एक ट्रिक बता देता हूं. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इनका सॉल्यूशन हमेशा रहता है एसिडिक इन नेचर. दूसरा है तुम्हारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका सॉल्यूशन होता है हमेशा बेसिक. क्या होता है? बेसिक. तीसरा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका सॉल्यूशन होता है हमेशा. ठीक है बेटा, आ गए GTA. अब तुमको मैं इसके पीछे का लॉजिक, ये तो हो गया. अब कहीं कहीं किसी किसी जगह पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस भी आता है. अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस आ रहा है तो डिपेंड करता है कि उनका के का वैल्यू किसका ज्यादा है. जैसे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, लेकिन एसिड का के बेस के केबी से बड़ा है, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा. या फिर अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में बेस का केबी एसिड के के से बड़ा है, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. या फिर तीसरा केस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में दोनों का के एंड के बी इक्वल है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा. तो कॉपर सल्फेट के केस में क्या होता है बेटा? कॉपर सल्फेट, अरे यार, हाँ, कॉपर सल्फेट जो है, इट गेट्स यू Cu2 प्लस SO4 2-. इसका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करने जाते हो तो हाइड्रोलाइसिस होता है मतलब क्या है? H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस. तो कॉपर 2+ जो है वो तुम्हारे OH माइनस से, कॉपर 2+ जो है वो तुम्हारे OH माइनस से पूरा कंबाइन कर जाता है एंड इट गेट्स यू व्हाट? कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, इज अ वीक बेस. तो यही दोनों हाइड्रोक्साइड को कंबाइन कर जाएगा और ये जो 2 H+ आयन है, ये 2 H+ आयन को उसने बाहर छोड़ दिया. अब यहां पे 2 H+ आयन होंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? तुम्हारा सॉल्यूशन होगा बेसिक. ठीक है. दूसरी चीज तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसी तरह से तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड इस H प्लस OH माइनस से कंबाइन करेगा. सल्फ्यूरिक एसिड जब इन दोनों से कंबाइन करेगा, ये तुमको देगा H2SO4 प्लस 2OH माइनस. लेकिन तुमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. So being a strong acid, it would release this 2 H+ ion again, which would combine with this 2 OH minus and which will get you a water, जो तुमको water दे देगा. क्या दे देगा? water. लेकिन देखना इन सारे केस में ये H+ आयन क्या बचे हैं? एक्स्ट्रा बचे हैं. अब अगर ये H+ आयन एक्स्ट्रा बचेंगे तो सॉल्यूशन को क्या करेंगे? एसिडिक करेंगे. That is why this 2 H+ ion makes the solution acidic. It makes the solution acidic and hence it turns
ब्लू लिटमस। सर जो चैप्टर नीट के सिलेबस में नहीं है उन चैप्टर को स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए छोड़ दे तो नहीं, ऐसा मत करो। स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो पूरा 2-3 चैप्टर का ही डिफरेंस है, तो जो 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पूरे पढ़ लो। बोर्ड के सिलेबस में जितने भी चैप्टर है सारे के सारे पढ़ो, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, ठीक है। जो नीट के सिलेबस में नहीं है वो बोर्ड के इस पे नहीं पढ़ना, ऐसे मत करो, डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो क्लियर है बेटा जीटीए? चलो अब आगे निकलते हैं, मैं आशा करता हूं क्लियर ही होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे सबसे पहली कंडीशन है आइसोथर्मल। क्या है? अरे यार ये क्या आ गया, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस you know that for isothermal process temperature is constant. Now if the temperature is constant, therefore your change in internal energy would also be equal to what? 0. If the temperature is 0, okay bada kahi problem nahi, ठीक है, no problem, okay GTA. So if the temperature is constant, we know that there won't be any change in the internal energy. Internal energy में थोड़ा भी change नहीं होगा, so that's why it is going to be equal to 0. तो वो अगर 0 होगा तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? 0 is equal to Q plus W. Q plus W 0, इसका मतलब क्या हो गया? Q is equal to minus W और W is equal to minus. That is what? The first law of thermodynamics for the isothermal process. Now, second, adiabatic process. Now, for adiabatic process, what will happen? For adiabatic process, we know that for adiabatic process, your Q is equal to 0. There is no change in the energy. Sorry, there is no change in the हीट, ना हीट अब्सॉर्ब हो रहा है ना हीट रिलीज हो रहा है। तो Q अगर 0 होगा, अगर तुम्हारा Q 0 होगा, your delta U would be equal to W. यानी whatever change in the internal energy happens, सर आप किस्सा सिटी सा हाव, मी पुणे सिटी में पुणे सिटी सा हाव, ठीक है। So delta U is equal to W, and or you can write this as minus delta U is equal to minus W. यानी work done on the system by surrounding would only increase the internal energy of the system, क्योंकि W positive means work is being happening on the system. जब minus W आता है, that times work is being done by the system on surrounding. So when your work is being done by the system on the surrounding, the internal energy of the system decreases, therefore minus delta U. ठीक है। Now third, isochoric process. Isochoric process. Now let's take our normal equation again. What is our equation? Delta U is equal to Q plus W. Now you also know, sir, do you know राजवंत sir? हाँ sir, हाँ बेटा पता है राजवंत sir, उनका क्या? So W is equal to minus P external delta V. You remember this beta? W is equal to minus P external delta V, right? So let's put this minus P external delta V here. अरे यार ये पोल क्यों स्टार्ट हो रहा है बीच बीच में? So delta U is equal to Q minus P external delta V. Now we know that process, if your process is isochoric, that means your delta V is equal to 0. So we'll put the delta V is equal to 0 here, and what would I get? I would get is delta U, ये सब 0, तो यहां पे बन जाएगा Q
delta U is equal to QV. That is the heat absorbed or heat release at the constant volume. The V, I have put the V there to indicate that the volume is constant. Volume is constant. Delta U is equal to QV because volume is constant. I am a NEET aspirant. Can I watch this lecture? Yes, beta. Salman Sohail. Why not? रिवीजन तो वैसे भी हो रही है ना बेटा, डेफिनेटली देख सकते हो. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. एंड चौथा वाला है तुम्हारा आइसोबारिक. अब आइसोबारिक में इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है, तुम लोग लोगे डेल्टा यू. डेल्टा यू में तुम क्यू वी के जगह लोगे क्यू पी. पी मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर. तो बेसिकली हीट absorbed or released at constant pressure. और वही है तुम्हारा एंथैल्पी. दैट इज नथिंग बट व्हाट? एन एंथैल्पी. इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा. ठीक है, जो तुमको ऑलरेडी पता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड हियर वी हैव फिनिश्ड द थर्मोडायनामिक्स एज वेल. थर्मोडायनामिक्स का भी जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड देन वी विल टेक द ब्रेक. ठीक है, मैं भी कुछ खा लूंगा, तब तुम भी कुछ खा लेना. ये क्वेश्चन है फ्यूल सेल्स. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग घुस चुके हैं. व्हाट आर फ्यूल सेल? राइट द कैथोड एंड एनोड रिएक्शन इन अ फ्यूल सेल. कैथोड एंड एनोड रिएक्शन तुमको लिखनी है फ्यूल सेल के लिए. अब फ्यूल सेल क्या होती है बेटा, सबसे पहले तो वो बताओ. यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फ्यूल सेल? Sir, I am science student. I want to give CA foundation exam to 12, sir. How can I cope with CA syllabus? बेटा CA के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता because I'm not a CA. So I'm not in position to comment anything on the CA. You go on the commerce channel. That's a better for you. You can take question then break. MHCD का टॉप कॉलेज कौन सा है? MHCD का टॉप कॉलेज है COAP. COAP है, वॉल्शन सांगली है, PICT, बहुत सारे भाई, बहुत सारे. ठीक है, चलो कोई वो बता तो नहीं रहा है फ्यूल सेल. चलो कोई बात नहीं, मैं ही लिख देता हूं. इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल. It is a type of a cell. The type of a cell where chemical energy of formation of OH bond. Formation of OH bond in water. OH bond in water is converted into. It's a type of a cell where chemical energy of a formation of a OH bond in water is converted into electrical energy. Yes, someone has written the definition. Galvanic cell image energy of combustion of fuel is directly converted into electrical energy as a fuel cell. Yes, beta. Yes, you are right. मैंने थोड़ा टेक्निकल बता दिया.
I had told you, very much technical. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बनता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सॉरी सर, आंसर टाइपिंग कामयाब वेळ गेला। अरे काही प्रॉब्लम नाही, जीटीए इट्स ओके बेटा, चलता है, हमारा रिवीजन गिव एंड टेक चल रहा है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो एनोड कैथोड, अब तुमको पता है कैथोड पे एनोड पे यहां पे क्या हो रहा है, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। अब तुम मुझे बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर कैथोड की रिएक्शन पहले लिखते, चलो एक काम करते, कैथोड की रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। व्हाट हैपेंस एट कैथोड, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, राइट। कैथोड पे तो डेफिनेटली रिडक्शन ही हो रहा है। अब किसका रिडक्शन हो रहा है, तुमने लिया वाटर मॉलिक्यूल 2H2O बराबर 2H2O 2H प्लस, एक मिनट जरा, H2, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एट कैथोड H2 का होगा रिडक्शन, H2 तो वाटर में है ना ऑलरेडी, H2 शायद अब मुझे भी खाने की जरूरत है, एक मिनट। कैथोड पे हो रहा है तुम्हारा, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाँ भाई भूलता हूं, मैं भी भूलता हूं ना भाई, हाइपर में इंसान हूं ना भाई, इंसान है तो इंसान भी भूलता ही है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, उतना तो डेफिनेटली मुझे भी पता है, लेकिन कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन तुम यहाँ पे OH माइनस तो है, पक्का है, OH माइनस तो डेफिनेटली है यहाँ पे, 4OH माइनस 2OH माइनस, इसका रिडक्शन तो नहीं हो रहा क्योंकि इसका रिडक्शन होगा ही नहीं, OH माइनस और हाइड्रोजन H प्लस आयन, हाइड्रोजन का हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा 4H प्लस, कैथोड पे, यहाँ पहले एनोड का लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक काम करते चलो ब्रेक के बाद ही देखते भाई, मुझे भी ब्रेक की जरूरत है अब। सर कुछ पढ़ा नहीं है, फेल हो जाऊंगा भाई, पढ़ना तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद ही देखते हैं, मुझे भी खाने की जरूरत है, मेरा भी पेट खाली हो चुका है, ठीक है। लेट्स गिव इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई आफ्टर द ब्रेक, ठीक है। 20 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, 20-25 मिनट का, देन विल रिज्यूम अगेन, ठीक है। 20-25 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, ठीक है। अजित सर,
हलाओ 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 हलाओ। हाँ ठीक है, चलो भाई आ गया मैं रिटर्न, खाना पीना खा के एकदम एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम लोग? वी वर लुकिंग एट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ऋतुगंध मिश्रा का है, हलाओ हलाओ। हाँ, सो at anode what happens? Anode oxidation happens, right? What is getting oxidized here? Your hydrogen is getting oxidized, right? तुम्हारे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो तुम्हारा H2 2H2 2H2 and you are having 4OH minus, right? If 2H2 gets oxidized, it will get you 4H plus. 4H plus plus 4OH minus, they'll combine to get you 4H2O molecules. So this will get you 4H2O plus releasing how many electrons? 4 electrons. Now these electrons will oxidize. So these electrons will reduce your oxygen at cathode. So oxygen plus you will need a 2H2O plus these 4 electrons, they will get added. Oxygen का बन जाएगा O minus 2H2O. This will get you 4OH. That is what the reactions at cathode and anode. Now after this we can write the overall reaction as well. लेकिन जितना पूछा है उतना ही लिखने का, ठीक है? इतने मार्क्स में इतना ही आएगा, ऐसा बोलने का और आगे निकलने का। वैसे यू कैन गो अहेड एज वेल, तुम आगे भी जा सकते हो इसमें। आगे कैसे जाओगे? 4OH minus gets cancel out, 4 electrons gets cancel out. What are you left with? 2H2 plus O2. They combines to get you 2H2O. They combines to get you 2H2O. And formation of this reaction gives you a lot of energy, and that energy is getting converted into your electrical energy. So this is your overall reaction. This is your overall reaction. ठीक है? ओव्हरऑल रिएक्शन विचारली नाहीये, विचारलं तर कॅथोड एनोड जेवढं विचारलं तेवढं लिहायचं आणि पुढे निघायचं. ठीक आहे? चलो देन मूविंग अहेड. नेक्स्ट, what is this question? 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of 31.6 watt in a conductivity cell at 298 Kelvin. If the cell constant of the cell is 0.367 per centimeter, calculate the molar conductivity of NaOH solution. अब इसके लिए सबसे पहली चीज हमको चाहिए कंडक्टिविटी, राइट? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K is equal to what? K is equal to what? Cell constant डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सेल कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हारे सामने है. कहां पे? सेल कांस्टेंट 0.367 divided by resistance. How much? 31.6. That is what your conductivity is all about. Now they have asked us to calculate the molar conductivity. Molar conductivity का फॉर्मूला क्या है? K into 1000 upon C. K क्या है? 0.367 into 1000 divided by 31.6. and conductivity वो कितना है? 0.05 molar. 5 into 10 raised to minus 2. 0.367 100 से मल्टीप्लाई करेगा 36.7. 31.6 into 5. 31.6 into 5 कितना होगा? 6 5 3 0 4 3 5 का 5 3 8 5 3 15 158.0. 158 गुणिले 10 raised to minus 2.
10⁻² वरती जाईल 367 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाय 158. ठीक है. सो नाउ 367 डिवाइड बाय 158. 15 दूने 30, 8 दूने 16. किती होणार ती? 316. किती उरलं? 51. 0. 15 त्रिक 45. 450 एंड 8 त्रिक 24. 474. ठीक है. 2.3. So basically 2.3 into 10, that comes out to be 23. That is the molar conductivity. हाँ 23.2 something काहीतरी येईल. एवढं काय एक्झॅक्ट मी जात नाहीये. ठीक आहे बाळा यशराज. And that's it for this question. That's how the molar conductivity चा फॉर्म्युला पण झाला रिवाइज करून. नेक्स्ट, स्टेट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उन्होंने स्टेट करने को बोला है. ठीक है. व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? स्टेटमेंट क्या है बेटा? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस? तोपर्यंत कमेंट टाकून देणार मी. झालं. ठीक है, माझं नाव आहे ना वॉज देयर. ठीक है. हाँ मैंने कोई कमेंट पढ़ा 1000. हाँ 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 हाँ. अरे ये पेन कहाँ गया? इधर है. यस 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 आई रेड दिस कमेंट. हाँ ये 1000 था, यहाँ पे गलती से 100 हो गया. तो कोई बात नहीं बेटा, सारी चीजें तो नॉर्मली है. बस ये 23.2 के जगह यहाँ पे आ जाएगा 10⁻², और ये बन जाएगा 232. 232 उतना ही बन जाएगा वो, है ना. दैट्स व्हाट इट इज. उतना ही चीज है, बाकी सब सेम है. So now Faraday's first law of electrolysis. What is the Faraday's first law of electrolysis? क्या है बेटा law? The amount of substance deposited, the amount of substance deposited or liberated, the amount of substance deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to amount of electricity passed through the solution. Is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution. Right? That is what the statement is all about. So basically your W is directly proportional to Q. Q is equal to what? So W is equal to Z Q, where Z is electrochemical equivalent. Z is electrochemical equivalent. And your W is what? अरे यार ये Q आ रहा है बीच बीच में. Q is what? Q is equal to IT. I is equal, so this is the basic statement. W is equal to ZIT, where I is equal to current in amperes and T is equal to time in seconds. That is what the first law of thermodynamics, that is what the first law of Faraday is all about. Okay, chalo then, moving ahead to the next. Arrange the following reducing agents. Arrange the following reducing agents in the order of increasing strength under standard state condition. Justify the answer. This concept is very 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 important. इस concept के ऊपर एग्जाम में
बहुत बार क्वेश्चन आते हुए तुमको दिख जाएगा. You will see many times the question been asked on this topic where they have given a reduction potential or they have given an oxidation potential. Okay, what is the question? So you have to arrange the following reducing agents in the order of their increasing strength and what have they given. सच समझ में नहीं आ रहा है. शिवानी सिंह बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ मुझे, कौन सी चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है? चीज समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत तुमको पढ़ के भी आना पड़ेगा. एकदम एकदम स्क्रैच से तो ये कवर नहीं होगा ना बेटा, है ना? एकदम स्क्रैच से तो कवर नहीं होगा. तो कुछ तुम पढ़ के आओ, कुछ मैं बताऊं. दैट्स हाउ द रिवीजन हैपेंस. ठीक है, जैसे ये यहां पे तुमको रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, राइट? आवाज नहीं आ रहा तुमको? हेलो हेलो, आवाज तो आ रहा है अच्छे से. ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं. यहां पे तुमको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. ये जो तुमको दिया है ना सारी वैल्यूज, ऑल ऑफ दिस वैल्यूज आर व्हाट? दिस आर रिडक्शन पोटेंशियल. These are reduction potential. अब कोई भी एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा सर समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, नाउ एनी एलिमेंट, हाउ डज एनी एलिमेंट वुड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन द एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस. जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा तब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट? मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा. मैं तुमको सिंपल एग्जांपल देता हूं. ठीक है, देखो अभी यहां A प्लस प्लस P, या फिर मैं तुमको ना कार्बन का एग्जांपल देता हूं. कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गेट यू CO2. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट पे तुमको समझा देता हूं. यहां पे देखना बेटा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. ऑक्सीजन की भी क्या है? 0. दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. जब CO2 बना, जब, हाय बेटा उज्जवल दास गुप्ता, when CO2 formed, your carbon went from 0 to +4. कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. एंड यो ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन का -2 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. -2 into 4 -4. So basically here your carbon has got oxidized. यहां पे तुम्हारे कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. एंड जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन. योर ऑक्सीजन हैज गॉट रिड्यूस्ड. तो ऑक्सीजन ने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया. सो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कार्बन ने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, तो कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज होता है. ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना? यस बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस, अरे यार ये तो लिख ही नहीं पा रहा है. reduces other species and itself gets oxidized. खुद क्या होगा? वो खुद ऑक्सीडाइज होगा. सर सिंपल ट्रिक है क्या एजेंट पहचान? अरे वैशु वही बताने वाला हूं बेटा, मैं वो ट्रिक ही बताने वाला हूं, जरा ठीक से समझो. लेकिन ट्रिक के पीछे का लॉजिक तुमको बता रहा हूं. मेरा नाम मयूर है जीवन, मैं तुमको ट्रिक के पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, फिर तुमको ट्रिक याद रहेगी. ठीक है, तो लॉजिक देखो बेटा क्या है. तो ये एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लोरीन का है, निकेल का है. अब इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे इजीली रिड्यूस्ड होगा. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे इजीली रिड्यूस होगा. अगर वो सबसे इजीली रिड्यूस होगा तो सामने वाले को सबसे इजीली ऑक्सीडाइज करेगा. अगर वो सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना छोटा होगा
रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना छोटा होगा तुम्हारा स्पीशीज उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, strength of reducing agent is inversely proportional to reduction potential's value. Strength of reducing agent is inversely proportional to reduction potential's value. Reduction potential का value दूसरे सर होते तो बंद करते ही, बिकॉज व्यूअर्स यूट्यूब भी दिखते हैं तो सेव एनर्जी। थैंक यू थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना छोटा होगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला मैंने यहां पे बता दिया है, तुमको इसके पीछे का लॉजिक भी बताया। तो यहां पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा तुम खुद देखो। सबसे कम वैल्यू किसका है बेटा? एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यहां पे सबसे ज्यादा होगा। भक्ति ओके, धन्यवाद बेटा, नो प्रॉब्लम, वेलकम। अब एल्यूमिनियम के बाद 2 नंबर पे छोटा वैल्यू किसका है? निकेल का है। तो निकेल 2 नंबर पे आएगा। फिर कॉपर में और क्लोरीन में किसका वैल्यू छोटा है? कॉपर का वैल्यू छोटा है तो कॉपर आएगा। और क्लोरीन का वैल्यू सबसे बड़ा है तो क्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा। मैं 1.36 लिखने वाला था। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ योर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। एल्यूमिनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हियर एंड क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। ठीक है, दिस इज अ सिंपल ट्रिक एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलो मैं आशा करता हूं कि क्लियर होगा। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ई सेल एंड द डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग एट 28 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालना है, ठीक है, एंड डेल्टा जी भी निकालना है। तो तुमको इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब पहली बात तुमको यहां पे कैथोड एनोड पहचानना पड़ेगा। व्हाट डू यू नीड टू आइडेंटिफाई? यू नीड टू आइडेंटिफाई, हाय बेटा डिम्प, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यहां पे कैथोड एनोड कौन है। तो कैथोड द्वारा देखना, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बराबर। तो मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो मैग्नीशियम हो गया एनोड। वही टीन का क्या हो रहा है बेटा? टीन तुम्हारा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो टीन अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा तुम्हारा कैथोड। ठीक है, अब यहां पे इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं, तुमको ई सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। ई सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। अब तुमको डेल्टा जी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नहीं ये पहचाना है। उसके लिए तुमको चाहिए डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF_E0 -NF_E0 सेल। यहां पे देखना तुम्हारा टीन 2+ से बन रहा है, नॉर्मल टीन, और मैग्नीशियम बन रहा है Mg2+। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस्ट हुए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन या तो गेन हुए हैं। तो तुम्हारा N क्या बन गया? N बन गया 2। फैराडे तो तुम्हारा है ही 96,500 और ई सेल क्या है? 2.23 वोल्ट। अब इसका वैल्यू जो भी आए -4.46 इंटू 96,500, जो भी वैल्यू आएगा, लेकिन वो नेगेटिव ही आएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन तुम्हारा स्पॉन्टेनियस ही होगा। उन्होंने उतना ही पूछा था, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो देन मूविंग अहेड। नेक्स्ट, अब we are entering into inorganic chemistry section। अब ये inorganic chemistry खत्म करके, ओके बेटा, तो inorganic chemistry खत्म करके we are going into the organic chemistry, तुम सबका फेवरेट
ठीक है, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलो पहला, why is scandium 3+ colorless while Ti 3+ colored? Atomic number of scandium is 21, Ti 2+ is Ti is 22. तो सबसे पहली चीज we will write आनोश सूर्यवंशी विलॉक्स, ले लिया तुम्हारा नाम। ठीक है, ओके बेटा, चलो। सो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गॉन 4s2 3d1, राइट। जब तुम स्कैंडियम 3+ की बात करते हो तो स्कैंडियम 3+ में यू आर लेफ्ट विथ ओनली आर्गॉन 4s0 3d0, पूरा 0 हो गया। अब आते टिटेनियम के पास। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? टिटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 4s2 3d2, right? That is what is the electronic configuration of your titanium. हेलो बेटा गेम आरजी। तो टिटेनियम तुम्हारा है 3+ में, अगर 3+ में जाएगा तो यू विल हैव आर्गॉन 4s0 3d1, यानी यहां पे तुम्हारे डी में एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट है ही है। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे रीजन। सो फॉर एनी कंपाउंड to be colored, it should have at least one d electron. It should have at least one d electron in it. So basically D0 and D10 systems are colorless. And since Ti3+ has one d electron, it is colored, whereas Sc3+ having no d electron in it, it's colorless. So that means for any compound to be colored, you should have at least one d electron. I come here for first time and understand everything really very nice. I'm here from okay beta, धन्यवाद, thank you, धन्यवाद, thank you. सर मैथ्स का महार होगा बेटा, मैथ्स का भी होगा, तुमको उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद दीपक। सो कोई भी कंपाउंड कलर होने के लिए उसके पास एटलीस्ट एक डी इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट एक भी डी इलेक्ट्रॉन होगा तो इट विल बी कलर्ड। और D0 और D10 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिस्टिंग्विश करो। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाउ डू यू डिफाइन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करोगे? कोई बताएगा मुझे? कोई मेरे को सांगोगे? How would you define F block elements? ठीक है, so these are the elements in which the n-2f shell, n-2f subshell gets filled successively, or these are the elements in which
f electrons in the n-2 subshell gets filled successively, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू n-2 f सबशेल, ऐसा भी आप बोल सकते हो. ठीक है. सो द एलिमेंट्स were last or valence electrons. The elements where last or valence electrons enters into n-2 f subshell, n-2 subshell are called as f block elements. ठीक है. अब सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछा है, तो यू कैन राइट द फर्दर इंफॉर्मेशन एज वेल. They are also called as inner transition elements. They are also called as inner transition elements, as they are present inside the transition elements period only. Okay, so this much is enough. Now what have they asked? Secondly, the difference between lanthanides and actinoids. Lanthanoids and actinoids का difference they have asked. So lanthanoids, secondly actinoids. अब तुमको सारी की सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. 2-3 भी डिफरेंस बताए, दैट इज ऑल्सो इनफ. 2-3 डिफरेंस बताए तो भी चल जाता है. ठीक है बेटा. सो लैंथेनॉइड, जहां तक लैंथेनॉइड्स का सवाल है, तो लैंथेनॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. चलो ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं दोनों को डिफाइन या दोनों को डिस्टिंग्विश करता हूं. दे शोज +3. They show +3 oxidation, +3 oxidation states predominantly, but in some cases also shows +4, +2. For example, cerium, यूरोपियम, etc. इन केस में वो +4, +2 भी दिखाते हैं. ठीक है. यस बेटा, वेरी गुड दीपक, एक्सलेंट बेटा. जहां तक एक्टिनॉइड्स का सवाल है, दे shows oxidation states. They shows oxidation states ranging from +3, +4, +5, +6 etc. तो +3 से लेकर +6 तक they shows the oxidation states. ठीक है. Then the next thing that is very very important is that except for promethium, all the lanthanides are non-radioactive. Only promethium is the radioactive. तो यहां पे मैं कलर दूसरा यूज करता हूं. Except promethium, that is PM, all lanthanoids are non-radioactive.
नॉन रेडियो एक्टिव। ओनली प्रोमिथियम इज रेडियो एक्टिव। जहां तक एक्टिनॉइड्स का सवाल है, all actinoids are radioactive in nature. All actinoids are radioactive in nature. तीसरा डिफरेंस क्या है? लैंथेनॉइड्स shows very little tendency to form complexes. Actinoid shows extensive और very high tendency to form the complexes. ये तीसरा हो गया। चौथा, lanthanide mostly form colorless compounds, whereas actinoids formed highly colored compounds. ठीक है, तो इतने चार डिफरेंस, दो तो मैंने लिख दिए, दो मैंने हवा में आपको बता दिए। ठीक है, so I guess that much is enough for you to write the answer for such. ठीक है, चलो, fantastic. Moving ahead, next, explain the term interstitial compound. Interstitial compound, ये term क्या होता है? Rare earth elements from the modern periodic table. Hi sir, hi surprise campaign. Okay, so interstitial compounds क्या होते हैं? So these are the, अरे कौन कॉल कर रहा, spam. So these are the compounds where small elements like hydrogen, nitrogen, carbon, boron, all these elements gets trapped into interstitial spaces of the crystal lattice of transition elements. Transition elements के जो crystal lattice होते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा छोटे एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे गेट्स ट्रैप्ड एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, सो मैं बताता हूं डेफिनेशन भी। द कंपाउंड्स which are formed the compounds which are formed by trapping small elements like hydrogen, carbon, nitrogen, boron, etc. The elements which are formed by trapping small elements like hydrogen, carbon, nitrogen, boron, etc. into interstices of crystal lattices of transition elements are called as interstitial compound. ठीक है, second thing, properties. What are some of the properties of, yes beta Dimp, you are right. So what are some of the properties of your interstitial compounds? Properties उनकी क्या क्या होती है बेटा? They are hard, having higher melting and boiling points, खास करके higher melting points than parent atom, Secondly, density increases
Chemical reactivity. Chemical reactivity increases or decreases? Can anyone tell me? बॉम्बे पढ़ाई करो चुपचाप. बॉम्बे क्या बोल रहा है? ये बॉम्बे को कुछ काम धंधा है नहीं. This compound is very hard. Yes बेटा, compound is very hard. So metallic property. हाँ, मेटालिक प्रॉपर्टी दिखा था, ये तो तुम बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं. और कोई चीज नहीं बेटा, कंटिन्यूस इतना सिखा, थोड़ा ब्रेक भी लिया था मैंने, ब्रेक भी लिया था. हाँ, डेंसिटी इंक्रीजेस बट केमिकल रिएक्टिविटी रिमेन्स. केमिकल रिएक्टिविटी रिमेन्स. ठीक है, तो आई गेस दिस मच इज इनफ. हाँ, रिएक्टिविटी नहीं, रिएक्टिविटी लगभग सेम ही रहती है बेटा. ठीक है, yes, a good reducing agent. They are good reducing agent. ठीक है, देखो तुम्हारा भी रिवाइज हो रहा है कि नहीं अभी? इसी को बोलते हैं रिवीजन. मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया बेटा मैंने. ये क्या? हायर एमपीस. ठीक है, चलो दैट्स इट, हो गया. यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, रिवाइज करना. ठीक है, डी ब्लॉक 11 का डन. Now we are going to the coordination compounds. What is effective atomic number? EAN. What is effective atomic number? Secondly, calculate the EAN of cobalt in this complex and zinc in this complex. तो बड़ा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन जनरली, such type of question generally been asked for the 4 marks. 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं. तो पहली बात तो EAN क्या है? EAN मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो it is the sum of electrons present in a metal atom. Sum of electrons present in a metal atom plus electrons provided by ligands. ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे. सो बेसिकली EAN इज इक्वल टू, नहीं चलो बाद में लिखते हैं इसको. ठीक है, लेट्स राइट इट लेटर ऑन. तो EAN रूल क्या कहता है? व्हाट डज? सर, chemistry is very ionic subject, right? We can say surrounding all our chemistry. Yes बेटा, dim everywhere you have a chemistry. C की जगह Z है. C की जगह Z है. कहाँ बेटा C की जगह Z है? ये एटॉमिक नंबर 30 है. ओके, चलो मैं क्या बोल रहा हूं. सो मेटल एटम, द मेटल एटम्स और आयंस, द मेटल एटम्स और आयंस keep on adding the ligands, electrons. The metal atom or ions keep on adding the ligands, electrons as long as unless they don't achieve the nearest noble gas configuration. Unless they don't achieve the nearest noble gas configuration. That is what is called as effective atomic number. अब effective atomic number का formula, effective atomic number is equal to what?
is equal to atomic number of a metal minus charge on a metal minus charge on a metal plus number of electrons donated by a ligand. That is what is called as effective atomic number. ठीक है? By telling you this much, बेटा भावित ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, भावित हागरे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा. ठीक है बेटा, इसके इमीडिएटली बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा. ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर, अब हम लोग इसका EN सॉल्व करेंगे. पहला कौन सा कंपाउंड है तुम्हारा? ये कंपाउंड है, राइट? CONH3 6 प्लस. अब पहले इसका EN सॉल्व करते हैं. EAN, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27. एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल माइनस चार्ज ऑन अ मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अ लिगैंड. ठीक है, मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया भाई, मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया, मैं हंस भी नहीं रहा हूं भावित. आई एम नॉट लाफिंग ऑन एनीवन. ठीक है, मैं किसी के नाम से, किसी के सरनेम से कभी भी नहीं हंसता. मैंने बस जो नाम था वो पढ़ दिया. ठीक है, सो बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है. चार्ज ऑन अ मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? मेटल के ऊपर चार्ज ये देखो 3 प्लस अमोनिया. एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तुम्हारे पास कितने अमोनिया है? यू हैव 6 अमोनिया, राइट? सो 2 into 6, तो 27 minus 3 24, 24 plus 12 कितना हो गया? 36 इलेक्ट्रॉन. And 36 electron is belonging to what? 36 electron is belonging to what? It is belonging to krypton. Krypton has a 36 electron. So that means, it does follow EN rule. It does follow EN rule. ठीक है, so ये तो फॉलो कर रहा है. अब लेट्स सी दी अनदर कंपाउंड. अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं. लेट्स सी दी अनदर कंपाउंड. ये आ गया जिंक NH3 4SO4. कौन सा है? ZnNH3 4SO4. अब यहां पे here you need to find out the charge on your zinc. ठीक है, तो सल्फेट है बेटा. सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? सल्फेट ऑलवेज हैज अ -2 चार्ज. Sulfate has a -2 charge, right? And ammonia does not contribute anything to the charge. So if the sulfate has a -2 charge, that means the zinc would also have a +2 charge on it, right? तो फिर इसका EAN कितना आएगा? Zinc का atomic number how much? It is 30, right? 30 minus charge on it, that is +2, plus number of electrons donated by a ligand. कितने ligand है बेटा? 4 अमोनिया है. एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. 4 अमोनिया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ठीक है, तो +2 into 30 minus 2 28, 2 into 4 8, 28 plus 8 36 electrons. So therefore both these compounds obeys EAN rule. नाम नहीं लायक है उसका, सॉरी सर. मैनेजर सर कहाँ है? मैनेजर सर ने मैं ही लूंगा बेटा. मैनेजर सर दूसरा लेक्चर लेंगे. सर ये आईटी बॉम्बे को समझाइए
क्या कर रहा है आईटी बॉम्बे? आईटी बॉम्बे प्लीज डिम पर लाइन मत मार, तेरे से नहीं पटेगी वो, यहाँ आया है तो पहले कर। टीम 30, नीलेश 36, दीपेश खैना क्रिप्टॉन, अलग पांडे जय श्री राम। आईटी बॉम्बे भाई समझो लड़की के नाम से लड़का है। यशराज अगेन क्रिप्टॉन 36। क्या इंटरेस्टिंग कमेंट होते रे तुम लोगों के। ये वारपिट क्या है? ये वारपिट ने वो अक्षय कुमार का लगाया ऐसा, वो मी मेरा अक्षय कुमार का ऐसा ऐसा लाया, वो लगाया है। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन होता है यार, मैं तो देख ही नहीं रहा था। हाँ पॉलिटिक्स वाला गाली दे रहा है, वो तो मैं बोल नहीं सकता सर, ये लोग पागल है। दीपक खैनर -2, अलग पांडे, अरे भाई अलग पांडे, अलग पांडे सर का नाम लेके तुम ये कमेंट कर रहे हो बेटा। अलग पांडे सर तुमको क्या लगता है, लोगों को सच में लग रहा है अलग पांडे सर यहाँ आके टाइप कर रहे हैं? हाँ क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा टाइम आउट लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। डन हो गया ये, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग लिगेंड्स इनटू मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इन लिगेंड्स को मोनोडेंटेड और पॉलीलिगेंड में क्लासिफाई करना है। हेलो बेटा केशव, सर मुझे ट्रिपल आईटी चाहिए, मिल जाएगा बेटा। मिल जाएगा, पढ़ाई करो। सो मोनोडेंटेड बायोडेंटेड में इसको क्लासिफाई करना है। सबसे पहला है अमोनिया। अब अमोनिया यानी NH3, अमोनिया यानी NH3। अब NH3 के ऊपर लोन पेयर कितनी है बेटा? एक ही लोन पेयर है, तो ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारा मोनोडेंटेड लिगेंड। है कि नहीं? ये हमेशा होगा मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा CO। ये क्यों आ रहा है? ये होता है CO। यहां मैं इसको स्ट्रक्चर लिखता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो वाया कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, और ये भी तुम्हारा क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। इट इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड, राइट? अगला है इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर हाउ वुड यू राइट बेटा? पहले इथिलीन लिख लो, ऐसे ऐसे इथिलीन लिख दो, ठीक है। उसके बाद इथिलीन डायमाइन, डाई माने दो, अमाइन माने अमाइन, तो यहां पे NH2 और यहां पे NH2। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बायोडेंटेड लिगेंड, राइट? क्लियर कट दिख रहा है, दिस इज अ बायोडेंटेड लिगेंड। ये बताने की जरूरत भी नहीं है, दिख रहा है। इससे ये एक डोनेट करेगा, ये एक करेगा, बायोडेंटेड लिगेंड। पीपीएससी में कहा, पीपीएससी में लिखा तेरे बस की नहीं हाय पीछे। अच्छा, तुमको बाहर ब्लॉक ही करना पड़ेगा मुझे। अगला वाला है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? ये देखो, इथिलीन, ये इथिलीन, डायमाइन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? टेट्रा एसीटेट आयन, राइट? टेट्रा एसीटेट आयन यानी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बेटा EDTA है। क्या है ये? इट्स एन EDTA, EDTA 4 माइनस, विच इज एन
हेक्साडेंटेड लिगैंड क्या है बेटा? वो इट्स अ हेक्साडेंटेड लिगैंड। ये देखो, ये एक, ये दो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं? ये तीन, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो बेसिकली स्ट्रक्चर निकालना कंपलसरी है क्या? नहीं बेटा, स्ट्रक्चर निकालना कंपलसरी नहीं है। मैं तुम्हारे रिवीजन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए। सर आर यू फ्रॉम पुणे? यस बेटा, आई एम फ्रॉम पुणे। तो ये 6 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज योर हेक्साडेंटेड लिगैंड। हेक्साडेंटेड लिगैंड, ठीक है? So that's how you can write the question answer for this particular question. तो हमने लिगैंड्स का भी कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल रिवाइज कर दिया है। ह्यूमन, सर पुणे में कहाँ रहते हो? पुणे में मैं रहता हूँ हिंजवड़ी नहीं, वाकड़ बोल सकते हो, वाकड़ में रहता हूँ, ठीक है? चलो एनीवेज, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बेटा? On the basis of valence bond theory, explain the nature of bonding in COF6 3- ion. Write the IUPAC name of CONO2 3NH3 3। तो उन्होंने पूछा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग COF6 3- की बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये कंपाउंड पहले ले लो, COF6 3-, ठीक है? सबसे पहली चीज तुमको यहां पे करनी है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x प्लस -1, मैं तो ओवरली निकाल सकता हूं, तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना? x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 एंड x इज इक्वल टू +3। योर कोबाल्ट इज इन अ +3 oxidation state, ठीक है? Now you need to write cobalt's electronic configuration. Atomic number 27, its electronic configuration is argon 4s2 3d7, right? That is what is the electronic configuration of your cobalt. सर ये CD के क्वेश्चन हाई का है? नहीं, ये CD के क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का है। तो कोबाल्ट 3+, अब तुम्हारा कोबाल्ट 3+ आएगा बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब 3 इलेक्ट्रॉन कौन से लॉस कर रहा है? S4s2 जो होता है वो तुम्हारे ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में होता है। तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और जो D है, D का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बेसिकली S के 2 और D का 1, ये दोनों निकल जाएंगे। यू विल बी लेफ्ट विथ 3d6 4s0 एंड 4p0, ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे इनके ऑर्बिटल्स। ये तुम्हारे d ऑर्बिटल, ये तुम्हारे s ऑर्बिटल और ये तुम्हारा 3p ऑर्बिटल। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनफैक्ट 4d0 भी आगे लिखना ही चाहिए। इसके बाद 4d0 भी मैं लिख ही देता। अब तुमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड। मैं यहां पे कॉर्नर पे लिख देता हूं कोपचे में, यहां पे फ्लोराइड इज अ, तुमको बोर्ड में मैं जैसे लिख रहा हूं एग्जैक्ट नहीं लिखना है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिखना है। मैं तुमको तुम्हारी रिवीजन कर रहा हूं। आई एम रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। तो अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं बोर्ड के हर कॉर्नर पे लिखूंगा ताकि तुमको याद हो जाए।
ठीक है बेटा? यस बेटा, ओके। चलो, सो फ्लोरीन माइनस इज अ weak field ligand. Fluorine minus is a weak field ligand, so it does not causes pairing of electrons. ये वर्ड जरा ठीक से देखना, it does not causes pairing of electrons. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनको आप टच ही नहीं कर सकते। अगर आप इनको टच ही नहीं कर सकते तो क्या होगा, यहां पे ये एस, ये पी और ये डी, इन्हीं का होगा ओवरलैप। ये ऐसा एक एस, 3 पी और 2 डी, ये तुमको क्या देगा, यही तुमको देगा 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या मिलेगा तुमको यहां से, दिस विल गेट यू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम लोग मुझे बताओ, ये जो डी हमने लिया है, ये बाहर वाला डी लिया है, ये कौन सा वाला डी लिया है, ये बाहर वाला डी लिया है। अब अगर बाहर वाला डी लिया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये डी, ये 3D वाला यूज होता तो वी वुड हैव कॉल्ड दिस एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये है तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये 6 जो तुम्हारे है, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6. So I would call this as 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या है बेटा ये, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ ईच एंड वन फ्लोरीन वुड कम हियर टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब आएगा तुम्हारा फ्लोरीन F माइनस, हर फ्लोरीन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिपॉजिट करेगा अकॉर्डिंग टू योर पीबीटी। ठीक है, ऐसे 12 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए। अब आएगी इसकी ज्योमेट्री। अब सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करनी यहां पे, बड़ा क्वेश्चन है। ज्योमेट्री कैसे आएगी, ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियसली, है ना। दूसरा क्या आएगा, तो दिस विल बी एन, अरे यार, दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लुक हियर, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यू कैन सी हियर इट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, it has 4 unpaired इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन, कि तुम्हारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाई इट वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सर ये मैराथन से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, अरे हो ही रहा है ना बेटा सिराज खान, वही तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम्हारा
पूरा वीवीटी ऑलमोस्ट कवर कर लिया एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं अगला, इस कंपाउंड का आयुपैक नाम क्या होगा। मैंने सारी चीजें, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे या तुमको नोट्स मिलेंगे, यू विल सी दैट ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड अप हियर। ठीक है, अब जाते हैं तुम्हारे इस कंपाउंड के नाम की तरफ। क्या नाम है इसका? CONO2 3 and NH3। अब इसके ऊपर कोई चार्ज भी तो लिखा है नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा +3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, क्योंकि ये एक नाइट्रो का चार्ज होता है -1, 3 नाइट्रो का हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका नाम होगा अभी नाइट्रो अमाइनो ट्राई अमाइन, क्योंकि 3 अमाइन है, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रिटो, ट्राई नाइट्रिटो। एन क्यों लिखा है? क्योंकि इट इज अटैच टू कोबाल्ट वाया नाइट्रोजन। अगर वाया ऑक्सीजन होता तो मैं ऑक्सीजन लिखता, वाया नाइट्रोजन है तो वाया नाइट्रोजन लिखूंगा। सो ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रिटो एन कोबाल्ट, triamine trinitrito cobalt 3, that is what the name of this compound। ठीक है, triamine trinitrito n cobalt, that's the name of this compound। ठीक है, अरे काय ह्यूमन हगरे 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 काय करतोय, काहीतरी आपलं बावटा सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन। याच्यानंतर आता ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री चालू होत आहे, अजून एक आहे, अजून 2-3 क्वेश्चन आहे, देन वी आर गोइंग इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत जल्द 2-3 क्वेश्चन के बाद वी आर गोइंग इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पहला, एक्सप्लेन कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहला कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस? So how would you define it? The complexes which has positive charge, the complexes which has a positive charge on a coordination sphere. ऑर्गॅनिक मध्ये फर्स्ट अमाइन्स घ्या ना, नाही नाही नाही, मी आपल्या ऑर्डरनुसार चाललोय, हॅलो अल्केन्स, हॅलो अर्किन्स, then alcohol phenol ethers, aldehyde ketones, and mug amines. So the complexes which has a positive charge on a coordination sphere or a negative charge, हाँ ठीक है, एवढा इनफ है। The complexes which has a positive charge on a coordination sphere are called as cationic complexes. Are called as cationic complexes. First, their counter ion is always an anion. त्यांचा काउंटर आयन हा नेहमी अनायनच असतो। जेवण झालं काय? अरे बापरे, जेवणाचा काय संबंध आला आता इथे? एक्झाम्पल इज CONH36 Cl3। ठीक आहे, आणि असे तुम्ही बरेच एक्झाम्पल देऊ शकता। हो बाळा ह्युमन, जेवण झालं माझं, कधीच झालं, ब्रेक घेतला होता तेव्हाच। नेक्स्ट, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, second, how would you define this? The complexes
the complexes which has a negative charge on a coordination sphere. The complexes which has a negative charge on a coordination sphere are called as anionic complexes. याचा एग्जांपल काय? Their counter ions are always cations. यांचे काउंटर आयन नेहमी कटायन्सच असणार है ना. एग्जांपल K3Fe CN6 4 K4Fe CN6 हे बघा, हे सगळे काउंटर आयन कटायन आहेत. KAU CN3 KAG CN. ठीक आहे. आणि इथे तर आपण लई खूप एक्झाम्पल घेऊ शकतो. इथे तर ढिगाण आहेत. COH2O6 Br3 किंवा CONH3 Br SO4 ET. ठीक आहे. आय गेस दिस मच एक्झाम्पल्स आर क्वाइट इनफ. हे सगळे आहे कटायनिक आणि anionic complex. To start 12th, please tell me some basic chapter of 11th which I will revise. तेजस बना के बेटा chemical bonding आणि mole concept आणि redox reaction. हे 3 चॅप्टर GOC आणि हायड्रोकार्बन्स एवढं रिवाइज कर, इनफ आहे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. राइट, काय क्वेश्चन है? राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिझम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. या कॉम्प्लेक्स मध्ये कुठल्या प्रकारचा आइसोमेरिझम आहे? तो I am going to tell you a simple trick here. If you ever see the two pairs like this, and if they ask you what type of isomerism is present here, always write the simple answer, that is coordination isomerism. This is a simple trick for you to remember. Coordination isomerism. लक्षात ठेवा, सिंपल सा आइसोमेरिझम आहे. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है सर, चाय कब पियोगे? थोड़ी देर बाद पीऊंगा बेटा, मुझे भी चाहिए ब्रेक, लेकिन लूंगा मैं, बाद में लूंगा ब्रेक. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है सबको? आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. सिंपल सी चीजें, दो पेयर है, तुम खुद देखो. यहां पे जो तुम्हारा कॉपर है, अरे हाँ भाई GTA, इट इज बिकॉज ऑफ लिगैंड एक्सचेंज, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रिक बिहाइंड इट. मैं ट्रिक बता रहा हूं. तुम जो बोल रहे हो बेसिक चीज बोल रहे हो, तो यहां दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे कॉपर इज विद अमोनिया, प्लैटिनम इज विद द क्लोरीन. लुक हियर, प्लैटिनम नाउ इज विद द अमोनिया and copper is now with the chlorine. So there is an exchange of ligands between the two complexes, and whenever you see the exchange of ligands between the two complexes, understand that it's a coordination isomerism. And ये जो मैंने बताया, ये सिंपल सी ट्रिक है. यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर दिख गई, समझ जाओ, इट्स अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और आगे निकलो. ठीक है बेटा, सिंपल सा ट्रिक है. चलो देन, done. Last question for the coordination isomerism. Then we are going into the organic chemistry. फिर हम लोग तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जम मारेंगे. ठीक है, फिर ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है, बहुत 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 ज्यादा ऑर्गेनिक है. फिर एंड में
तो दूसरे चैप्टर पे लूंगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन मोनोडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगैंड विथ एग्जांपल। अब मोनोडेंटेड लिगैंड तो लिंकेज का भी बता दो ट्रिक। लिंकेज में विराट कोहली, लिंकेज आइसोमेरिज्म में तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड है कि नहीं है। अच्छा हुआ तुमने बोल दिया बेटा, मैं तुमको ट्रिक ही बता देता हूं। लिंकेज लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, आइसोनाइट्रो, थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेट, ये तुम्हारे प्रेजेंट होने चाहिए। ये होंगे तो वो होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर श्योर, फॉर श्योर। दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा ट्रिक है लिंकेज आइसोमेरिज्म का, ठीक है। अब आते इधर मोनोडेंटेड लिगैंड। तो मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होगा? द लिगैंड which donates only one electron pair or a ligand which gets attached to metal atom or ion through only one attachment, is called as monodentate ligand. Is called as monodentate ligands. आता याचे एक्झाम्पल्स खूप आहेत. अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, तसा टर्शरी अमाइन पण आहे, पण ठीक आहे जाऊ दे आता जास्त नको. वॉटर, अल्कोहोल, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ETC. एवढं सध्या इनफ आहे, ठीक आहे. आय गेस दिस मच इज इनफ. सिराज खान, ये लास्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. इसके बाद वी आर गोइंग इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. नाउ एम्बिडेंटेड लिगैंड. So ambidentate ligand what? The ligand which has two donating sites. The ligand which has two donating sites, but at a time it gets attached through a single atom only, or through a single donating site only. Single donating site only.
are called as ambidentate ligand, are called as ambidentate ligands. ठीक है, आणि ambidentate च जीटीए गूगल से कॉपी पेस्ट करके आंसर बता. यस बेटा योगेश उपरीकर, यूर राइट. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है साइनो एंड आइसोसाइनो, सॉरी साइनो एंड आइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्रीटो, आइसोसाइनो सॉरी थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो. ठीक है, दिस मेनी एग्जाम्पल्स आर इनफ, दॅट मच इज इनफ. ठीक आहे, एक्झामला जसं तसं कॉपी पेस्ट करून लिहायचं नसतं, रट्टा मारून लिहायचं नसतं. यू नीड टू राइट द आंसर इन युअर ओन वर्ड्स. ठीक है, द वे आई हैव रिटन द आंसर इन माय ओन वर्ड्स. सर मेरे पढ़ाई है गूगल तो तू कर लेता है. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा. जीटीए योगेश, सुमन, दिशान, अरे झगड़ो मत भाई. ठीक है ना, उसने कॉपी पेस्ट किया, क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना अपना पढ़ो. ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट ambidentate and monodentate ligands are all about. So this is done. Now we are going into the organic chemistry, and there it is. Very first question, write the product formed when alkyl halide reacts with silver nitride. सिल्वर नाइट्राइड से अल्किल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो तुमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. तो व्हाट इज द रिएजेंट इन अ हैलोफॉर्म रिएक्शन. हैलोफॉर्म रिएक्शन में बेटा क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH इज द रिएजेंट, या फिर हाइपो आयोडाइड आयन, ऐसा भी तुम बोल सकते हो. ठीक है, चलो. तो अब सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया. प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद तुम्हारा सिल्वर नाइट्राइड, एक्वियस सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2. व्हाट डज इट गेट्स हियर. क्या मिलता है यहां पे, तुमको मिलता है नाइट्रो अल्केन. क्या मिलता है, नाइट्रो अल्केन, AgX. मैं बताऊंगा तुमको, मैं रीजन सांगूंगा कि नाइट्रो अल्केन कैसे मिला. I'll tell you the reason as well. So here, अरे यार ये क्यों आ रहा है. So here, this is your nitro, ON double bond O minus. इसके साथ तुम्हारा Ag प्लस अटैच है. अब जब इसके साथ Ag प्लस अटैच होता है बेटा, तो इनके बीच में आ जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर. क्या आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आता है. और कोवैलेंट कैरेक्टर आने के वजह से ये O माइनस इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. लेकिन यहां का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहां पे अवेलेबल है. तुमको पता है कि ये R के ऊपर डेल्टा प्लस है एंड X के ऊपर डेल्टा माइनस है. तो क्योंकि ये लोन पेयर अवेलेबल है, दिस अटैक्स ऑन योर R and then the X minus goes, and that's why you get the nitro alkane. अगर तुमने NaNO2 लिया होता यहां पे, had you taken NaNO2 या KNO2, तो यहां पे तुमको अलग प्रोडक्ट मिलता. तुमको यहां पे मिलता RONO, ये मिलता प्लस NaX. क्योंकि इस केस में क्या होता, इस केस में ये क्या किया मैंने,
सॉरी माय बैड, हाँ अब सही है। इस केस में एन, इस केस में एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और तुम्हारा क्या था यहाँ पे Na प्लस। इन दोनों के बीच में यहां पे होता आयोनिक कैरेक्टर, और आयोनिक कैरेक्टर होने के वजह से यहां पे भले ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, बट दिस हैज अ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई ये इसके ऊपर अटैक करता एंड एक्स माइनस डिपार्ट हो जाता। ठीक है सर, इसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं क्या? नहीं बेटा, इसे स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं बोलते। स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स, जैसे कि AgF, COF3, AsF3, SbF3 या SbF2, और वो फ्लोरीन तुम्हारे X को रिप्लेस करता है एंड यू गेट द अल्किल फ्लोराइड। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। वही ऐसे ही सेम जब आयोडीन करता है, इट इज कॉल्ड एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो ये तो डन है। चलो नेक्स्ट, तो मैं आशा करता हूं सबको ये क्लियर ही होगा, राइट? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड? इथिल ब्रोमाइड पे सोडियम इन ड्राई ईथर एंड मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, दोनों का क्या असर होना चाहिए या क्या असर होगा? तो पहला है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, उसमें तुम डाल रहे हो सोडियम इन ड्राई ईथर। तो सोडियम इन ड्राई ईथर बेसिकली ये क्या करता है? ये करता है तुम्हारा वर्ड्स रिएक्शन। तो सोडियम इन ड्राई ईथर मतलब बेसिकली यहां पे क्या होएगा? यहां पे होएगा C2H5Br प्लस तुम्हारा 2 सोडियम प्लस BrC2H5, so they will overlap with each other, 2NaBr और C2H5 कंबाइन करेगा, you will get C4H10, that is an butane, butane plus 2NaBr, butane plus 2NaBr, that is what you will get. This is the first. ना हैंड राइटिंग बहुत बड़ा है यार, जगह ही नहीं हो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता, ज्यादा जगह चाहिए मुझे। सेकंड है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। C2H5Br, इसका रिएक्शन तुम कर रहे हो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो बेटा ये तुमको देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या देगा? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैग्नीशियम यहां से यहां इंसर्ट होगा। इंसर्ट यानी ये कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है उनके बीच में तुम्हारा मैग्नीशियम घुस जाएगा। ओके, योर मैग्नीशियम विल गेट इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन एंड यू वुड गेट C2H5MgBr, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये तो ब्यूटेन हो गया, दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एग्जाम में कभी ये आया तो ऐसे नाम भी उसके बाद में लिखना पड़ता है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, so that's how you can write this. अब moving ahead, next question, क्या क्वेश्चन है? अब देखो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया मतलब रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगे। ठीक है, क्या है? राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। या फॉलोइंग कन्वर्जन साठी केमिकल रिएक्शन तुम्हाला लिहावयाची आहे। पहिला आहे इथाइल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर।
सबसे पहला इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर। तो यहां पे व्हाट आर यू गोइंग टू नीड? यू आर गोइंग टू नीड हियर ए सोडियम मिथॉक्साइड। इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको, सोडियम मिथॉक्साइड या पोटेशियम मिथॉक्साइड, जो लेना है वो लो। तुमको ये तो पता है कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है, bromine has a delta minus. So what will happen? This O minus will attack on your carbon and Br minus would go with the Na plus. And this is the compound, or this is the reaction which would get you your product, a desired product, C2H5OCH3. That is what? Ethyl methyl ether plus NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है सर, वर्ड रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में डिफरेंस है वो मुझे बता सकते हैं क्या? पर आप दिन में कितनी बार? अच्छा ह्यूमन, तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, जरा 1 मिनट रुको, तुमको ब्लॉक ही करता हूं मैं। ठीक है, अगर सामने होते ना बेटा, सामने होते ना, तो तुमको मैं वो स्टनर देता या स्पीयर देता। स्पीयर, गोल्डबर्ग कैसे स्पीयर देता है, नहीं तो फिर वो ये कैसे करता है तुम्हारा स्टनर, तुमको पता होगा नहीं। ठीक है सर, ये टेक्स्ट बुक के बैक में है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा था। कब का मैं चार्ट इसलिए नहीं पढ़ रहा था। अब इस ये कोई जो ह्यूमन या जो कोई भी इंसेक्ट है जो ऐसे खिलबिला रहा है, उस वजह से नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ सुपरमैन पंच दे देता उसको मैं। वो मीम है ना परेश रावल का, खोपड़ी फोड़ रसाले का, खोपड़ी फोड़, वैसा मुझे हो रहा है अभी तुम ह्यूमन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन। इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन कैसे करोगे बेटा? C2H5Br। इसको तुम कन्वर्ट कैसे करोगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए तुमको चाहिए अल्कोहलिक KOH। क्या चाहिए? अल्कोहलिक KOH। You need to boil this. This will get you C2H4. That is ethene. Ethene plus KBr plus water. Ethene plus KBr plus water. ठीक है, ठीक है चलो नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन टू टोल्यून। ब्रोमोबेंजीन टू टोल्यून कैसे करोगे बेटा? ब्रोमोबेंजीन, ये तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन को तुमको टोल्यून में लेके जाना है, राइट? अब अगर टोल्यून में लेके जाओगे तो तुमको चाहिए CH3, यानी ये भी तुम्हारा होगा वर्ड्स फिटिक। क्या होगा बेटा? ये पहला रिएक्शन जो तुमने किया, मैं सबके नाम भी तुमको बता देता हूं, नेम रिएक्शन, ये विलियमसन सिंथेसिस था। दिस वाज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ये विलियमसन सिंथेसिस था। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, दिस इज वर्ड्स फिटिक। दिस इज एन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये ब्रोमीन ये सोडियम के साथ निकल जाएगा, ये मिथाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा, यू विल गेट बेंजीन रिंग प्लस CH3। उसी को बोलते हैं टल्यून। टल्यून प्लस 2NaBr। ठीक है, वो 2NaBr की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ RKO सही बोला तुमने, द बॉलर्स ऐसे RKO देता मैं। एसएन मैकेनिज्म वो भी होगा बेटा, थोड़ा रुको। सर आई एम
फ्रॉम प्रगति पीसीपी बैच अन्नू जाय भावे, ओ अन्नू जाय भावे, ओके तुम हो। चलो बेटा, क्लोरोबेंजीन टू बायफेनाइल। अब क्लोरोबेंजीन टू बायफेनाइल कैसे करोगे? तो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, इसको मुझे अलग लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम प्लस क्लोरीन, ये किसमें करते हुए सारी चीजें तुम? यहां पे भी वैसे ड्राई इथर ही था, और यहां पे भी तुम्हारा ड्राई इथर ही है। 2NaCl बाहर निकल जाएगा। What would you get is biphenyls. This is what your biphenyl is. ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज फिटिक रिएक्शन, दिस इज ए फिटिक रिएक्शन। ठीक है, चलो अब ना थोड़ा सा पानी मुझे पीना पड़ेगा। जरा बैठता हूं मैं 2 मिनट, फिर से शुरू करते हैं। सॉरी। ठीक है, चलो अब निकलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं थका थका फील कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे फिर से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है ना। GTA बड़ा, हे हा अख्खा PDF तुम्हाला मिळेल, ठीक आहे। एकदा लेक्चर झालं का यू विल गेट द PDF फॉर ऑल दिस लेक्चर, ठीक है। ओके, चलो। So identify A and B in the following reaction. They have asked us to identify A and B in the above reaction, ठीक है। So what is A? First of all, what is A? अब ये तुमको पता है, थोड़ी देर पहले we had done this reaction. It is the reaction of formation of Grignard reagent, है ना। इथे काय होतं, हा जो मैग्नेशियम है, this magnesium gets inserted between carbon and bromine. So your A would be what? Your A would be Grignard reagent, which is methyl magnesium bromide, which is methyl magnesium bromide. Now that is reacting with CO2 in dry ether, H plus plus H2. Now CO2 is what?
CO2 is carbon dioxide. Now, since it's a carbon dioxide, so carbon is having a delta plus. I know it's a weakly polar, but still it is a polar. And the Grignard reagent. अरे बेटा लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा. लेक्चर खत्म होने तो दो बेटा, लेक्चर तो चल रहा है ना. इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, फिर ये डेल्टा माइनस सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा. जैसे अटैक करेगा दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन. पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली. तो दिस वुड गेट यू C डबल बॉन्ड O CH3. ये CH3 जो अटैक किया ये यहाँ पे O माइनस आया, O माइनस काउंटर बैलेंस बाय MgBr, काउंटर बैलेंस बाय MgBr. अब जब इसका तुम करोगे एसिडिक वर्कअप, ये H प्लस प्लस H2O, ये इसमें जब तुम H प्लस प्लस H2O डालोगे तो ये वाटर का जो H प्लस आयन है, वाटर का जो H प्लस आयन है वो O माइनस को लग जाएगा OH, एंड OH माइनस बाहर सॉरी OH माइनस MgBr के साथ निकल जाएगा. तो बेसिकली यू वुड गेट CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgBr and OH, MgBr and, so this is what your B is. What is it? This is an acetic acid. That is what your B is, and this is methyl magnesium bromide. That's a Grignard reagent. Methyl magnesium bromide. ठीक है बेटा? That's what the reaction is all about. CET साठी क्रॅश कोर्स कधीपासून आहे? आदित्य सूर्यवंशी बाळा तू झोपेत आहेस. क्रॅश कोर्स ऑलरेडी अर्धा होऊन गेला. क्रॅश कोर्स ऑलरेडी अर्धा होऊन गेला. ह्युमन तुला मी आता इथून पुढे एकाही प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही. तू तुझी लायकी दाखवून दिली. ठीक आहे? इथून पुढे मला ब्लॉक करता येत नाही तुला, म्हणून आय एम नॉट गोइंग टू टॉक विथ यू एट ऑल. ठीक आहे? जे संस्कार तू दाखवले ना इथे, त्याच्यामुळे इथून पुढे बोलणार नाही मी तुझ्याशी. संपला विषय. चलो नेक्स्ट. So this is done. Next question काय आहे? Explain only reaction mechanism for alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide चा reaction mechanism explain करायचं आहे. सर सीईटी साठी बोर्डच्या नंतर बॅच काढणार आहे की नाही? नाही, आता 19 फेब्रुवारी पर्यंत बॅच थांबेल. नंतर जेव्हा पुन्हा मार्च मध्ये सुरू होईल, मार्च मध्ये जेव्हा पुन्हा बॅच सुरू होईल बाळा, तेव्हा बोर्डच्या नंतरच ती बॅच असणार आहे. ठीक आहे? आता सो एक्सप्लेन ओनली रिएक्शन मेकॅनिझम फॉर अल्कलाइन हायड्रोलायसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. सो बेसिकली इट्स अ SN1 mechanism. They have asked us to explain a SN1 mechanism. Tertiary butyl bromide. So tertiary butyl bromide, let's see how does this reaction happens. SN1. Okay? So first of all, I'll just write the reaction. How does this reaction happens? What is the rate law? Then I'll explain how does this reaction actually happens. So plus alkaline hydrolysis. So you take the aqueous KOH, it gets you CH3 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 OH plus KBr. ठीक है? They have asked us to explain only reaction mechanism. फक्त reaction mechanism विचारलं.
तो आपण तेवढंच सांगणार आहोत. आता रेट ऑफ दिस रिएक्शन, rate of this reaction is directly proportional to the concentration of substrate only, nothing else. So basically rate of reaction is equal to K CH3 3CDR, and K is rate constant. So you can see here, this is the unimolecular reaction, first order reaction, ठीक आहे. हे तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, राईट. तर तुम्ही खूप चांगले आहात. सॉरी सर फॉर माय. So now we are going to see how does this reaction mechanism happen. This is just the introduction. Now we are going to see its mechanism. Okay, now let's look at the mechanism. How CH 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 CH. So this is the real picture, CH3 CH3, and here you are having a bromine which is quite large in size. First of all, it has a lone pair. This is the lone pair, and you know that bromine has a 3 lone pair. Now this is trying to react with OH minus. OH minus also has a negative charge here. Okay. Now when it tries to attack on your carbon, this bromine actually repels it. What does bromine do? Bromine repels it quite strongly, because this lone pair would repel each other quite strongly. हे लोन पेअर एकमेकांना खूप स्ट्रॉंग रिपेल करतील. सर मला प्रगती बॅच मध्ये शिकवले, काही कळत नव्हतं. केमिस्ट्री PCM बॅच. अच्छा, ओके, चांगला तर शिकवलंय बाळांनो, असं काही नाहीये. किती मार्क्स पडतील बाळा? फक्त PYQ केले तर 10 मार्क्स पडतील. बाकीच्या मार्क्स तर काय, बाकीचे मार्क्स मिळणार नाही ना. तर इट रिपेल्स इट. म्हणजे इथे काय होतं? फ्रंट साइड अटॅक. Front side attack is not possible. Front side attack काय बाळांनो इकडे पॉसिबल नाहीये. Front side attack is not possible. आता your nucleophile then tries to attack from the back side. तुमचा न्यूक्लियोफाइल काय करतो बाळा? मग बॅक साइड न अटॅक करण्याचा असा प्रयत्न करतो. A negative charge. So it tries to attack from this side. पण इथून सुद्धा अटॅक पॉसिबल होत नाही. का पॉसिबल होत नाही? तर स्टेरिक हिंड्रन्स. बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रन्स ऑफ बल्की मिथिल ग्रुप्स. Steric hindrance of bulky methyl groups. So this backside attack is forbidden. Forbidden म्हणजे काय?
इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. पण हे पण जर पॉसिबल नाही आहे, पण रिॲक्शन तर होते ना, रिॲक्शन तर होते आहे. आणि म्हणून मेकॅनिझम असं तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यात आलं की याचं होतं हायड्रोलायसिस. काय होतं? इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर इट अंडरगोज ए हेटेरोलायसिस. काय होतं याचं? हेटेरोलायसिस. याच्या स्टेप मध्ये न्यूक्लियर फाईल बिलकुल पण प्रेझेंट नाही आहे. तर तुमचं इंट्रोडक्शन देऊन झालं बाळा. मयूर एस मोरे, आय एम अ केमिस्ट्री टीचर, हे एक्सप्रेशन देऊन झालं. तर हेटेरोलायसिस होतं. हेटेरोलायसिस झालं की काय होतं? अजून एक गोष्ट, दिस इज अ स्लो स्टेप. दिस रिएक्शन इज अ 2-step mechanism. So this is a slow step. In this slow step, this bond actually gets broken and you are left with only and only tertiary carbocation like this. You are left with tertiary carbocation. 3-degree carbocation. Your Cl minus, Br minus has gone. Now your OH minus is going to attack. That's the first step now. Brand ambassador. Achha. So your OH minus is now going to attack on this. Now it's going to attack, and this is the fast step. This is the second step, and it's a fast step. And in this fast step, both substrate as well as nucleophile are present. But the rate of any reaction is always dependent on the slower step of the reaction. Slower step of the reaction म्हणजे काय? RDS, rate determining step. And the species which is present in the slower step of the reaction mechanism decides the rate of the particular reaction. Here in the slower step, only substrate is present. In the slower step, nucleophile is not present. And since the rate of the reaction here is dependent only and only on the concentration of substrate and not on the concentration of a nucleophile. Okay? The second step is a fast step. Now since your nucleophile can attack from both the sides, it can attack from this side, it can attack from this side as well as. So this can attack from front side as well as back side, and that is why you get two product, which I generally write it like this: CH3 COH, and this is OH CH3. So now you can call this as, this is a retention of configuration. Retention of configuration, and this is the inversion of configuration. Okay, and basically you get a racemic mixture here. What do you get here is racemic mixture. Racemic mixture म्हणजे काय? मला माहिती असेलच. racemic mixture म्हणजे 50% dextro plus 50% Leo. DL mixture is called as racemic mixture. 50% dextro rotatory, 50% levo rotatory. That's how you get the racemic mixture. Inversion of configuration is obtained by backside attack. Retention of configuration is attacked by front side attack. That's how you get the inversion of that's how you get the racemic mixture. Okay, and I guess that is enough
फॉर यू टू एक्सप्लेन द SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. ठीक आहे. आणि मी आशा करतो की सगळ्यांना कळालं असेलच. ठीक आहे. आशा करतो की सगळ्यांना हे कळालं असेलच. ओके. ठीक आहे. चलो, धन्यवाद. व्हेरी गुड. चलो, मूविंग अहेड. नेक्स्ट question. What is this question? Identify A and B in the following reaction and rewrite the complete reaction. Rewrite the complete reaction. Okay. So here they have asked us A and B and सगळ्या रिॲक्शन पूर्ण लिहायच्या आहे. त्या आपण नेहमी लिहितोच. तो इथे AgCN जेव्हा कंबाईन होतो, इथे तुमच्याकडे आहे CH3 CH2Br. आता ही KCN ची रिॲक्शन जर असती तर वाया कार्बन रिॲक्शन झाली असती. तर एक दिन में ऑर्गेनिक कंप्लीट कर सकते हैं क्या? यस बेटा आदित्य, एक दिन में ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक के साथ तुम इनऑर्गेनिक भी कवर कर सकते हो अगर पहले से पढ़ के रखा है तो. ठीक है. तो अगर KCN होता तो यू वुड गेट साइनाइड, क्योंकि AgCN है यू वुड गेट आइसोसाइनाइड. तो यहां पे क्योंकि वी आर टेकिंग सिल्वर साइनाइड, it would get us CH3 CH2 and triple bond plus charge minus charge. So this is what your A is. This is what your A is, which is called as ethyl isocyanide. Ethyl isocyanide. Now this is reacting. This is reacting with sodium and ethanol. So that does what? That performs a reduction wala step. That performs an reduction wala step, which is called as Stephen's reduction. It does what? It does Stephen's reduction. It reduces this carbon as well as this nitrogen, and it would get you CH3 CH2 and hydrogen CH. So basically what do you get here is ethyl methyl amine. You get ethyl methyl amine, and that is what is your B. That is what is your. That's how you can write this reaction. Yes, Aditya, because of covalent nature of Ag plus and Cn minus, it attacks via nitrogen. But they had not asked this. Okay, so do not write that. Okay, अब इसके बाद मुझे भी लग रहा है ब्रेक ले ही ले, क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी अब खत्म होने को आ चुकी है. ठीक है, कंटिन्यू 2 घंटे हो गए, 2.25 घंटे. यस बाड़ा, अब थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं. मैं भी कुछ चाय कॉफी पी के आता हूँ. फिर से शुरू करेंगे 15-20 मिनट में. ठीक है, 15-20 मिनट में फिर से शुरू करेंगे ताकि मुझे भी कैपेसिटी आ जाए उतनी. ओके, चलो देन 15-20 मिनट में फिर से शुरू करते हैं. नोट्स तरुण दत्ता लेक्चर खत्म होने के बाद ही नोट्स मिलेंगे, उसके पहले तो तुमको नोट्स नहीं मिलेंगे. यस बायोमोलिक्यूल पण असेल. हाँ, बायोमोलिक्यूल भी आसानी है सर, कोई दिक्कत नहीं.
हाँ करा सर। बेटे उद्या आराम करा मग काय झालं। हाँ चलो बच्चों, आ चुका हूं मैं रिटर्न, कॉफी पी के एनर्जी लेके आ चुका हूं। ठीक है चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाणार आहोत आपण। काय बाळांनो नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5Br plus NaI, right? This is in dry acetone. It gets you C2H5I plus NaBr. The reaction is, what type of reaction is this? ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? This is a Finkelstein reaction. कौन सा रिएक्शन है ये? This is a Finkelstein reaction. ये तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। अब किसी ने मुझे स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो मैं चलो वो भी तुमको बता देता हूं। तुम्हारे पास है अल्किल हैलाइड, यहां पे तुम्हारा X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तर तुमचं किती मुलं आहेत, तुम्हाचं किती लग्न झालेले आहेत? ठीक है, so if you have AgF, CO F2, arsenic trifluoride या antimony trifluoride, all of this always gets you ARF. All of this gets you alkyl fluoride, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसी रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये जो NaI वाला रिएक्शन है ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके आल लक्षात। चलो देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट आइडेंटिफाई A and B from the following reaction and rewrite the complete reaction। अब यहाँ पे A और B पहचानना है और पूरा रिएक्शन फिर से लिखना है। तो मैं पूरा रिएक्शन फिर से लिखता हूं जैसा हमने देखा था। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिस Mg गेट्स इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन के बीच में ये इंसर्ट हो जाता है। यू गेट साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम, सॉरी साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। So this is what your A is. This is what your A is. ये तुम्हारा A होगा। हेलो बेटा शंतनु, हेलो। अब इसमें तुम डाल रहे हो वाटर। क्या डाल रहे हो बेटा इसमें? तुम इसमें डाल रहे हो वाटर। अब तुमको पता है कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर थैंक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बैच चेंज हो गया है। ओके बेटा कूल। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या चीज है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे यू आर हैविंग अ डेल्टा माइनस, यहां पे यू आर हैविंग अ डेल्टा प्लस। नाउ दिस इज रिएक्टिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज रिएक्टिंग विथ योर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हैज व्हाट? HOH। तो तुम 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि वाटर को ना तुमने स्प्लिट कर दिया, तुमने वाटर को स्प्लिट कर दिया। कैसे? ऐसे। अब स्प्लिट कर दिया तो वाटर के हो गए 2 टुकड़े, वाटर के हो गए 2 टुकड़े। एक हो गया तुम्हारा H+, एक हो गया तुम्हारा OH-। अब ये जो डेल्टा माइनस वाला पार्ट है ये जाएगा तुम्हारे H+ के साथ, ये ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा माइनस है तो इट शुड गेट अट्रैक्टेड टू H+। ठीक है, संस्कार कासार कौन सा चैप्टर चल रहा है? हेलो अल्किन्स, हेलो अरिन चल रहा है बेटा।
हेलो अल्केन हेलोरिन चल रहा है। यस बेटा आदित्य धन्यवाद। ठीक है, और MgCl दिस विल गो विद द OH माइनस, यानी तुम्हारा जो B होगा, तुम्हारा B क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि CH2 would go with H plus, so it will get you CH3. ये MgCl would go with OH minus, you will get MgClOH. वो तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। So this is what your B is. ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा A, and that's it. रिएक्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर वाइज नहीं ले रहे सर, चैप्टर वाइज ले रहा हूँ ना बेटा, चैप्टर वाइज ले रहा हूँ। हेलो अल्केन हेलोरिन चल रहा है ना हमारा, इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर होगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स होगा, फिर अमाइंस होगा, फिर केमिकल काइनेटिक्स होगा। ये इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब निकलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। अब हम लोग थोड़ा सा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये हेलो अल्केन हेलोरिन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको तुम पूरा अलग नहीं कर सकते, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इट इज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दे आर इंटरवोवन इनटू ईच अदर। हम लोग ऐसा इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, वी कैनॉट सेग्रीगेट देम, तो वो सारे कनेक्टेड ही है। कैसे, देखो अभी पहला है 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल इंटू 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस अल्कोहल को इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो पहले उसका स्ट्रक्चर लिखो। क्या है, ब्यूटेन 1-ऑल, तो ये तुम्हारा ब्यूटेन 1-ऑल, फर्स्ट नंबर पे OH, सेकेंड नंबर पे मिथाइल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल। ये तुमको क्या दे रहा है, ये तुमको दे रहा है 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड CH3COOH। तो बेसिकली अल्कोहल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हेलो बेटा प्रतीक, अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तुम्हारे अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सर 4 मार्क्स की क्वेश्चन कब लेंगे, बेटा मार्क्स वाइज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, तुम जरा ठीक से देखोगे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ऐसे नहीं ले रहा हूं मैं बस हर चैप्टर के क्वेश्चंस ले रहा हूं, ताकि उस क्वेश्चन के थ्रू उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाए। ठीक है, चलो पहला तो हो गया। अब सेकंड है तुम्हारा 2-फिनाइल इथीन, 2-फिनाइल नहीं, फिनाइल इथीन। यह है तुम्हारा फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन जो है, फिनाइल इथीन को कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यानी ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ये COOH। तो बेसिकली तुमको अगर पता है कि हाँ बेटा PYQZ है, ये PYQE है, तो तुम्हारा बेंजीन रिंग को कोई भी अल्काइल फ्रैगमेंट, कोई अल्किनिल फ्रैगमेंट अगर अटैच होगा, और उसमें अगर तुम अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 डालोगे, तो जो अल्काइल फ्रैगमेंट है या जो अल्किनिल फ्रैगमेंट है उसको तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो मैंने फिनाइल ही लिखा है बेटा, तो ये यहां पे तुमको लगेगा एसिडिक KMnO4। क्या लगेगा, एसिडिक KMnO4, you are heating this, it will convert this into benzoic acid। ठीक है, अब तीसरा वाला, लास्ट वाला, बेंजोइक एसिड इंटू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इंटू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड। अब तुमको पता है बेंजीन रिंग को जो COH ग्रुप अटैच है, दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट इज व्हाट, इट इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा बेटा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इसके मेटा पोजीशन पे ही अटैच होगा। सर सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, केमिस्ट्री भी के इसी चैप्टर विथ लास्ट वेटेज, बताओ पहले शुरू तो करो भाई, सांस तो लो। यहां पे दिस वुड रिएक्ट विथ, तुमको इजी चैप्टर भी चाहिए और उसका वेटेज भी हाई चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, conc HNO3 plus conc H2SO4, this would get you a nitronium ion as an electrophile, and that would attack at the meta position of your benzoic acid, and that is how you would get a meta nitro benzoic acid, meta nitro benzoic acid. ठीक है, if you write this much you will get your 3 marks for sure. ठीक है, चलो then let's move on to the next question. What is it? Define carbolic acid. How carbolic acid is prepared from benzene sulfonic acid. ये कार्बोलिक एसिड डिफाइन, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि कार्बोलिक एसिड यानी क्या? कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल, और फिनॉल क्या होता है? फिनॉल तुम सभी को पता है, बेंजीन रिंग को OH लगा हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, अब ये फिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करोगे? ठीक है, लेट्स सी द रिएक्शन नाउ। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H. So this you gonna react with NaOH. इसको तुम किससे रिएक्ट करोगे? NaOH से रिएक्ट करोगे, हीट करोगे। This will get you sodium salt of benzene sulfonic acid, SO3 minus Na plus. This will get you sodium salt of, very nice, cool, fantastic. Yes beta, very nice, cool, fantastic. Only reaction is sufficient और एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। नहीं बेटा आदित्य, यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओनली रिएक्शन इज सफिशिएंट। ठीक है, मैं तुम्हारी रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमको चीजें ओरली बता रहा हूं ताकि तुमको रिवीजन फटाफट तुम्हारा हो जाए। सर बता दो थोड़ा प्लीज, हेल्प हो जाएगा। अरे बेटा मेमॉक्स, ये तो तुम्हारा नाम ही काफी अजीब है, मेमॉक्स। बाद में बताता हूं भाई, चल अभी मुझे थोड़ा फोकस करने दे। So this again reacts with NaOH. Basically it fuses with NaOH. ठीक है, so this gets the sodium phenoxide. This gets the sodium phenoxide. And now this sodium phenoxide then finally react with dilute HCl. It finally react with dilute HCl to get you what? To get you a phenol. Finally, that's how you would get your phenol. इस तरह से तुमको तुम्हारा फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आशा करता हूं ये तुमको रिवाइज तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कर दिया होगा। ठीक है, अब अल्कोहल फिनॉल में हम लोग आ चुके हैं, तुमको तो ये बात समझ में आ ही चुकी होगी दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तुम्हारा हैलोअल्केन हैलोअरीन पीछे छूट चुका है, अब अगले चैप्टर में आ गए हम लोग। हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल प्रोपेन टूऑल टू मिथाइल प्रोपेन टूऑल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुमको अब मैं यहां पे बताने वाला हूं ट्रिक। आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक नाउ। क्या बताने वाला हूं? ट्रिक बताने वाला हूं, जरा ठीक से समझना। जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाते हो, व्हेन यू प्रिपेयर अल्कोहल, you prepare alcohol by using
by using Grignard reagent. Grignard reagent. तो जितने भी अल्डिहाइड्स है, सारे के सारे अल्डिहाइड्स तुमको हमेशा अल्कोहल ही देंगे एक्सेप्ट फॉर द फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड जो है उसका ये यहां पे लिखता हूं, ऑल अल्डिहाइड्स ऑल कीटोन्स। ये ट्रिक है, ये तुम्हारा समय बचाएगी। दिस ट्रिक विल सेव योर टाइम, दिस ट्रिक विल सेव योर टाइम इन अ डूम्सडे। ठीक है, यस बेटा आदित्य, धन्यवाद। तो यहां पे मैं ले रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, RMGX एंड RMGX। तो याद रखना बेटा, ये तुमको हमेशा, दिस विल ऑलवेज गेट यू ए प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री या 10 RH यानी प्राइमरी अल्कोहल। दिस वुड ऑलवेज गेट यू ए सेकेंडरी अल्कोहल। ये तुमको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही देगा, और कीटोन के साथ तुमको हमेशा मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये तुम्हारा ट्रिक है। सर आज मेरा प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का, बहुत अच्छा गया। कूल, फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड। So now what are we going to do is that we are going to take all the, ये तुम्हारा ट्रिक, ठीक है, वैसे कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल चीज है, लेकिन तुमको फटाक से चीजें याद हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो हम सारे अल्कोहल लेंगे और पहचानेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। पहला क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा, इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब मैंने अभी भी बोला प्राइमरी अल्कोहल है तो किससे बनेगा, वो फॉर्माल्डिहाइड से ही बनेगा। देयर इज नो अदर वे बाय विच इट कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे फॉर्माल्डिहाइड। ये देखो फॉर्माल्डिहाइड, दिस रिएक्ट्स विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस रिएक्ट्स विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पे तुम्हारे मिथाइल पे है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसके ऊपर है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। दिस मिथाइल will attack here, this bond will get broken, you would get what, you would get HCH। यहां पे ऊपर आएगा O माइनस MgBr plus charge and CH3 would get attached there. This then will be performed with H3O1 plus, तो यहाँ O माइनस की जगह लग जाएगा OH। That's how you get an ethanol. That's how you can obtain an ethanol. सिंपल शी गोष्ट आहे। हिकारे आधी पुन्हा ही हॅलो करा। ठीक आहे, हे तर डन झालं। आता सेकंड काय, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल म्हणजे काय, हा बघा बाळांनो, प्रोपेन टू ऑल। आता प्रोपेन टू ऑल काय, सेकंडरी अल्कोहल, बरोबर, इट्स अ सेकंडरी अल्कोहल। सो तुम्ही आता जो अल्डिहाइड घ्यायचा तो अल्डिहाइड घ्या। मी काय करणार आहे इथे, मी घेणार आहे तुमचा, मी घेणार आहे ऍसिटाल्डिहाइड। हा बघा ऍसिटाल्डिहाइड, दिस ऍसिटाल्डिहाइड I am gonna react with methyl magnesium bromide. Again, methyl magnesium bromide has a delta minus, delta plus, delta plus, delta minus. This reacts again, dry ether वगैरे असतच, ते काय मी सांगत नाहीये. This carbon attacks here, this bond gets broken, it would get you CH3 O minus MgBr plus H and CH3 would get attached. So then this is going to be performed an acidic workup. Acidic workup झालं का इथे H लागणार and you would get your propane 2. That's how you can obtain an propane 2 all. ठीक है. Now lastly
2-methyl propane 2-ol. This is 2-methyl propane 2-ol. So basically tertiary butyl alcohol. So tertiary butyl alcohol, for that you need an acetone. तुम्हाला काय लागणार तिथे? You need an acetone. हा बघा, acetone. So this acetone reacts with methyl magnesium bromide. आता मी डायरेक्ट लिहित आहे, हा CH3 इथे अटॅच होणार, O मायनस आणि ऍसिडिक वर्कअप केलं, O मायनस चा होऊन जाईल OH. And that is how you get your tertiary alcohol. That's how you would get your tertiary alcohol. ठीक है? आलं लक्षात? So I hope this will revise all the reactions of aldehyde ketones for you. ठीक है? खास करूं Grignard reagent reactions. Okay? चलो, let's move ahead. Next, how is phenol prepared from cumin? Cumin से how can you prepare a phenol? अब cumin जो है, what is it? It's an isopropyl benzene. What is it? It's an isopropyl benzene. ये तुम्हारा isopropyl benzene है, CH3 hydrogen. This is what is called as cumin. You can also call this as isopropyl benzene. Okay. This reacts with oxygen and cobalt naphthenate. This reacts with oxygen plus cobalt naphthenate. ठीक है? And obviously, हाँ यूपी वाले बच्चे भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा. So this oxygen gets inserted. Now look closely. यहाँ पे जरा ठीक से देखना. सर आप परभणी सिटी को जानते हो? हाँ बेटा बिल्कुल जानता हूँ, महाराष्ट्राची शहर है ना ते, माहिती की मला मग. So this O2 gets inserted between this carbon and hydrogen. ये जो O2 है बेटा, ये O2 इस कार्बन हाइड्रोजन में इंसर्ट हो जाएगा. It will get inserted between this carbon and hydrogen. Like this, carbon, methyl, oxygen, and hydrogen. This is called as cumin hydroperoxide. This is called as cumin hydroperoxide. ठीक है? ये तुम्हारा पूरा क्यूमिन, ये हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मतलब पेरोक्साइड. That's why it is called as cumin hydroperoxide. Now this is going to react with dilute HCl or you can just perform an acidic workup. तो acidic workup जब करोगे जरा ठीक से देखना क्या होगा. यहाँ पे ये जो OH है, this OH would get attached here. ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऐसा. सर आपके घर में कितने? So this OH would get attached here and ये CH3C, this will go out. ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे तुमको मिल रहा है फिनॉल और ये बाहर क्या जाएगा? एसीटोन. तो एसीटोन इज क्वाइट वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट. एसीटोन इज extremely valuable byproduct. That's how this reaction actually. Alakshat? Yes, beta Shantanu Sanap. This is the commercial method for the preparation of phenol. मत रेड करो नहीं बेटा, कौन पढ़ रहा है? ठीक है, चलो, that's it for this particular reaction. Moving ahead to the next question. ये तो हमने किया था, प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये थोड़ी देर पहले किया था हमने.
थोड़ी देर पहले किया था, कहाँ पे किया था, तो मैं नहीं करूंगा फिर से। स्लाइड नंबर 46 यहां पे लिख देता हूं मैं, ताकि हम लोग आगे निकले। प्लीज रेफर स्लाइड नंबर 46। ठीक है, लेकिन केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ न्यूट्रल FeCl3 ऑन फेनॉल वो हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, for reaction of neutral FeCl3. So basically we need a 3 moles of phenol here. 3 moles of phenol that reacts with neutral FeCl3. मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगर ह्यूमन तुम किसी के बाप से नहीं डरते ना, तो बेटा रियल नाम से आते, तुम रियल नाम से आगे आते, ऐसा ह्यूमन झूठा नाम लगा के नहीं आते। ठीक है, ह्यूमन तुला बोलना था, कॉमन सेंस नहीं। अल्कोहल फिनोल इथल चल रहा है। प्रणव नमस्ते, नमस्ते पारवाइस। तो न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 जब इससे रिएक्ट करेगा तो तुमको मिलेगा वॉयलेट कलर का पीपीटी। क्या मिलेगा, ये देखो मैं लिख भी रहा हूं, वॉयलेट कलर में ही लिख रहा हूं मैं। ऑक्सीजन, ये Fe, दूसरा ऑक्सीजन लाइक दिस, फिर ये भी ऑक्सीजन, तुमको मिलता है यहां पे वॉयलेट PP। ठीक है, वन शॉट न्यूमेरिकल पण घेण्यात अर्थ नाही। वन शॉट न्यूमेरिकल आता तर नाही बाळा, काही तसं काही प्लॅन मध्ये नाहीये। तर वन डाउट है। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? आदित्य दादा बोलो बेटा। सर महाराष्ट्र वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो सीख लो बेटा, सीख लो। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद क्या प्लान है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री इसके बाद ना घर जाएगी, क्योंकि थक जाएगी फिर वो। ठीक है चलो, तो वाइट तुमको यहाँ पे मिल रहा है, वायलेट पीपीटी डन। क्लियर है सर? 11th में फोकस किस पे करे? 11th में फोकस तीनों सब्जेक्ट पे करे। ठीक है, और पढ़ाई पे करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, व्हाई इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेन? तुम्हारा इथेन से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ठीक है, अब इथेनॉल, इथेनॉल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज बिकॉज इन इथेनॉल, in ethanol there is an intermolecular hydrogen bonding. In ethanol there is an intermolecular hydrogen bonding. In ethanol there is an intermolecular hydrogen bonding between two or more ethanol molecules, which holds them strongly, and hence
its boiling point is higher, whereas in case of ethane, between two molecules, there is weak dispersion forces. There is weak dispersion forces, or London forces, you can say. There's a weak dispersion forces or van der Waals forces. तुम्ही जे म्हणायचं ते म्हणा. Doesn't matter. There's a weak dispersion forces or weak van der Waals forces which cannot hold molecules together that strongly, and hence it has lower boiling. ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे, पूरा का पूरा ही लिख दिया है. इसका पीडीएफ भी मिलेगा. सर मैं 11th में फेल हो गया था पर मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो एक मंथ पढ़ के जा सकता हूँ क्या? अरे भाई ये वही इंसान है, इसी का पढ़ लिया क्या मैंने गलती से? सर इसका पीडीएफ का मिलेगा, मिल जाएगा बेटा अखिलेश, लेक्चर के एंड में मिल जाएगा. हाँ बेटा शिवानी. तो इसका हम लोग देखेंगे कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसा है. इथेनॉल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इथेनॉल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इथेनॉल. दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जहां तक इथेन का सवाल है, C2H6, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में है ये डिस्पर्शन फोर्सेस. ठीक है, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलेक्युलर. ठीक है, आई गेस दैट मच इज इनफ. हाँ ठीक है, 25 वॉचिंग, सिंगल वॉचिंग होगा तो भी चल जाएगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. बाद में ये किसी ना किसी के बच्चे के काम तो आएगा. एक बच्चे के काम आ गया तो भी मेरी मेहनत सफल है. ठीक है, 25 देख रहे तो बहुत है भाई, अच्छी बात है. चलो आगे. Write the preparation of phenol from cumene. What happens when phenol is heated with zinc dust? Preparation of phenol from cumene, ये भी हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में हुआ है. कहाँ पे हुआ है? स्लाइड नंबर 48. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, प्लीज रेफर स्लाइड नंबर 48. स्लाइड नंबर 48 को रेफर कर दो. कहाँ से सिलेबस चेंज होगा बेटा? सिलेबस थोड़ी ना चेंज होगा. सर फिजिक्स भी पढ़ा दो. नहीं बेटा, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता मैं, सिर्फ केमिस्ट्री. सो व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद जिंक डस्ट? तो देखो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. व्हेन योर फिनॉल इज रिएक्टेड विद जिंक डस्ट, बहुत मैजिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे. जिंक पता है क्या करता है? ये तुम्हारा जिंक डस्ट जो है ना,
ये जिंक यहां पे चला जाता है इस ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म अ जिंक डस्ट, एंड ये हाइड्रोजन जो है यहां पे अटैच हो जाता है। बेसिकली इट गेट्स यू, हाइड्रोजन अगर बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस व्हाट डज इट गेट्स यू, इट गेट्स यू जिंक ऑक्साइड। तो तुमको मिल गया बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, दैट इज व्हाट द रिएक्शन इज ऑल अबाउट। सर पैरा है, जेई का रिवीजन लेक्चर था तब में और सिर्फ 4 बच्चे थे सर, बहुत अच्छे है। ठीक है, चलो सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग आ चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन्स में। कुछ रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन्स अल्कोहल की एक साथ मैच करती है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन पूछा है, आइडेंटिफाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 4 ऑप्शन दिए, तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली। अब इसके लिए मैं तुमको ये दे सकता हूं, पोल दे सकता हूं, और मैं देने वाला हूं। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको मैं दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। योर टाइम डांस नाउ। चलो मेरा हाल तो बढ़िया बेटा। अब टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में 20% H2SO4 और 363 केल्विन। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल कैसा होता है, यह है तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें तुम डाल रहे हो 20% H2SO4। यहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। इट विल गेट अस एन अल्कीन। कौन सा अल्कीन देगा, CH3 CH3 CH2। तुमको मिलेगा आइसोब्यूटिलीन, या 2 मिथाइल प्रोपिन भी तुम इसको बोल सकते हो। 1 2 3, क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोपिन, 2 मिथाइल प्रोपिन। तो दिस इज व्हाट जो A इज ऑल अबाउट। ये तुम्हारा A है। ठीक है, अब इस A में तुम डाल रहे हो HBr प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। HBr प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब HBr प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन यहां पे होगा, राइट। तो तुम्हारा जो Br है यहां पे,
your Br would get attached here and H plus would get attached on this carbon. So you would get CH3 hydrogen CH2 Br. यानी तुमको मिलेगा 1 2 3. So 1 bromo 2 methyl propane, 1 bromo 2 methyl propane. So 2 methyl propane ये तुमको मिल रहा है प्लस 1 bromo 2 methyl propane. यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? यहां पे करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए. ठीक है. सो देखते कितने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एक भी बच्चे ने सही जवाब या जवाब दिया ही नहीं है. चलो कोई बात नहीं, अब मैं पोल लूंगा ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर? अब ये ईथर का क्वेश्चन है. ठीक है. फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर डन हो जाएगा. उसके बाद विल एंटर इनटू अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर कोल्ड HI. पहले देखते हैं कोल्ड HI का. आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, ये आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, इसमें तुम डाल रहे हो कोल्ड HI. वो अब देखो ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर, ये ऐसा. और HI क्या है? HI बीइंग एन एसिड, HI बीइंग एन एसिड, वो क्या करेगा? वो H प्लस आयन ऐसे रिलीज करेगा. अब ये H प्लस आयन कहाँ अटैक करेगा या ये कहाँ पे अटैक करेगा? सीधा इधर. इधर अटैक करने के बाद you would get a compound which looks like this. CH3 hydrogen हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज. अब बचा क्या है पीछे? पीछे बचा है तुम्हारा I माइनस. अब I माइनस कहां पे अटैक करेगा? अब देखो I माइनस यहां पे बनेगा कार्बोकटाइन. अब जहां पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे वो बनता है. और इसी वजह से तुम्हारा I माइनस यहां पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन मिथाइल के साथ निकल जाएगा. दैट मीन्स, अरे यार ये बीच बीच में क्यों आ रहा है? दैट मीन्स यू विल गेट ए मिथेनॉल लाइक दिस. तुमको मिलेगा मिथेनॉल प्लस isopropyl iodide. That is what you will get when the given ether reacts with cold HI. ठीक है. कोल्ड HI के साथ रिएक्शन होगा तो वो मिलेगा. अब जब तुम हॉट HI ले रहे हो बेटा, जब तुम हॉट HI ले रहे हो तो यहां पे सेम पहला प्रोडक्ट तो तुमको यही मिलेगा. ठीक है. यहां पे क्या करने का? पहला जो प्रोडक्ट है ना, जब तुम हॉट HI लेते हो तो पहला प्रोडक्ट यही होगा अल्टीमेट, मिथेनॉल प्लस आयोडाइड. ठीक है. लेकिन इस मिथेनॉल के साथ दूसरा HI भी रिएक्ट करेगा और दूसरा HI जब रिएक्ट करेगा यू विल गेट मिथिल आयोडाइड. तो ऐसा समझो कि अगर तुमने हॉट HI लिया है तो डू व्हाट? टेक बोथ द हाइड्रोजन प्लस आयोडीन लाइक दिस प्लस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन लाइक दिस. एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ? यहां से ये वाटर ऐसे निकाल दो. क्या बचा? ये आयोडीन यहां लग जाएगा, ये आयोडीन यहां लग जाएगा. तो व्हाट वुड इट गेट यू? इट गेट्स यू आइसोप्रोपिल आयोडाइड प्लस मिथिल आयोडाइड प्लस वाटर मोलेक्यूल. आइसोप्रोपिल आयोडाइड, मिथिल आयोडाइड प्लस वाटर मोलेक्यूल. एंड दैट इज हाउ रिएक्शन with cold HI and the hot HI. ठीक है. आल लक्षात. ओके बाळांनो, चलो देन मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़ा, अब हम लोग आ चुके हैं थोड़ा अल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग घुस चुके हैं अब. ठीक है. क्या क्वेश्चन है?
आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे तुमको ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो ये C6H5 प्लस CO2 ये तुमको क्या देगा? दिस विल गेट यू बेंजोइक एसिड। सब 5 आवर्स से पढ़ा रहे हो, मुझे 2 घंटे स्टडी नहीं होती। हाँ तो वही बात है बेटा, दो ज्यादा पढ़ाई करोगे तो होगी आदत। ठीक है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है तुम्हारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस रिएक्ट्स विद CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन देखा था, कोई बात नहीं फिर से देख लेंगे। यहाँ पे डेल्टा माइनस है, सॉरी माय बैड, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस। जहां पे Mg अटैच है उस कार्बन पे होता है डेल्टा माइनस और Mg पे होता है डेल्टा प्लस। तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, दिस अटैक्स ऑन दिस कार्बन, ये यहां से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यस बेटा आशीष, कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। धोखा खात आने बेस्ट ऑफ 5 मध्ये केम सुट्ट का। फिर जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट वुड गेट यू व्हाट? लुक हियर, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O माइनस गोज विथ MgBr। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यू आर पुटिंग H प्लस H2 इनटू दिस। तो जब H प्लस H2 डालते हो इट इज कॉल्ड एज एसिडिक वर्कअप। क्या बोलते हैं बेटा उसको? उसी को कहा जाता है एसिडिक वर्कअप। तो जब आप इसका एसिडिक वर्कअप करते हो इट गेट्स यू ए बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसमें जब आप डालते हो PCl5 ये आपका हो गया A। व्हाट इज दिस A? बेंजोइक एसिड। ये क्या है बेटा तुम्हारा? बेंजोइक एसिड। तो इसमें जब तुम डालते हो PCl5 तो ये रिएक्शन वैसे ही काम करता है जैसे PCl5 का और अल्कोहल का रिएक्शन हुआ था। वो क्या करता है, ये जो OH है इस OH को ये क्लोरीन रिप्लेस कर देता है। दिस क्लोरीन रिप्लेस दिस OH and what do you get here is बेंजोइल क्लोराइड। क्या मिलता है तुमको? तुमको मिलता है बेंजोइल क्लोरा। दैट इज व्हाट योर B is. That is B, this is A. That's how you can write your reaction. ठीक है? Okay, चलो then. Moving ahead to the next question. अब हम लोग शायद खत्म होने को आ गए हैं, मतलब ईथर के। इसके बाद हम लोग जाएंगे अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईपैक नेम्स ऑफ ऑल द मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला C4H10O। C4H10O सो जो C4H10O है उस C4H10O के कितने मेटामर्स बनते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। पहला तो बनेगा C2H5O, C2H5 है ना, ये एक बनेगा। इसका नाम क्या आएगा बेटा? इसका नाम आएगा ये इथॉक्सी, ये इथेन। उन्होंने आईपैक नाम बोला है ना, तो इनके आईपैक नाम्स आएंगे इथॉक्सी इथेन। क्या नाम आएगा? इथॉक्सी इथेन। अगर तुम इसको कॉमन नेम देना चाहते हो तो कॉमन नेम तुम दे सकते हो डाई इथाइल ईथर। ठीक है,
लेकिन इथॉक्सी इथेन इज एन आईपैक नेम। ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मिथाइल, और ये तुम्हारा होगा इथाइल, सॉरी प्रोपिल। दो ही तो आइसोमर बनेंगे इसके। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये एक बन रहा है मिथॉक्सी प्रोपेन। वैसे तीसरा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, फिर भी मैं और एक तुमको बता देता हूं जो एक्चुअली चेन आइसोमर जैसा काम करता है, लेकिन ठीक है। यस, ये जो है बेटा, इसका नाम है 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये 1 मिथॉक्सी है, ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। That is how you can write the metamers with their names also. ठीक है? ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो, कूल, फॅन्टास्टिक। चलो आता निघूया पुढे। हा सर, तुम्ही धरूरचे आहात का? नाही, मी धरूरचा नाहीये बाळा, मी इथलाच आहे, पुण्याचाच आहे. So write a balanced chemical equation for the action of ammonia on. Now we have entered into aldehyde, ketones and carboxylic acids. अल्कोहल, फिनॉल, इथर भी हमारा डन है। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स हो गया। अल्कोहल, फिनॉल, इथर भी डन हो गया। नाउ वी आर गोइंग इनटू aldehyde, ketones and carboxylic acid. ठीक है? फॉर्माल्डिहाइड का एंड अमोनिया का क्या रिएक्शन होगा? तो ये तुम्हारा फॉर्माल्डिहाइड, इसको लिखता हूं ऐसा, HC डबल बॉन्ड OH। अमोनिया, अमोनिया को लिखता हूं मैं ऐसा, NH2NH, है ना? ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां पे वाटर तुम्हारा निकल जाएगा ऐसा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऐसे वाटर निकल जाएगा। एंड व्हाट वुड यू गेट? HCH डबल बॉन्ड NH. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. फक्त रिएक्शन लिहायची आहे, बाकी शानपणा काही करायची इथे गरज नाही. डबल बॉन्ड O प्लस H2NH. Again same thing happens. The water gets removed. What do you get? Imine NH प्लस वाटर, यहां पे भी प्लस सर एक्सपान्शन लिहायची गरज आहे का? एक्सपान्शन लिहायची गरज आहे का? म्हणजे हे असं लिहावंच लागतं ना भाऊ. एक्सपान्शन मध्ये तुम्हाला कळेल कसं? मी तुम्हाला ट्रिक साठी सांगतोय ना. तिसरा आहे ऍसिटोन, CH3 ऍसिटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H2NH, यहां पे भी वाटर ऐसे निकल जाएगा. What do you get is CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस H2O. तर MHT CT 20 बॅच केव्हा होईल बाळा? राजमाळी लवकरच होईल. ठीक आहे, जेव्हा चालू होईल तेव्हा कळून जाईलच. ठीक आहे. Okay, so I hope this must be clear with you. Now let's move ahead to the next reaction. Write a note on Friedel-Crafts acylation. So acylation वरती नोट लिहायची. बेसिकली काय, तुम्हाला रिएक्शनच लिहायची आहे, FC acylation. कशी होते रिएक्शन? So you take a benzene ring. Benzene ring reacts with
acyl chloride, CH3 C double bond O Cl. This reacts with anhydrous AlCl3 and it gets you an acyl, not acyl, let's write its real name. Its name is acetophenone. What is its name? Acetophenone. Now, if they ask us to write the note on it, we gonna write the mechanism as well. Okay, mechanism not to the complete detail. Okay, not to the complete detail, just for you to remember. So we have taken acyl chloride, CH3 C double bond O Cl. We know that chlorine has a lone pair on it. So this reacts with anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 is what? It's a Lewis acid, right? So being a Lewis acid, this attacks on that or that attacks on this. You can write whatever you want, doesn't matter. This attacks on it. It gets you AlCl4 1 minus plus it releases an acyl cation. Acyl to acyl. So acyl cation. And this acyl cation then attacks on your benzene ring to get you acetone. That's how this reaction actually. ठीक है सर, कॉल्स केव्हा राहतो दररोज? कॉल्स केव्हा राहतो? म्हणजे सर पानी पी लो. पानी पी लिया बेटा मैंने. तुम बोल रहे हो, फिर से थोड़ा पी लेता हूं. राजमाणी तुला नोटिफिकेशन मिळून जाईल बाळा. ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Explain why our boiling points of carboxylic acids are higher than the corresponding alcohols. तो देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, the number of molecules, sorry, the number of hydrogen bonding per molecules are more in carboxylic acids. Number of hydrogen bonding per molecule are more in carboxylic acids than in alcohol, which helps carboxylic acid to hold on to other molecules quite strongly, and hence they have a higher boiling point. ठीक है, मैं ये चीज यहां पे तुमको लिख देता हूं. For carboxylic acids, for carboxylic acids, the number of hydrogen bondings, the number of hydrogen bonding per molecule are greater than those
than those in alcohols. Than those in alcohols. Which helps them hold on to, which helps them hold on to more strongly with other molecules, which helps them hold on to more strongly with other molecules, and hence higher boiling point. ठीक है? नहीं, मेरी हेल्थ बढ़िया है भाई, मेरी हेल्थ को कुछ नहीं हुआ, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है। ये चाय कॉफी पिया ना तो मेरे गले में खराश होती है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कैसे होता है। ठीक है, लुक हियर, so this oxygen can hold on to other carboxylic acid like this, अरे ये क्या कर रहा हूं, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विल होल्ड ऑन to the other carboxylic acid, and this hydrogen will hold on to the कोई भी एक ऑक्सीजन ले लो इसमें से, लाइक अब ये पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए इसने, पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हैं। अब तुम खुद देखो अल्कोहल कितने करता है, ये तुम्हारा अल्कोहल ROH, so this oxygen will held on to the hydrogen of another alcohol molecule like this, this hydrogen will held on to another alcohol molecule like this, and this hydrogen will held on to the another oxygen molecule of another alcohol like this. So अल्कोहल में पर मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई या पर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसीलिए ये एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़े रखता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट शोज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप दिस मस्ट हैव बीन क्लियर नाउ। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर and IUPAC names of the following compound. So for following compounds, we have to write the structure as well as their names. Okay, IUPAC names. First is adipic acid. Now, how adipic acid is what? जहां तक adipic acid का सवाल है, adipic acid is like this: COOH, CH2 or COOH. Now, what do you think the name of this compound? The name of this compound, sir, carboxylic acid चा boiling point अल्डिहाइड आणि कीटोन पेक्षा जास्त असतो की कमी? जास्त असतो बाळा। कार्बोक्सिलिक ऍसिड चा बॉइलिंग पॉइंट हा अल्कोहोल पेक्षा जास्त असतो आणि अल्कोहोल चा बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन पेक्षाही जास्त असतो। ठीक है, so if you look at this compound, its name is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So its IUPAC name is hexane. Hexane. How many carboxylic acid groups are there? 2 carboxylic acid groups are there. So its name would be hexane 1,6 di
acid. What would be its name? Hexane 1,6 dioic acid. तर हाय वेटेज कोणाला असतो? पीसी, आयओसी का ओसी? बेटा यश सर्वांना इक्वलच असतो ऑलमोस्ट. ठीक आहे. पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, आयओसी इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ओसी इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ज्याचे जास्त चॅप्टर असतात त्याला जास्त वेटेज असतं. असं पीसी, ओसी, आयओसी असं काही डिवायडेड नसतं ते. हा क्वेश्चन बोर्डाला 2 मार्काला येणार. जो मी आता लिहितोय ना, that will be only asked for 2 marks. So hexane 1,6 dioic acid and alpha methyl butyrialdehyde. So alpha methyl butyrialdehyde, look at this compound CHO. This is alpha carbon. Here you have a methyl attached. So IUPAC name of this compound would be 1, 2, 3, 4. This is the alpha carbon, right? The name of this compound would be 2-methyl-butanol. The name of this compound is 2-methyl-butanol. Because you got a 4 carbon, so aldehyde of 4 carbons called as butanol, and second number ला तुमच्याकडे काय मिथाइल आहे. ठीक है. हाँ हाँ यश ठीक है ना, हरकत नाही. ते ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जास्त आहे कारण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे सॉल्विंगचे क्वेश्चन जास्त आहे. यश ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे सॉल्विंगचे क्वेश्चन जास्त आहे म्हणून तू पूर्ण अभ्यास कर ना भाऊ. तुला काय फरक पडतो? सगळ्या चॅप्टरचा अभ्यास कर, कुठूनही प्रश्न येऊ दे, काय फरक पडणार आहे? ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टीफन्स रिएक्शन? ठीक है. चलो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं. मुझे बताओ स्टीफन रिएक्शन क्या है. थोड़ा सा कुछ खा लेता हूं मैं. ठीक है. खा लेता हूं माने ऐसे खाना नहीं खाता मैं, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूं. थोड़ा सा मुझे भूख लगने जैसा हुआ है, थोड़ा सा खाता हूं. ठीक है. बताओ. खातोय. त्या समोर नाही खाऊ शकत एवढंच.
तो ऐका, लिसन टू मी केअरफुली. आता तो म्हणाला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट चॅप्टर कुठले. आता आयडियली असं सांगायला नाही पाहिजे की कुठले कुठले चॅप्टर जास्त इम्पॉर्टंट आहे, बट 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 मी जेव्हा तुमचं हे लेक्चर डिझाईन केलं ना, सॉरी, हे लेक्चर डिझाईन करत असताना मी क्वेश्चन्स असे घेतले आहे की सर्वात इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स तुमच्या बोर्डासाठी ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स आहेत, त्याचे क्वेश्चन्स मी पहिले घेईल. म्हणजे लेक्चर घेत 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 6 तास 6 तास 7 तास 8 तास झाले, जर मी थकलो तर समजा काही क्वेश्चन उरले जरी, तर ते चॅप्टर तेवढे इम्पॉर्टंट नसतील. म्हणजे असं मी म्हणत नाही की इम्पॉर्टंट नाहीये, पण त्यांचं वेटेज तेवढं जास्त नसेल. आता वेटेज जास्त असणारे चॅप्टर कुठले? सोल्युशन्स, आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. लिसन टू मी केअरफुली. Solutions, ionic equilibria, chemical thermodynamics, electrochemistry. These 4 chapters from the physical chemistry holds the higher weightage. Organic chemistry, 4 chapter. Haloalkanes, पहला chapter. Alcohol, phenol, ethers, second. Aldehyde, ketones, carboxylic acids, third. And amines, चौथा. हे 4 physical चे 4 8. Inorganic chemistry चे 9 D block, A block and coordination compounds. असे ओव्हरऑल 10 चॅप्टर. दिस 10 चॅप्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्यानंतर येतो बायोमॉलिक्युल्स. बायोमॉलिक्युल्स, केमिकल कायनेटिक्स, सॉलिड स्टेट. सो दिस 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. मग लास्टला ते पॉलिमर आणि इनफॅक्ट पी ब्लॉक पण येतो. तुमच्या कोऑर्डिनेशन मध्ये पी ब्लॉक सुद्धा याच्यासोबत इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. आणि सगळ्यात लास्टला प्रायोरिटी कोणाला आहे तर ते पॉलिमर्स आणि ग्रीन आणि नॅनो केमिस्ट्री. ठीक आहे. आता ही सगळी ऑर्डर मी त्यासाठीच ठेवली आहे की बाबा माझी कॅपॅसिटी जर संपली तर ॲटलिस्ट महत्त्वाचे चॅप्टर तर होऊन जातील की नाही, तुमचे महत्त्वाचे चॅप्टर तर होऊन जातील. म्हणून सर कॉपी चालतील का? कानाखाली मारेल. कॉपी पिपी काही चालत नाही. हे काय प्रश्न आहे? तर टीचर तुमच्या कानाखाली मारेल तिथून. तुम्हाला माहिती ना कॉफीवर काय रूल आलाय? कॉपीवर काय रूल आला माहिती ना? 10 वर्ष जेल नाही तर 1 कोटी. आहे का कॅपॅसिटी भरण्याची? वर्षामुळे हाय बेडा. ठीक आहे. डन आहे. चलो सर महाराष्ट्र चालते. बरं कर मग तू स्टीफन रिॲक्शन. तो स्टीफन रिॲक्शन काय आहे? इन स्टीफन रिॲक्शन यू हॅव अ अल्किल सायनाइड. Alkyl cyanide reacts with stannous chloride. It reacts with stannous chloride plus HCl. It releases a nascent hydrogen. What does it releases? It releases a nascent hydrogen. This nascent hydrogen does what? It gets you imine. NH plus minus. So what does it gets you? It gets you iminium hydrochloride. सर ऑप्शन मध्ये असते ना पण पीक. अरे यार तुम्ही अभ्यास करा यार, लई फालतू प्रश्न विचारताय माहिती का? डाउटबीट कोणी विचारत नाही. याला किती वेट आहे त्याला किती. अरे काय प्रश्न विचारता रे? अभ्यास करा ना बाळा थोडा. हे काय प्रश्न विचारताय? हा कॉपी चालते का आणि ओसी मध्ये जास्त क्वेश्चन आहे का आणि पीसी. अरे अभ्यास करा बाळांनो. पूर्ण अभ्यास करावा लागतो. काय चाललंय? असं थोडी असतं. तुम्हाला आयुष्यात कुठे पुढे जायचंय की नाही? जायचंय ना? तर नोकरच बनून राहायचंय? हा पिऊन बनायचंय बँकेच्या बाहेर. ते असे हलवता ना पंख असे हलवत. काहीतरी तर फोकस करा. चारच पीसी 2च पीसी. काय आपलं चाललंय काय माहिती. इथे आपण सगळे क्वेश्चन कव्हर करून कॉन्सेप्ट काढतोय आणि यांचं चाललंय याला किती वेट आणि त्याला किती वेट. फालतूगिरी नुसती. H3O1 plus. So I am going to tell you the trick here. I am going to tell you a trick here. See? काय करायचं? हा H3O1 plus घ्यायचा. हा अख्खा जो ग्रुप दिसतोय ना, हा अख्खा ग्रुप
हा अख्खा ग्रुप असा इथून गायब करायचा आणि हा H3O1+ तो ऑक्सिजन आहे ना, तो ऑक्सिजन इथे लावून टाकायचा. इथे लावायचा म्हणजे हा जो कार्बन दिसतोय, दिस कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विथ दिस ऑक्सिजन. So what does it gets you? It gets you RCH double bond O plus you get the NH2 plus 2 hydrogen NH4Cl. So basically it gets you an aldehyde. That is what is called as Stephen's reaction. तर तुमचा पेशंट लेवल टेस्ट करत होतो. माझा पेशंट लेवल टेस्ट करायला घरी माझी आई, माझे वडील, माझी बायको, माझं छोटं बाळ, माझे मित्र आहेत. तुमची गरज नाहीये माझे पेशंट्स लेवल टेस्ट करायला. ठीक आहे. यू डोंट नो मी पर्सनली. जे बघता तुम्ही इथेच बघत आहात किंवा शॉर्ट्स किंवा व्हिडिओतून बघत आहात. ओके. चलो. सो बेसिकली यू गेट एन aldehyde here. That is what the Stephen's reaction is all about. चलो. Next. Write the structure and IUPAC names of isomeric aldehydes having the molecular formula C5H10O. C5H10O नावाचा तुमच्याकडे अल्डिहाइड आहे. सांगितलं बाळा GT आहे ते एक्झाम्पलच होतं. दॅट वॉज एक्झाम्पल ओनली. इफ यू चेंज दिस R CH3 जर तुम्ही इथे घेतला तर यू विल गेट ऍसिटाल्डिहाइड. R च्या ऐवजी C2H5 घेतला यू विल गेट प्रोपॅनल. ठीक आहे. त्याची काय गरज नाही एक्झाम्पलची. हे एक्झाम्पलच आहे बेसिकली. सो IUPAC नेम ऑफ आयसोमेरिक अल्डिहाइड्स हॅव्हिंग फॉर्म्युला C5H10O. C5H10O चे कुठले कुठले आयसोमेरिक अल्डिहाइड्स होऊ शकता. तो पहिला आहे तुमचा हा 3 2 2 2 6 3 9 1 10. दिस इज व्हॉट? दिस इज पेंटॅनल. The first one is pentanal. आता सेकंड वन तुम्ही काय कराल? सेकंड वन तुम्ही काय कराल माहिती आहे? हा मिथाइल असा इथून काढाल आणि इथे लावाल. यू विल प्लक आउट दिस मिथाइल फ्रॉम हियर अँड अटॅच हियर. सी व्हॉट डू यू गेट? CHO methyl. So this gets you 1 2 3. This is 2-methyl butanol. This is what? 2-methyl butanol. Okay. Then what can we do now? सर डाऊट होता दिनेश सरला जास्त व्ह्यूज येत आहेत. हा ठीक आहे, येऊ दे, चांगली गोष्ट आहे. हा डाऊट काय याच्यात? हा डाऊट काय? दिस इज नॉट डाऊट. येऊ दे, चांगली गोष्ट आहे. सर पण छान शिकवताय, मी छान शिकवतो, काय प्रॉब्लेम आहे? ठीक आहे. त्यांच्याकडून दिनेश सरांकडून म्हणा का माझ्याकडून म्हणा, त्याच्याकडून जेवढं घेता येईल तेवढं घ्या आणि स्वतःचा फायदा करून घ्या बोर्डासाठी. ठीक आहे. त्यांना जास्त व्ह्यूज आले हरकत नाही. मी माझं काम करतो, ते त्यांचं काम करताय. एवढं सिंपल आहे ते. ठीक आहे. Now what can we do? We can take this methyl and attach here. We can take this methyl and attach here. What would it be? 1 2 3 and 4. What would you call this? 3-methyl butanol. 3-methyl butanol. 2-methyl butanol, 3-methyl butanol. ठीक है. 3 तो झाले, 3 तो डन है. आता ओके बेटा शांतनु, धन्यवाद. अब हम लोग क्या कर सकते बेटा? यहां पे हम लोग 2 ब्रांचेस लगा सकते. ये जो ब्रांच दिख रहा है, हा ही ब्रांच दिसते तुम्हाला, हे बघा ही. याला उखा असं याला काढा आणि इथे लावा. हा बघा. आता याचं नाव बघू काय येत आहे. ठीक आहे. याचं नाव बघू काय येत आहे. जर नाव सेम आलं तर आपण ते घेऊ शकणार नाही. 1 2 3 2,2 डायमिथाइल प्रोपॅनल. काय येणार बाळांनो? 2,2 डायमिथाइल. किती कार्बन आहे? 1 2 3. काय म्हणणार? प्रोपॅनल. ठीक आहे. हा क्वेश्चन कधी आला
तर 4 मार्काला वगैरे येऊ शकतो. बोर्डाला क्वेश्चन किती मार्काला येतो सांगितलं मी. तर प्रगती बॅचचे लेक्चर्स येतील का? प्रगती बॅचचे लेक्चर येतील ना. 2,2 डायमिथाइल प्रोपॅनल. बघा अजून काय येत आहे का? अजून काय पॉसिबिलिटी आहे? बघू बरं, अजून एक पॉसिबिलिटी आहे का? वन टू थ्री फोर CHO. ही पण एक पॉसिबिलिटी आहे. येस, हे बघा खाली लिहिलंय बघा मी इथे. ही पण एक पॉसिबिलिटी आहे. 1 2 3 2,2 डायमिथाइल नाही एवढीच आहे. 2,3 डायमिथाइल प्रोपेनल. हा काय 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनल, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनल. हे दोघं सेमच आहेत. दिस टू आर सेम ओनली. ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है जहां इथाइल मिथाइल ग्रुप निकलता हो? CHO, ये 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनल हो चुका है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. और कुछ, और कोई पॉसिबिलिटी? वन टू थ्री फोर नाही, हे सगळे आहे. संपले, एवढीच पॉसिबिलिटी आहे. मला तर अजून कुठली पॉसिबिलिटी दिसत नाहीये. ठीक आहे, एवढ्याच पॉसिबिलिटी. ओनली 4 आर पॉसिबल. येस, वी हॅव रिटन ऑल ऑफ देम अँड दॅट्स इट. लेट्स मूव अहेड. हो इतकं दिलं तरी चालतं. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट आर कीटोन्स? हाऊ आर कीटोन्स क्लासिफाईड? अरे हा काय क्वेश्चन आहे यार, हा चुकीने आला माझ्या याच्यात क्वेश्चन. ठीक आहे, हा क्वेश्चन ऍक्च्युली मी असं टाकत नाही. कीटोन्स काय आहे ते तुम्ही लिहू शकतात. कीटोन्स आर क्लासिफाईड ॲज aliphatic ketones, aromatic ketones. ठीक आहे, हे लईच पॉप्युलर क्वेश्चन आहे हा. हे असे क्वेश्चन्स मला निरर्थक वाटतात, पण ठीक आहे, आता आलाय तर घेऊन टाकू. aliphatic ketones, acetone, butane 2 on, pentane 2 on, pentane 3 on. All of these are aliphatic ketones. Aromatic ketones, how would you write the aromatic ketones? Like this. Acetophenone, this is your acetophenone. Then you can have benzophenone like this. This is an aromatic ketones. Okay, this is the one way of classifying ketone. There is another way. There's another way where ketones are classified. That is symmetrical ketones, symmetrical, unsymmetrical, symmetrical and unsymmetrical. Okay, you can classify ketones as symmetrical and unsymmetrical ketones. So symmetrical ketones, acetone is symmetrical ketone, pentane 2 on is symmetrical ketone. Why it is symmetrical? कारण हा बघा C डबल बॉन्ड, हा मिथाइल इथाइल आहे, हा पण इथाइल आहे. तो C डबल बॉन्ड ओच्या दोन्ही साईडला सेम ग्रुप आहे म्हणून सिमेट्रिकल. इथे पण C डबल बॉन्ड ओच्या दोन्ही साईडला मिथिल मिथिल आहे, तो सिमेट्रिकल कीटोन. ठीक आहे, नाउ अनसिमेट्रिकल कीटोन. लुक हियर, ब्यूटेन 2 ऑल, C डबल बॉन्ड ओच्या ह्या साईडला मिथिल आहे, त्या साईडला इथिल आहे, सो इट इज unsymmetrical ketone. Or you can also take pentane 2 on, या साइडला मिथिल है, त्या साइडला प्रोपिल है. So what is it? It is also a
symmetrical ketone. ठीक है, so that's how ketones are actually classified. बाकी ketones काय आहे ते तुम्ही स्वतः लिहू शकता, तेवढं तर तुम्हाला आलं पाहिजेलच पाहिजे. ठीक आहे, चलो moving ahead. Next, explain the mechanism of esterification. एकच मिनिट, माझा आता बोर्ड हँग व्हायला लागला आहे. तत्पूर्वी मला बघून घेऊ द्या कुठले कुठले क्वेश्चन आहे. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मेकॅनिझम, इथिलामाइन युजिंग ऍसिटॉल डिऑक्साइड. हे तर तुमच्या सिलेबस मधलंच नाहीये. ठीक आहे, ठीक आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पण आता लवकरच संपणार आहे. मेकॅनिझम ऑफ इस्टरिफिकेशन. आता इस्टरिफिकेशनचं मेकॅनिझम सांगायचंय तर मग आता पूर्णच सांगावं लागेल. हो हो बाळा शंतनू, अनसिमेट्रिकलला मिक्स असं सुद्धा म्हणता. ठीक आहे, येस. विराट कोहली, विराट कोहली का खोली, कोहली ना ते, खोली काय लिहिलंय? विराटची खोली पण आहे का? बंगला आहे विराट कोहलीचा, खोली पण आहे त्याची. अच्छा, okay, bar. So, mechanism of esterification. Let's see. First, we're going to write the reaction. What actually happens in the reaction, that we will write. So, this is your carboxylic acid. In the ester, when the water gets eliminated, the carboxylic acid gets you OH, and the alcohol gets you hydrogen. H O R. I'll put the R prime here. Okay, so what happens? This happens in presence of H plus ion. Mechanism I'm going to tell you, but before that, the OH and the H, that's how the water gets eliminated, and what you get is ester. RCOR dash plus H2. You need to remember, where does OH of water and where does H comes from? Okay, so in water, OH from here and hydrogen from here comes together to combine to get you a water molecule. Now, how does this reaction happens? That is what we are going to see. Mechanism. Okay, so look, the very first RC double bond O OH, this is reacting with your H plus ion. This is reacting with your H plus ion. H plus ion being an electrophile, it attacks on your carboxylic acid group. Yeah, हा जो कार्बोनिल ऑक्सिजन दिसतोय, it attacks on that carbonyl oxygen. Okay, so what does it gets you? R C double bond O H, and you have O H here. So being a plus charge, once you get a plus charge on the oxygen, what happens? Oxygen breaks this bond and this electron gets transferred onto the oxygen, which gets you RCOH OH. So this brings the plus charge on the carbon whose octet is incomplete. Because of which this lone pair again forms a double bond to get you. So this continuously keep on happening. This is the first step of the mechanism. This is called as protonation. This first step is called as protonation. Okay. Now the second step of the mechanism, nucleophilic attack.
nucleophilic attack by an alcohol. The second step of the mechanism is nucleophilic attack by an alcohol. So your alcohol, let me write the alcohol here. This is your alcohol, RH, alcohol having a lone pair on this oxygen. So this is your R. Let's write it like this: RCOH, double bond OH, plus charge here. So this lone pair attacks on this carbon. As soon as it attacks, this bond gets broken like this. हा bond असा break त्या ठिकाणी होतो. ठीक आहे? What does it gets you? Look here. It gets you R C. हाँ OH में यहाँ साइडला लिखतो. R C OH OH R. Your H plus charge. Oxygen is having a plus charge here, right? Now, and what you get here is OH. This is what you'll get. ठीक है? आता बघा पुढे काय होणार. हा कंपाऊंड तुम्हाला मिळाला, तुम्हाला इथे जागा तर नाहीये. RC OH ऑक्सिजन हायड्रोजन, इथे R, R वरती प्लस चार्ज आणि इकडे काय OH. तो आता जेव्हा या ऑक्सिजन वरती प्लस चार्ज येईल ना, this oxygen wants to get rid of this hydrogen. So what does it do? It throws out this hydrogen from here. हा हायड्रोजन असा बाहेर निघतो H plus ion च्या फॉर्म मध्ये, and it gets attached to this oxygen. It gets attached to this oxygen. What does it gets you? R C O H O R, right? Now what you get is OH plus charge. आला प्लस चार्ज. ओके, आता जसा प्लस चार्ज आला रे आला, आता इथून होणार डिहायड्रेशन. तुमचा वॉटर मॉलिक्यूल इथून निघून जाणार. वॉटर मॉलिक्यूल इथून निघून जाणार. व्हॉट वुड यू गेट? इथे मी लिहितो, योर वॉटर मॉलिक्यूल हॅज गॉन. ठीक आहे? So what you get now, R, हा C तुमचा R, OH आणि हा काय असं लिहितो मी. हा OR, हा OR डॅश होता, OR डॅश आणि कार्बन वरती येणार प्लस चार्ज आणि इथे काय OH. आता OH आला म्हणजे ऑक्सिजन वरती काय आला? ऑक्सिजन वरती आला lone pair. Lone pair. So this lone pair then tries to stabilize this plus charge. कार्बन वरती जो प्लस चार्ज आहे ना, त्याच्याने तो त्याला स्टॅबिलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. You get O R dash double bond OH. This oxygen there gets the plus charge now. Now in the last step, deprotonation happens. The last step is third step. That is deprotonation. So H plus ion तुम्ही स्टार्टिंग ला घेतला होता, हा H plus ion, हा बघा कॅटलिस्ट. You need to give it back. म्हणून तो H plus ion सगळ्यात लास्टला. ही जी स्टेप आहे त्याला मी हवं तर पुन्हा लिहितो. R C O R dash double bond OH plus charge. At the end, this H plus goes out as it enter into system, and it end up getting you your ester. That's how you get your ester.
अशा प्रकारे तुम्हाला इस्टर त्या ठिकाणी बनत असतो. दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ इस्टरिफिकेशन. इस्टरिफिकेशन al लक्षात. सर इंजीनियरिंग का मैराथन कब होगा, आपको कुछ आइडियाज? अब इंजीनियरिंग का नहीं पता भाई मुझे, ठीक है. सो आई गेस दिस मच मस्ट बी इनफ. नाउ नेक्स्ट, डिफाइन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ये क्या क्वेश्चन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज व्हाट, इसको डिफाइन करेंगे. salt where nitrogen is attached to 4 different or same alkyl or aryl group, for same or different alkyl or aryl group holding a positive charge and a counter ion with it. It's called as quaternary ammonium salt. Example: N R R R R plus X. ठीक है, that is what quaternary ammonium salt is all about. अवघड बिवघड काही नाही, वाचलं असतं तर जमायला लागेल ते. ठीक आहे, कधी वाचलंच नाही तर अवघडच वाटेल ते. चलो, that's it for this question. ये क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है. अगला, write a reaction to prepare ethanamine from acetonitrile, nitroethane and propanamine. So what color is your Bugatti? रेड कलर की बुगाटी भाई मेरी. ठीक है, चलो बताओ कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन. थक गए ना? अब सोचो मैं बोल बोल के कितना थका हूंगा. तर मला सांज कौतुक खूप असताना देखील शिकवत आहेत. ओके बाळा, धन्यवाद. तर अप्लाइड केमिस्ट्री खूप सोपी आहे का अदर दॅन? नाही, अप्लाइड केमिस्ट्री म्हणजे या केमिस्ट्रीचं तुम्ही ऍप्लिकेशन करता त्यालाच म्हणता अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक आहे. सो प्रिपरेशन ऑफ इथेन, ethanamine from acetonitrile. Now acetonitrile is what? CH3 C triple bond N म्हणजेच acetonitrile. So basically you need to reduce this. तर राईड प्लीज. कसली राईड म्हणतोय? राईड काय मला कळत नाही भाऊ, काय तुला म्हणायचं काय? सो दिस रिएक्ट्स विथ sodium ethanol, or you can take LiLH4 as well. You can take LiLH4 as well, which is called as Mendius reduction. काय म्हणतो आपण त्याला? Mendius reduction. You can call this as a Mendius reaction as well. Doesn't matter, जे तुम्ही घ्यायचं ते घ्या. So this gets you CH3 CH2 NH2. What is that? That is ethanamine. That is what is called as ethanamine. Organic and physical पेक्षा applied chemistry सोपं आहे. Yes, yes, sodium and ethanol. Yes, TTA.
Right, beta. Next is nitroethane. Nitroethane is ETNO2. For this, you need a stannous chloride. Stannous chloride plus HCl, it gets you nascent hydrogen and it gets you ethanamine. Again, ethanamine. And third, propionamide. प्रोपियोनामाइड पासून जर तुम्हाला हा ऑब्टेन करायचा असेल, प्रोपियोनामाइड पासून जर तुम्हाला ऑब्टेन करायचा असेल, तर यू नीड टू परफॉर्म व्हाट? यू नीड टू परफॉर्म होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. C double bond O NH2. Hopman's bromamide degradation. Hopman's bromamide degradation. Okay, so basically this reacts with Br2 plus NaOH. Br2 plus NaOH. What happens here? This ethyl gets migrated from here to here completely. And what does it get you? It gets you an ethanamine plus Na2CO3, Na2CO3 plus NaBr, KBr. ठीक है, आपल्याला त्याची काय एवढं घेणं देणं नाहीये. बस ethanamine मिळाला. That's it. That's how you can obtain an ethanamine for propionamide. ठीक है, आलं लक्षात? वर्ड रिएक्शन होऊन गेली बाळा ऑलरेडी. वर्ड रिएक्शन इज ऑलरेडी डन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल यू कन्वर्ट मिथिल आयोडाइड इंटू मिथिल आइसोसायनाइड? मिथिल आयोडाइडला मिथिल आइसोसायनाइड मध्ये कसं कन्वर्ट करणार? So methyl iodide is reacting with alcoholic silver cyanide. So on heating it gets you methyl isocyanide plus AgI. Methyl isocyanide. ठीक है, second is methyl cyanide into ethanoic acid. So methyl cyanide, I am going to tell you the trick here. Methyl cyanide reacts with H3O1 plus. H3O1 plus आणि तुम्ही वॉटरचे पाहिजे तेवढे मॉलिक्यूल घेऊ शकता. काय करायचं माहिती या ट्रिक मध्ये बाळांनो? वॉटर घ्यायचं, वॉटरचा OH, H, हा H जातो नायट्रोजन सोबत, हा C डबल बॉन्ड इथे अटॅच होणार. ठीक आहे, हा असं, आणि दुसरा वॉटर मॉलिक्यूल घ्यायचा, हा असं. ठीक आहे, आणि काय करायचं इथे नायट्रोजनला या 3 हायड्रोजन सोबत बाहेर काढायचा असं. हा O तिथे अटॅच होणार म्हणजे C डबल बॉन्ड O बनणार, आणि हा OH पण तिथे अटॅच होणार म्हणजे तुमचा ऍसिड बनणार. यू विल गेट CH3. बघा मी असं उलट लिहितो आता. C डबल बॉन्ड O and OH, आणि अमोनिया तुमचा बाहेर निघून. आलं लक्षात? That is how basically this reaction is actually being. आलं लक्षात? हा तुम्हाला ethanoic acid. This is what your ethanoic acid is all about. Basically acidic acid आहे तो. आलं लक्षात? कशा प्रकारे हा क्वेश्चन तुम्ही असा सॉल्व करू शकतात.
हा हा तसं पण करू शकता. तेच केलंय मी बेसिकली. H3O1+ इज व्हॉट बेटा? H3O1+ म्हणजे डायल्यूट HCl किंवा डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिडच आहे. डायल्यूट म्हणजे काय? वॉटर. आणि H+ म्हणजे काय? ऍसिडचा. ठीक आहे. हे काय? हे डायल्यूट HCl प्लस आहे ना. डायल्यूट म्हणजे काय? वॉटर. वॉटर प्लस काय? H+ आयन. वॉटर प्लस H+ आयन काय देतो? H3O1+. तुम्ही तेच तर लिहिलंय. आलं का लक्षात? मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली. I told you the trick to remember the reaction. Okay. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a chemical reaction to prepare ethanamine from acetonitrile nitroethane. आपण जस्ट केलं नाही का हे? कुठे केलं? रेफर स्लाइड नंबर 66. प्लीज रेफर स्लाइड नंबर 66. ठीक आहे. अप्लाइड केमिस्ट्री सोपी आहे का इनऑर्गॅनिक पेक्षा? म्हणू शकतो. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स? ठीक आहे. हो नोट्स पण मिळतील. ब्रेक. 5-10 मिनिटं ब्रेक. पण ब्रेक काही लिहित नाही. ओके, काही लिहित नाही मी. 5-10 मिनिटं ब्रेक घेतो फक्त. पुन्हा सुरू करू आपण. हा 5-10 मिनिटं. ठीक आहे, चलो.
चलो शुरू कर रहे फिर से। मधुकर पाटील बाळा तू चॅप्टरचं नाव क्वेश्चन वाचू शकतो ना? जर तू स्टुडंट असशील तर क्वेश्चन वाचू शकशील, आणि स्टुडंट असशील तर तुला या क्वेश्चनचा अर्थ कळून जाईल की कुठला चॅप्टर सुरू होतोय. ठीक आहे, एवढी परीक्षा तोंडावर असताना तेवढं तर माहिती पाहिजेलच. तर चला पबजी खेळू. मी पबजी नाही खेळत बाबा, मी फक्त मैदानी गेम खेळतो. क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, रियल गेम खेळतो मी, व्हर्च्युअल गेम खेळत नाही. ठीक आहे, चलो तो लेट्स रिझ्यूम अगेन. So what are carbohydrates? कार्बोहायड्रेटला डिफाइन कसं करणार बाळांनो? So carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. कार्बोहायड्रेटला आपण काय म्हणतो? कार्बोहायड्रेट्स आर polyhydroxyaldehydes or ketones. So polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehydes or ketones. Are called as carbohydrates. ठीक है. नाउ आता रिड्यूसिंग अँड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. पहिली गोष्ट, शुगर्स कोणाला म्हणतो आपण? ग्लुकोज, फ्रक्टोज, दीज आर कॉल्ड एज शुगर्स. ठीक है. सो द carbohydrates which has free CHO or C double bond O group. Carbohydrate which has free CHO or C double bond O. हेमियासिटल म्हणतो आपण त्याला. C double bond O group reduces Tollens reagent or Fehling's solution. Tollens reagent or Fehling solution. ठीक आहे. आणि दुसरं कुठलं? नॉन रिड्यूसिंग. And the one which doesn't reduce, Fehling's solution and Tollens reagent are non-reducing. शुगर्स. ठीक आहे. रिड्यूसिंग शुगरचं एक्झाम्पल कोणी सांगेल? कैन एनीवन टेल मी द रिड्यूसिंग शुगर्स एग्जाम्पल? एनीवन? तो कितना समय लगेगा? अब ये चलता, देखते कितना समय लगेगा बेटा. तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से है? ग्लूकोज है,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज भी है, राइट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से है? ठीक है, वो तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो वो तुम कर लेना। अगला, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस। ग्लूकोपाइरेनॉस का स्ट्रक्चर लिखने को उन्होंने हमको बोला है, ठीक है। सो मोनोसैकेराइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द मोनोसैकेराइड। हाउ डू वी राइट द मोनोसैकेराइड्स? द कंपाउंड्स or the carbohydrates which do not undergo further hydrolysis. The carbohydrate which do not undergo further hydrolysis are called as monosaccharides. Examples are glucose, fructose, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रैफिनोज भी बोल सकते हैं, चलो रैफिनोज की बात नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, etc. All of these are monosaccharides, ठीक है। अब क्या पूछा है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये? अब तुमको मुझे बताना है कि अल्फा में तुम्हारा OH कहाँ होता है? OH तुम्हारा ऊपर होता है या नीचे होता है? You have to tell me that. Sir, do you have offline class? नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास तो नहीं है मेरा। रैफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस बेटा, बोल सकते हो। तो H, OH, OH, H, H, OH। गलत सही तो गलत ड्रॉ किया, सही ड्रॉ किया, कैसे किया? HOH, हाँ नीचे में, वही बोल रहा हूं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। HOH, अब ये ऊपर जाएगा OH, H, फिर से नीचे आएगा HOH, CH2OH and H. That is the structure of alpha D glucopyranol, ठीक है। डन है, चलो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? हाउ इज ट्राइपेप्टाइड फॉर्म? ट्राइपेप्टाइड कैसे बन रहा है, ठीक है। अब पहली बात, पेप्टाइड लिंकेज, the linkage formed between carbonyl group of one amino acid and NH2 group of another amino acid, C double bond O NH. is called as पेप्टाइड लिंकेज। उसी को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज ट्राइपेप्टाइड। तो ट्राइपेप्टाइड, दैट मींस यू शुड हैव 3
the C double bond to NH linkage. So what are we going to do now? We are going to take, firstly let's take the glycine. Glycine में क्या होता है? ग्लाइसिन में तुम्हारा होता है C डबल बॉन्ड O. ये देखो यहाँ पे होता है तुम्हारा NH, ये तुम्हारा CH2 और ये C डबल बॉन्ड O OH. ये ग्लाइसिन. इसके बाजू में मैं क्या करता हूं ना, इसके बाजू में मैं लेता हूं और एक ग्लाइसिन. ठीक है. और तीसरा मैं लेता हूं एलानिन. क्या लेता हूं? एलानिन. HNH CHR C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है. नाउ दे आर कंबाइनिंग टुगेदर. क्या होगा? ये हाइड्रोजन वहां पे जाएगा वाटर के साथ, यहां ये जाएगा OHH, यहां ये जाएगा OHH और वहां वो भी जाएगा, उसका भी OH निकल जाएगा. ठीक है. अब ये जब फ्यूज करेंगे यू विल गेट योर ट्राइपेप्टाइड. हियर HNH CH2 C double bond O NH CH2 C double bond O NH CHR C double bond O और ये वहां से अटैच. दिस इज व्हाट योर ट्राय. इथे दोनच लिंकेज आहे तरी बरं, इथे ह्या दोनच लिंकेज आहे. अजून एक लिंकेज जर तुम्ही त्या साइडनं घेतली, हवं तर मी ती पण लिहून टाकतो. Tripeptide is formed when 3 amino acids come together and link up to peptide bond. Each amino acid has a special group called amino group. Yes, 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 beta. Nehush, Acharya, you're right. So this is what your tripeptide is all about. So basically you can attach one more carboxylic acid from that side and you can also attach carboxylic acid from this side. So this is what your tripeptide is all about. Okay. Now in this, so speak in Marathi please. Dr. DJ Pratik official. Okay. Thanks for this. Sir Marathi बोला ना. काय तुम्हाला मराठी 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 रे? मराठी ऐकून काय तुम्हाला तुमचे कान काय धन्य पावता काय? हा? इंग्लिश बोललो तुम्हाला त्रास होतो का इंग्लिशचा? तेवढं पण इंग्लिश नाही कळत. मराठी ऐकून तुमचे कान धन्य होऊन जातात. पुढे आयुष्यात पुढे कसं जाल? हा? इंजिनिअरिंग मराठीमध्ये करणार आहात का? मेडिकल मराठीमध्ये करणार आहात? ठीक है. So that's how your tripeptide is formed, and the name of this tripeptide is what? The name of this tripeptide is GLY ALA. GLY stands for glycine, ALA stands for alanine. ठीक है. So gla ala. ठीक है. So that's it for this. Chalo, moving ahead to the next question. What are carbohydrates? This is already done. Already. अरे मैं तो स्पेलिंग भी गलत लिखने का लगा अभी, मेरा भी. Already done. अब धीरे धीरे बोर्ड का भी काम करना, बोर्ड भी काम करना धीरे धीरे बंद करेगा. झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. ओके बाळा, कळले आम्हास, कळले आम्हास, भाग्यवान आहात तुम्ही. ठीक है. व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन ग्लुकोज? तो या रिएजंट्सचा ग्लुकोज वरती काय परिणाम होत आहे? ठीक है. पहिला ब्रोमीन वॉटर. तो पहिले ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर लिहा. CHO CHOH 4 CH2OH.
आता बाळांनो, bromine water is what? Bromine water is a dilute, not what I'm saying. It's a mild oxidizing agent. What is it? It's a mild oxidizing agent. So it oxidizes only and only aldehyde. This primary alcoholic group does not get oxidized. So what does it get you? It gets you a gluconic acid. It gets you is gluconic acid. Okay, that is what it gets you. Second is dilute HNO3. Now what does dilute HNO3 gets you? CHOH or CH2OH. Dilute HNO3 is a strong oxidizing agent. Dilute HNO3 is a strong oxidizing agent and it oxidizes CHO as well as CH2H. Sir, आपको थकान नहीं होती क्या? ऑलमोस्ट 7 आवर पास्ट. हाँ बेटा, थकान तो होती है, लेकिन तुम लोगों के लिए कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि तुमको इससे फायदा हो. ठीक है. सो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा? इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा. यानी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी एसिड बनाएगा और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी एसिड बनाएगा. तो ये तुमको देगा शैक्रिक एसिड. क्या देगा तुमको ये? दिस वुड गेट यू ए शैक्रिक एसिड. ये बीच में 4 COH4 और नीचे और एक COOH. ये तुमको देगा शैक्रिक. ठीक है. Yes, beta, Nehush Acharya, you're right. And the next, hydroxylamine. Now, hydroxylamine reacts with only aldehydic group. It reacts only with aldehydic group to get you glucose acetaldeoxime. Hydroxylamine, which is this NH2OH. NH2OH. So it gets C double bond N OH, hydrogen, CHOH, 4 CH2OH. So this is called as glucoxime. This is oxime, no? This is called as oxime. This is called as glucoxime. Okay, and that's how you can write this reaction. Okay, follow then. Next, enzymes, how peptide linkage is formed. Peptide linkage are formed, it's again already done. Sorry, this is already done. Now, enzymes. What are enzymes? Enzymes are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst. Fundamentally protein. Fundamentally protein. Enzymes are biological catalyst, fundamentally protein, which increases the rate of biological reactions, biological chemical reaction. Biological chemical reaction
extremely specific, and highly efficient in nature. ठीक है, that is what enzymes are. ठीक है, चलो देन मूविंग अहेड नेक्स्ट. अब हम लोग आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन में. ठीक है, अब मैं ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिए हैं. ये हमारा शायद आखिरी चैप्टर हो सकता है. ठीक है, कितने क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, देखते हैं कितना हो सकता है. ठीक है, यहां तक तो आ चुके हैं. Biomolecules is done. Now we are heading into the chemical kinetics. ठीक है, क्या क्वेश्चन है जरा ठीक से देखो. द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन. इस रिएक्शन का रेट लॉ, रिएक्शन देखना, 2H2 reacts with NO to get you N2 plus 2H2O. The rate law is given by rate is equal to K H2NO का bracket square. ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स. ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है. पहले स्टेप में H2 रिएक्ट्स विद NO टू गेट्स यू N2O प्लस H2. दिस N2O then reacts with H2 to get you N2 plus water. Now they are asking what is the rate, not rate, what is the role, of N2O in the mechanism. What is the molecularity of elementary steps? Elementary steps की molecularity क्या है? अब तुम यहां पे अगर ठीक से देखोगे, yes, absolutely, question is correct. यहां पे अगर ठीक से तुम देखोगे तो N2O देखना, ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारी. A वाला जो है, A वाला इज योर फर्स्ट स्टेप, B वाला इज योर सेकंड स्टेप. ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट that is N2O which forms in the first step, it's acting as a reactant in the second step. तो ये रिपीट हो रहा है. अब जब ये रिपीट हो रहा है, इस तरह के जो स्पीशीज होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस तरह की स्पीशीज को कहा जाता है इंटरमीडिएट. सो N2O is intermediate. N2O is intermediate in the reaction mechanism. N2O is the intermediate in the reaction mechanism. ठीक है, what is the molecularity of elementary steps? अब अगर molecularity की बात कर रहे हो तो इसकी molecularity कितनी आ रही है? ये 2 molecules हैं यहाँ पे और ये 1 molecule है, तो इसकी मोलेक्युलरिटी आएगी 3. फर्स्ट स्टेप की मोलेक्युलरिटी आएगी 3. सेकंड स्टेप में देखो, ये एक मोलेक्यूल है, ये एक मोलेक्यूल है, तो इसकी मोलेक्युलरिटी कितनी आएगी? दैट्स इट. रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है इनविक्टस, इट्स अ थर्ड ऑर्डर. ये सेकंड प्लस ये 1, प्लस ये 1, तो बेसिकली इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. क्या है ये? इट्स अ थर्ड ऑर्डर. ठीक है, ओके, चलो देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of liquid phase reaction goes from A to B, determine the order of the reaction and calculate its rate constant. जरा एक ही मिनट, मैंने इस तरह का और एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है. यस, तो टाइम सेकेंड A पर मोल पर लीटर. अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालने को तुमको इन्होंने बोला है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकालना है एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट भी बोला है. यहाँ पे मोल पर लीटर दिया है कॉन्सेंट्रेशन,
रेट कांस्टेंट तुमको निकालना है के। यहाँ पे एक्चुअली चीज जो है डेटा इनसफिशिएंट है। ये क्वेश्चन जो है डेटा इसका इनसफिशिएंट है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, इनसफिशिएंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ सर्टेन रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सर्टेन रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप क्या है? Cl reacts with O3 to get you ClO plus O2. This ClO again comes back here, reacts with O to get you Cl plus O2. तो यहाँ पे तुमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो ClO है ये यहाँ पे क्या है? इंटरमीडिएट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहली चीज ए, ये बोल रहे हैं व्हाट इज द मोलेक्युलरिटी ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स। तो पहले स्टेप की तुम्हारी मोलेक्युलरिटी क्या है? 1+1। इसकी मोलेक्युलरिटी है 2, इसकी भी ये हाफ है, ये हाफ है और ये पूरा मोलेक्यूल है। तो वैसे देखा जाए तो इसका तुम 1.5 लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि मोलेक्युलरिटी कभी भी, मोलेक्युलरिटी इज नेवर अ फ्रैक्शनल, इट्स ऑलवेज अ होल टर्म। विकास मीना, गुड इवनिंग। तो ये तो हो गया मोलेक्युलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट स्टेप। सेकंड, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट है ClO। ये देखो ये रिपीट हो रहा है दोनों केस पे। तो इंटरमीडिएट इज ClO। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए तुमको केमिकल इक्वेशन लिखना है। अब क्या करोगे ओवरऑल के लिए? जब तुम दोनों को ऐड करोगे ऐसे, जो सेम सेम चीज है वो कैंसल आउट कर दोगे। ClO गेट्स कैंसल आउट, राइट? क्या बचा तुम्हारा? बचा है सिर्फ एक मिनट, मेरा पैर में खुजली आ रहा है अभी। ठीक है, अब Cl, यहां पे Cl प्लस Cl, दिस विल गेट कैंसल आउट। ClG प्लस हाँ, इसको कैंसल आउट कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारा क्या आएगा? ओवरऑल रिएक्शन आएगा Cl प्लस O3 प्लस O, सारे गैसियस स्टेट में है, G, G एंड G, right? So this will get us ClG plus 2O। ये हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन। ClO3 plus O, Cl plus 2O। Yes, in vectors molecularity is always an integer. Yes, you are right, beta. चलो next, the reaction A plus B gets you product is first order in each of the reactants। ये दोनों रिएक्टेंट में फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों रिएक्टेंट में फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है पता है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K A⁻1 एंड B⁻1। इसी को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर है। With respect to each reactant, it's a first order. So 1 plus 1 is 2. So overall, it's a second order. Okay. So how does the rate of reaction change if the concentration of A is increased by a factor of 3? एक ठीक है, फैक्टर ऑफ 3। तो देखो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू K A P। अब तुम क्या कर रहे हो? ये बन गया तुम्हारा बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3? अगर 3 से बढ़ रहा है तो सलीम सर का 14 आवर का रिकॉर्ड तोड़ दो। नहीं बेटा, मैं नहीं तोड़ सकता सलीम सर का 14 आवर का रिकॉर्ड, मेरे से टूटना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये जब तुम करते हो ना बेटा, तो क्या किया जाता है यहाँ पे? अब यहाँ पे रेट, ये रेट कितना आएगा मुझे पता नहीं, मैं रेट 1 लिखता हूं, इसको रेट 2 लिखता हूं। ये तो कांस्टेंट रहेगा,
ये बन जाएगा तुम्हारा 3a, और b तो कांस्टेंट है, b तो कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आर गोइंग टू डू, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, क्या करोगे तुम उसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, we get, divide equation 2 by 1, we get। अब हमको नहीं पता क्या रेट का रेशियो आएगा, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1, के 3a b डिवाइड बाय k a and b। तो k gets cancel, b gets cancel, a gets cancel। तो क्या होगा, रेट वुड इंक्रीज बाय प्राइस। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तुम 3 गुना बढ़ाओगे, द रेट ऑल्सो इंक्रीजेस 3 times। इसका मतलब वही हुआ, रेट इंक्रीजेस by a factor of रेट भी तुम्हारा 3 के फैक्टर से ही बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, what is the change in the rate of a reaction if the concentration of A is halved and the concentration of B is doubled, ठीक है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अगले पेज पे। तो तुम्हारा रेट, ओरिजिनल इक्वेशन है A B 1, अब ये रेट 1 हो गया। अब रेट 2 क्या होगा, A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, एंड B का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, ठीक है। अब ये बनेगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 2, व्हाट डू वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 1, we get rate 2 divided by rate 1, so k a by 2, 2b k a, and so a gets cancel out, p gets cancel, k gets cancel out। क्या होगा, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2 इज 1। इसका मतलब ये जब होगा, रेट ऑफ रिएक्शन remains same, rate of reaction remains, ये होगा तुम्हारे बी के केस। रिएक्शन का रेट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। यस, एस क्रिकेट, अरे हाय, चलो। अब ये तुम कर सकते हो भाई, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, it is the sum of exponents of the concentration terms in the rate law expression, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, उस एक्सपोनेंट का अगर सम किया तो तुमको मिलेगा ऑर्डर।
ठीक है, ये डिफाइन तुम खुद भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगला है फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर तुमको यहाँ पे लिखना है। तो CH Cl3 reacts with Cl2 to get to CCl4 plus HCl. Rate of the reaction is K, CH Cl3 plus Cl2। तो ये क्लियर कट दिख रहा है that it's a second order reaction। ठीक है, अब तुमको जो दिख रहा है वही है। कुछ देखो, रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है ना बेटा, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। यू कैन नॉट फाइंड इट आउट बाय जस्ट लुकिंग एट इट। थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते तुम उसको, प्रैक्टिकली ही निकाला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है क्लियर कट। यहाँ पे 2NO प्लस O, यहाँ पे देखना इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 + 1। 2 + 1 क्या होगा, ओवरऑल इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा ये, दिस इज ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल है, राइट। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लिख दिया। चलो केमिकल काइनेटिक्स भी, केमिकल काइनेटिक्स भी डन है। अब 2-3 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कर लेते हैं एंड फिर खत्म कर देते हैं। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं। ये तो है ही नहीं तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिस्क्राइब anomalous behavior of oxygen as compared with other elements of group 16 with reference to। so ऑक्सीजन का बिहेवियर जो है वो एनोमलस है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16। बट लेकिन तुमको बताना है ये पॉइंट को रेफरेंस में पकड़ के कि भाई इस पॉइंट में अलग है, उस पॉइंट में अलग है, लाइक दैट। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जहां तक बात है तो ऑक्सीजन, only oxygen is diamagnetic, is अरे डाई नहीं भाई, पैरामैग्नेटिक, सॉरी। only oxygen is paramagnetic, only oxygen is paramagnetic among group 16, among oxygen is paramagnetic among group 16, क्या बोलोगे उसको, ग्रुप 16 डायएटॉमिक स्पीशीज। डायएटॉमिक यानी 2 एटम वाली स्पीशीज, जैसे कि S2 और Se2, उसमें O2 भी है। सो ओनली O2 इज पैरामैग्नेटिक अमंग ग्रुप 16 डायएटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, तो इस मामले में वो अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सवाल है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे ऑक्सीजन की अलग अलग कैसे है, तो only oxygen has मतलब बाकी भी एलिमेंट दिखाते हैं, वैसे इसका कुछ अलग तो है नहीं, बट only oxygen has its -2 oxidation state as most stable oxidation state, as most stable oxidation state, and only oxygen can show oxidation states like -1, +1, -1/3 etc। सिर्फ ऑक्सीजन अकेला है
जो -1 + 1 इस ग्रुप से दिखा सकता है। इस ग्रुप में बाकी 11 ये ऑक्सीजन स्टेट दिखाते नहीं है। -2 तो बाकी सब भी दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उसमें सबसे स्टेबल है, और बाकी 11 +1 -1 ये नहीं दिखाते। ठीक है, तो इसमें ये अलग है। लास्ट वाला हाइड्राइड्स। जहां तक हाइड्राइड्स का सवाल है, ओनली only oxygen forms only oxygen forms only oxygen forms liquid hydride which has or which displays hydrogen bonding in it. ठीक है, I guess this much is enough. Yes, Neush Acharya, you are right, बेटा. ठीक है, I guess this much is enough. इतना enough है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये ऐसे आएगा. यहां पे आएगा उसका लोन पेयर, यहां पे आएगा ये डबल बॉन्ड O. ठीक है, SO2. तो जहां तक सिग्मा बॉन्ड का सवाल है, सिग्मा एंड लोन पेयर. तो बेसिकली इट शोज sp2 hybridization. पहली चीज. ठीक है, शेप. it forms V-shaped molecule. It forms V-shaped molecule. है ना. ये V-shaped molecule में बेटा ऐसा V-shape में बनाता है ये. ठीक है, लोन पेयर का बाकी कुछ पार्ट नहीं. तो आई गेस एक्सप्लेनेशन में इतना इनफ है, और क्या ही एक्सप्लेन करोगे. देखा जाए तो यहाँ पे ये पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन पी पाई डी पाई बॉन्ड का तुम्हारे बुक में तो कुछ है नहीं, तो कुछ बताने की जरूरत मैं भी समझता नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. पहला है तुम्हारा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो तुमको करना है. तो ClF3 का शेप जो है बेटा टी शेप्ड मॉलिक्यूल है. इट्स अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, कैसा दिखता है ये लोन पेयर, यहां पे ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन. अरे सॉरी, ये ऐसा है. वैसे देखा जाए तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको लोन पेयर को शेप में नहीं पकड़ते, इसलिए इसको हम लोग बोलते टी शेप्ड ज्योमेट्री. ठीक है, अगला है तुम्हारा ClF5. ClF5 का शेप, ये शेप तो ऑब्वियसली स्क्वायर पिरामिडल ही है. इट्स अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल. ये देखो ऐसे. और ये नीचे लोन पेयर.
स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल CLF5। ठीक है, चलो एंड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, फाइनली वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन? व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन ऑन कैल्शियम? कैल्शियम पे ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है? तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो बेसिकली यू नीड 2 कैल्शियम, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम टू गेट यू कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल सा रिएक्शन है। नेहुष आचार्य भाई तुम अब आए हो, मैं 12 बजे से इधर हूं। और लो ना मतलब मेरे को कैपेसिटी वगैरह है कि नहीं, इंसान हूं ना भाई मैं। और लो ना मतलब तुम लास्ट में आए हो, पूरा खत्म कर दिया मैंने। लास्टली आयन, आयन का ऑक्सीजन का रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा Fe2O3, तो 2Fe2O3, तो तुमको चाहिए 6 ऑक्सीजन एंड चाहिए यू नीड 4 आयन, तो इट गेट्स यू 4Fe2O3। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू गेट आयरन ऑक्साइड। हाँ हाँ तुम GTA हो क्या? ठीक है, लेकिन बेटा मेरा हो गया कैपेसिटी खत्म। कैपेसिटी क्या, क्वेश्चन भी खत्म हो गए, क्वेश्चन भी खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 प्लस O2, तो CS2 प्लस O2 ऑन हीटिंग वुड गेट यू व्हाट? कार्बन तुमको देगा CO2, सल्फर तुमको देगा सल्फर डाइऑक्साइड। 2 और 2 4 और 2 6, 3O। That's how the oxygen's reaction would, and that's it for this particular session। तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। बस 1-2 चैप्टर छोटे मोटे जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब मैंने नहीं दिया, बोर्ड वाले दे सकते हैं, लेकिन वेटेज उतना ज्यादा नहीं है उनका। जैसे कि एक है पॉलीमर, एक है ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, और क्या है तुम्हारा वो सॉलिड स्टेट, तो उसके उतने कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो तो वैसे भी ऑलरेडी करवाए गए हैं, आज बस रिवीजन करवाना था तुमका पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अनाउंस करता हूं कि दैट्स इट फॉर टुडे सेशन एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट अगेन ना। यस बेटा, थैंक यू बेटा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, गो एंड जस्ट रॉक इट। ठीक आहे, टेन्शन घेऊ नका, मस्त पेपर द्या, जेवढा अभ्यास केला सगळा नीट रिवाइज करा, हेल्दी खा, मस्त झोपा व्यवस्थित, आज आती नका झोपू, 6 तास झोपा, अभ्यास करा, सगळं आठवा, व्यवस्थित एग्जामला जा, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, बाय बाय।